अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 1 कमीने, मुझे तुम्हारी याद आती है। समर नोलन ने एक बहुत ही सजीव सपना देखा। उसने सपना देखा कि शराब के नशे में चूर होने के बाद वह गलती से अपनी प्रतिद्वंद्वी लॉ फर्म के निजी कमरे में चली गई और सीधे अपने कट्टर दुश्मन की गोद में बैठ गई। कानूनी जगत की एक दिग्गज हस्ती एलियास स्पेंसर उनके पूर्व प्रेमी भी थे, जिनके साथ उन्होंने 1 साल तक प्रेम संबंध बनाए रखने के बाद आधे साल तक गुपचुप तरीके से संबंध बनाए थे। उनके अलग होने के बाद से 2 वर्षों में दोनों कार्यस्थल पर एक दूसरे के साथ जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस नीच व्यक्ति ने तो उसे, जो तब तक अपराजित थी, उसके पद से व्यक्तिगत रूप से घसीटकर नीचे उतार दिया। उसके बाद वह हमेशा अदालत में उसका सामना करने का मौका तलाशती रही, लेकिन उसने जानबूझकर उसका प्रतिद्वंद्वी बनने से परहेज किया। उन 2 हारों ने उनके कानूनी करियर पर एक लंबे समय तक रहने वाले दाग के रूप में अपनी छाप छोड़ी। सभी का कहना था कि वह अपने जीवन काल में एलियास स्पेंसर के खिलाफ कभी कोई मुकदमा नहीं जीत पाएगी। इस आघात ने समर नोलन के दिल में आक्रोश का बीज बो दिया, जिससे वह जब भी उसे देखती तो उसे काट खाने का मन करती थी। निकम्मा आदमी, हमेशा मेरे खिलाफ जाता है, मुझे 2 केस हरवा दिए। आज रात मैं तुमसे निपटूंगा। समर नोलन ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसे कसकर गले लगाया और अचानक उसकी गर्दन पर काट लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाई और धीरे से कराते हुए कुछ कहा। अपनी पूर्व प्रेमिका को अचानक अपने निजी कमरे में घुसते और सबके सामने अपनी गोद में बैठते देख उसकी आमतौर पर ठंडी रहने वाली आंखों में आश्चर्य की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। तो बताओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? समर नोलन ने नशे में धुत होकर उसकी टाई पकड़ते हुए और एक भौं उठाते हुए पूछा। वकील नोलन, आप नशे में हैं। एलियास स्पेंसर ने कमरे में मौजूद सहकर्मियों पर एक नजर डाली और शांति से अपनी टाई उसके हाथ से छुड़ा ली। सभी लोग आमतौर पर अलग थलग रहने वाले वकील स्पेंसर को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। क्या उसने सचमुच अपने कट्टर प्रतिद्वंदी को अपनी गोद में बैठने दिया? अगर तुम दिखावा करना बंद कर दोगे तो क्या तुम मर जाओगे? आज रात मैं सोने जा रहा हूँ। ओह, समर नोलन ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट रखे थे और उसने अभी तुम कहना भी पूरा नहीं किया था कि अचानक एलियास स्पेंसर ने उसका मुंह ढक दिया और उसे आगे बोलने से रोकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसे उठने के लिए धक्का दिया और धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इतनी जल्दी में? जैसे ही उसने उसकी कलाई पकड़ी, वह हंसते हुए उसके पीछे लड़खड़ा गई और अपने पीछे उसकी कंपनी के आश्चर्यचकित सहकर्मियों से भरे कमरे को छोड़ गई। क्या वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं थे? उनके शब्द आमतौर पर विषैले होते थे और उनके अदालती मुकदमे बेहद प्रतिस्पर्धी होते थे। एलियास स्पेंसर उसे पास के एक होटल में ले गया। अपना ख्याल रखना। उनकी आवाज गहरी थी, उसमें जरा भी कंपन नहीं था। समर नोलन ने काले सूट पहने एक अलग थलग भाव बिखेरते हुए उस आदमी को देखा और अचानक उसे दरवाजे के पास दीवार से सटाकर उसके पतले होठों को चूम लिया। अटॉर्नी नोलन। एलियास स्पेंसर के शब्द उसके होठों के बीच ही अटक गए क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप उठा और सदमे से उसकी गहरी संकरी आंखें चौड़ी हो गईं। तुरंत ही उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह आमतौर पर उसके साथ इतनी दोस्ताना नहीं रहती थी। अगले ही पल समर नोलन ने एक बार फिर जोर से अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और साहपूर्वक फिर भी दयनीय स्वर में कहा, कमीने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या हम अलग न हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? एलियास स्पेंसर ने धीमी आवाज में उसकी ओर देखा। बेशक मुझे पता है, मैं असहमत हूँ। मदहोशी में डूबी समर नोलन फिर से उसकी ओर झुकी और उसे जोश से चूमने लगी। उसका गहरा दबा हुआ स्नेह बेकाबू होकर उमड़ पड़ा। अब उसकी बस यही इच्छा थी कि वह उसे अपना बना ले, उसे बेरहमी से धमकाए। क्या हम अलग न हो? ऐसा नहीं हो सकता। जैसी विनम्र बात उसने कभी उससे नहीं कही थी, अपने मजबूत और गर्वित बाहरी रूप के नीचे इसे छिपाकर रखा था। उस समय जब उसने कहा, चलो अलग हो जाते हैं, उसने बस 2 शब्द कहकर उसे जवाब दिया, ठीक है। वह उससे लिपटी नहीं रही और न ही उसने उससे ये पूछा कि वह रिश्ता क्यों तोड़ना चाहता है। उसके स्वाभिमान ने उसे उन अन्य महिलाओं की तरह नीच और दयनीय होने की अनुमति नहीं दी। एलियास स्पेंसर की आंखें गहरी हो गईं, उभरा हुआ कंठ आगे की ओर झुक गया। जैसे ही उसने अपनी नजरें नीचे करके उसे देखा और अचानक पासा पलटते हुए चुंबन को और गहरा कर दिया। दोनों लड़खड़ाते हुए और एक दूसरे को चूमते हुए बाथरूम में चले गए। तीव्र जुनून से भरी एक रात। अगली सुबह समर नोलन आखिरकार जाग उठी। तेज सिरदर्द से पीड़ित होने के कारण उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर फिर से जोड़ा गया हो। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद अचानक पिछली रात होटल के कमरे में अपने पूर्व प्रेमी के साथ हुई पागलपन भरी घटनाओं की तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। वह बिस्तर से ऐसे उछल पड़ी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। क्या कल रात सपना था या हकीकत? फायर नेट। उस आदमी का कोई निशान न होने के कारण अस्त व्यस्त बिस्तर को देखकर उसने जल्दी से चादर हटाकर अपने शरीर की जांच की और पाया कि उसकी छाती प्रेम निशानों से भरी हुई थी। तो कल रात का सपना नहीं था। क्या मैंने सचमुच उसके साथ संबंध बनाए थे? और प्रतिद्वंद्वी लॉ फर्म के निजी कमरे में जाकर अपने सहयोगियों के सामने उस आदमी की गोद में बैठ गई। लेकिन मैं आज से ही उनकी लॉ फर्म में शामिल हो रहा हूँ। उसने अपने बिखरे हुए बालों में उंगलियां फिराईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो। धिक्कार है, कितना शर्मनाक है। उनकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। अब वह अपने सहकर्मियों का गंभीरता से सामना कैसे कर पाएगी? धिक्कार है एलियास स्पेंसर पर, मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। समर नोलन ने गुस्से में कहा। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने उसे क्या कहा था। डिंग। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो देखा कि डायरेक्टर डॉसन का संदेश था, जिन्होंने उसे भर्ती किया था और पूछ रहे थे कि वह कंपनी में कब शामिल होगी। एलियास स्पेंसर भी उस फर्म में पार्टनर थे। शायद उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि वह जल्द ही उनकी सहकर्मी बन जाएंगी, है ना? समर नोलन ने दांत पीसते हुए वहां पहुंचते ही उसे हिसाब बराबर करने का इंतजार किया। ट्राइसाइट देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म है जिसमें सबसे प्रसिद्ध और कुशल वकील हैं। उस सुबह एलियास स्पेंसर की अदालत में पेशी थी और वह अभी फर्म में लौटे थे। उस महिला को फोन करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें बगल वाले कार्यालय में समर नोलन को बैठे देखकर आश्चर्य हुआ। मैं दंग रह गया। वह एक हाथ जेब में डाले हुए अंदर आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अध्याय 2। कल रात तुमने मुझसे फिर से साथ आने की भीख मांगी। समर ने धीरे से अपनी घूमने वाली कुर्सी को उसकी ओर घुमाया। उसके लंबे पतले पैर पारदर्शी काले मोजों में लिपटे हुए थे, जो एल आकार के महोगनी डेस्क पर घमंड से एक दूसरे को काते हुए रखे थे। अपनी बाहों को क्रॉस करके उसका मोहक शरीर आलस्य से कुर्सी की पीठ से टिका हुआ था। अपने दिल में दबे गुस्से को दबाते हुए वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। नवीनतम उपन्यास नॉवल fire.net पर प्रकाशित होते हैं। कुछ देर रुकने के बाद उसने सहजता से कहा, मुझे आपके पार्टनर डायरेक्टर डॉसन ने ही भर्ती किया था। जब निर्देशक डॉसन ने एक दिन पहले उनसे अनुकूल शर्तों के साथ संपर्क किया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी, क्योंकि उसके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधी बहुत करीबी लोग थे। वह उस बूढ़े कमीने को खिलवाड़ का स्वाद चखाना चाहती थी। एलियास स्पेंसर का आमतौर पर शांत स्वभाव आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या वह इस लॉ फर्म में शामिल हो रही थी? उसकी निगाहें 2 सेकंड के लिए उसके आकर्षक पैरों पर टिकी रहीं, फिर हट गईं।
उसकी ओर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मुझसे सुलह करने के लिए ही नौकरी बदली है? उसकी बातें सुनकर समर हंस पड़ी। उसने तेजी से उसके पेट पर लात मारी, ठीक उसी जगह को देखा जहां एड़ी लगी थी, और ताना मारा। कौन तुमसे सुलह करना चाहेगा? मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर देखते हैं मैं तुम्हारी दुष्टता को कैसे उजागर करता हूं। जैसे ही वह और जोर से लात मारने वाली थी, एलियास ने अचानक उसका टखना पकड़ लिया, उसे एक तरफ हटा दिया और भौहें चढ़ा ली। क्या किसी कुत्ते ने तुम्हारी याददाश्त खा ली? कल रात तुमने ही इसकी शुरुआत की थी, तुमने तो मुझसे सुलह करने की भीख भी मांगी थी। समर हंसी और हठपूर्वक उपहास करते हुए बोली, क्या मैं तुमसे सुलह करने की भीख मांगूंगी? अगर मुझे कोई भिखारी भी मिल जाए तो भी मैं तुमसे सुलह नहीं करूंगी। रिश्ते को खत्म करने का प्रस्ताव उसी ने रखा था और ब्रेकअप के कुछ ही समय बाद, जब वह गहरे दुख में डूबी हुई थी और आगे बढ़ने में असमर्थ थी, उसने उसे लगातार 2 मामलों में हरा दिया। क्या वह दयनीय थी? क्या वह उससे सुलह करने की भीख मांगेगी? जब एलियास ने उसकी बातें सुनी तो अनजाने में ही उसकी टखने पर उसकी पकड़ और कस गई। अगर मेरे लिए नहीं तो तुमने इस कंपनी में क्यों काम करना शुरू किया? समर ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें इधर-उधर घूमी। बेशक, ये पैसों के लिए है। इस समय मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। डॉसन उपनाम वाले उस व्यक्ति ने मुझे 10% शेयर देने की पेशकश की। वरना, क्या आपको लगता है कि मैं आपके पीछे भागने आया हूँ? आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं। उस धूर्त महिला ने सचमुच उसे 10% शेयर देने की पेशकश की। क्या वह उसे परेशानी में डालने के लिए यहाँ आई थी, या वह डायरेक्टर डॉसन की कठपुतली थी ताकि उसे नियंत्रण में रखा जा सके? क्या आपके पास पैसों की कमी है? ज्यादा पैसा होने पर भला कौन शिकायत करेगा? समर ने मुंह फुला लिया। सचमुच उसके पास पैसों की कमी थी, यहाँ तक कि उसके साथ रिश्ते के दौरान भी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके पिता को आत्महत्या करने के लिए फंसाया गया था, परिवार दिवालिया हो गया था, उन पर करोड़ों का कर्ज था। जब तक उसने काम शुरू किया, ब्याज बढ़ता ही गया और तब तक यह 100 मिलियन से अधिक हो चुका था। उसने सोचा, यह उसका निजी मामला है। एलियास ने उसे गहरी निगाहों से देखा, ये जानते हुए कि वह उसे सच नहीं बताएगी। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, उसका पैर छोड़ दिया। उसके लंबे पैर झट से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिक गए, जिससे उसे दर्द होने लगा। समर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और उसने उसकी पिंडली पर जोर से लात मारी। जूते थोड़े सख्त थे और वह दबी हुई कराह के साथ भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। एक निर्मम आभा बिखेरते हुए उनकी आवाज बेहद धीमी थी, क्या आप वाकई मुझसे यहाँ आमने सामने की टक्कर लेना चाहते हैं? समर को उसे उत्पन्न दबाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था, फिर भी वह डरी नहीं। उसने धीरे से हंसते हुए एक एक शब्द पूछा, कठिन? आप कितने कठिन हैं? एलियास ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या वकील नोलन अभी भी मुकदमा लड़ना चाहते हैं? उसने उत्तेजक ढंग से उसकी टाई पकड़ ली और अचानक उसके करीब आ गई। उसकी कराहत सुनकर वह खुलकर हंस पड़ी। तो अब मुझे दिखाओ कि तुम कितने सख्त हो। दोनों की निगाहें मिली, उस पल मानो हवा थम सी गई। एलियास ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी पतली उंगलियों को उसके सिर के पास दीवार पर टिकाते हुए थोड़ा आगे की ओर झुक गया। उनके चेहरे आपस में छूने से ठीक पहले रुकते हुए उसकी कंठ की हड्डी थोड़ी सी हिल गई। समर ने एक हाथ से उसकी टाई पकड़ी हुई थी और अपनी पतली उंगली को उसके पेट पर हल्के से फेरते हुए संतोषजनक मुस्कान दी। वकील स्पेंसर, अगर आप उत्तेजित नहीं हो पाते हैं तो हीन भावना का अनुभव न करें। एलियास ने उसका शरारती हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। समर ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उसे सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका जाहिर तौर पर उसका सामान चुराना था, इसलिए जैसे ही वह अंदर आई, उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। वैसे, द समिट ग्रुप के अधिग्रहण मामले के बारे में क्या श्री फॉरेस्ट ने आपसे बातचीत की थी? माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने यह मामला मुझे पहले ही सौंप दिया है। उसने तुम्हें ये कब दिया? एलियास ने उसकी ओर देखा। आधे घंटे पहले। उसने विजयी भाव से उसकी बांह को हल्का सा धक्का दिया। तुमने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं और तुम इतने आत्मसंतुष्ट हो। एलियास ने शांत स्वर में कहा और प्रश्नवाचक स्वर में अपनी भान उठाई। इस महिला ने इतने कम समय में ही उसका मामला अपने हाथ में ले लिया, जो उसकी कुछ क्षमता को दर्शाता है। फिर भी एलियास अविचलित रहा, एक पुराने कुत्ते की तरह अपना शांत स्वभाव बनाए रखा। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर इस पर हस्ताक्षर कर देती हूँ। उसने बोलना समाप्त किया, डेस्क से अनुबंध की फाइलें उठाई और बाहर चली गई। उसके जाते ही एलियास ने तुरंत अपना फोन निकाला और मिस्टर फॉरेस्ट का नंबर डायल किया। द समिट ग्रुप। समर ने काले रंग की ऊंची हील वाली सैंडल पहनी हुई थी और वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। रिसेप्शन सेक्रेटरी उन्हें मिस्टर फॉरेस्ट के ऑफिस में ले गई। उसके मन में पहले से ही एलियास स्पेंसर के शाश्वत बर्फीले चेहरे की छवि उभर रही थी, जो चकनाचूर हो गई थी। ऑफिस में प्रवेश करने के बाद तोंद वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कुछ शिष्टाचार की बातें करने के बाद उसने अनुबंध निकाला। अधिग्रहण के प्रभारी श्री फॉरेस्ट अचानक खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके गोल मटोल चेहरे पर एक हल्की सी चिकनी मुस्कान फैल गई। अच्छा, अभी अटॉर्नी स्पेंसर ने भी मुझसे बात की है, तो क्यों ना आप दोनों मिलकर इस अनुबंध पर काम करें? अधिग्रहण की अवधि स्वाभाविक रूप से लंबी है और केवल एक व्यक्ति के होने से समय और बढ़ जाएगा। समर के चेहरे पर पल भर में तनाव छा गया। उसकी बर्फीली निगाहें जान ले सकती थी। एलियास स्पेंसर, क्या उसने हस्तक्षेप किया था? वह उसका नाम अपने दांतों के बीच पीस रही थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ ही क्षणों बाद समर ने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, श्री फॉरेस्ट, अटॉर्नी स्पेंसर ने आपसे ऐसा क्या कहा कि आपने आधे घंटे के भीतर ही अपना मन बदल लिया? कोई खास बात नहीं, आमतौर पर अपने वादे से मुकरना मेरे लिए ठीक नहीं होता। अगर अटॉर्नी नोलन सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे अकेले ही अटॉर्नी स्पेंसर से संपर्क करना होगा। उन्होंने माफी मांग ली क्योंकि वे प्रख्यात वकील स्पेंसर को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। समर की आंखों में गहरी नजरें थी। उसने समझौता कर लिया था। उसे इस वकील की फीस की जरूरत थी ताकि वह कर्ज चुका सके। संकेत, जब हम लॉ फर्म लौटे तो सुबह के 11 बज चुके थे। फर्म में प्रवेश करते ही उसने सीधे एलियास स्पेंसर के कार्यालय का दरवाजा खोल दिया। वह व्यक्ति फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ खड़ा था, जिससे हर चीज पर उसका पूरा नियंत्रण झलक रहा था। एलियास स्पेंसर को कोई दस्तक सुनाई नहीं दी। उसने अपना ठंडा चेहरा घुमाया और उसे देखकर चश्मे के पीछे उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक गई। वकील नोलन इतनी देर से लौटे, क्या आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए? अध्याय 3, चौंकाने वाली बात। क्या वकील नोलन और वकील स्पेंसर की एक बेटी है? समर नोलन बड़े सलीके से उसके पास गई। उनकी पतली उंगलियों ने उनकी टाई को उठाकर उसे खेलना शुरू किया, जिससे एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जिसे दोस्ताना कहा जा सकता है। वकील स्पेंसर, आपकी रणनीति वाकई प्रभावशाली है। आप बहुत दयालु हैं। एलियास स्पेंसर ने उसकी हाथ की ओर देखा, अपनी टाई निकाली, अपने होठों को हल्का सा मोड़ा, लेकिन उसकी आवाज सपाट थी। ये सिर्फ एक व्यावसायिक बातचीत है जिसमें हर कोई अपने अपने कौशल का उपयोग कर रहा है। समर ने इस उदासीन और चिढ़ाने वाले आदमी को देखा। उसके मन में थोड़ी सी बेचैनी थी। वह उससे निपटना चाहती थी। समर ने ऑफिस के उस दरवाजे की ओर देखा जो पूरी तरह से बंद नहीं था। जानबूझकर अपनी एक बांह उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी, एक हाथ उसकी छाती पर रखा, धीरे से उसके कान के पास झुकी और चिढ़ाते हुए कुछ गंभीर बात कही। अटॉर्नी स्पेंसर, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में एक दूसरे से और अधिक सीख सकेंगे। एलियास स्पेंसर के कान अनायास ही लाल हो गए। उसने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया और ताना मारते हुए कहा, क्या वकील नोलन मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? हम कल रात साथ सोए थे, थोड़ा सा आकर्षण करने में क्या बुराई है? सच कहूं तो कल रात की कुछ बातें मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे वास्तव में इसे दोबारा अनुभव करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
समर ने उसकी ओर देखा और बोलते हुए हल्के से उसके कान की लोब को काट लिया। जैसे कान की लोब से एक कट दौड़ गया हो, एलियास स्पेंसर का कंठ थोड़ा सा हिल गया। उसने तुरंत उस मोहिनी को दूर धकेल दिया, ये जानते हुए कि वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। समर अचानक उसके आकर्षक पतले होठों के करीब झुकी, अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और ठीक जब वह उसे चूमने ही वाली थी तो उसने जानबूझकर रुककर उसकी अचानक अनियमित और भारी धड़कन को सुना, आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी हंसी को दबा लिया। तुम्हें देखो, तुम्हारी धड़कन कितनी तेज है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से कहीं ज्यादा ईमानदार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलियास स्पेंसर ने उस महिला की ओर देखा जो किसी भी तरह का संयम नहीं जानती थी और भौहें चढ़ा ली, क्योंकि पुरुषों का निचला शरीर अक्सर उनकी भावनाओं को उजागर कर देता है। नॉवल FIR.net पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका और गहरी आवाज में उसे याद दिलाया, वकील नोलन, हमारी फर्म में ऑफिस रोमांस के खिलाफ नियम है। अगर इसका पता चलता है तो एक व्यक्ति को फर्म छोड़नी होगी। ऐसा कोई नियम भी है? समर की आंखें अचानक चमक उठी, उसकी पुतलियां घूम गईं। उसने उसकी नाजुक जगह को सहलाते हुए कहा, तो चलो सुलह कर लेते हैं, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। क्या वह उसे मूर्ख समझती है? उसने आज सुबह क्या कहा और अब वह सुलह करना चाहती है? एलियास स्पेंसर उससे निपटने ही वाले थे कि तभी दफ्तर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर अचानक दरवाजा खुल गया और महिला सहायक ने देखा कि हमेशा अलग-थलग और उदासीन रहने वाले वकील स्पेंसर को नव स्थानांतरित वकील नोलन ने फर्श से छत तक फैली खिड़की से सटाकर पकड़ रखा है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है? वे इतने अंतरंग क्यों हैं? क्या वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं माने जाते थे? जब भी वे मिलते थे या तो शब्दों की जंग छिड़ जाती थी या फिर गेहूं की बालियों में सुई चुभने जैसी तीखी नोक-झोंक होती थी, तो अब क्यों? समर ने मौका देखकर अपने सहायक की ओर एक नजर डाली, उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसे अपमानित करने के लिए पीछे हटने ही वाली थी कि उसने अचानक उसे गले लगा लिया और पलट गया। उसने न केवल उसे बचाया बल्कि उसे बोलने से रोकने के लिए उसने अपना हाथ कसकर उसके मुंह पर दबा दिया। समर को गुस्सा आया और उसने अपने दोनों हाथों से उसका बड़ा हाथ खींच लिया। एलियास स्पेंसर ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उनका चेहरा शांत और अविचलित था, शर्मिंदगी या घबराहट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने ठंडे लहजे में अपने सहायक को निर्देश दिया, अगर तुमने एक भी बात फैलाई तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, याद है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उनकी सहायक आइरिस लिन, जो हमेशा से ही मन उनकी प्रशंसा करती थी, ने समर की ओर देखते हुए अपने होंठ हिलाए। उनका दिल तीव्र ईर्ष्या से भरा हुआ था। बेशर्म, वह भी अभी यहाँ आई है और उसने पहले ही अटॉर्नी स्पेंसर को बहका लिया है। बाहर निकलो। एलियास स्पेंसर ने ठंडे स्वर में दो और शब्द कहे। उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ रखा था, आसपास के सहकर्मियों पर नजर डाली और खुद को फिलहाल सहन करने के लिए मजबूर किया। समर ने आखिरकार अपना मुंह छुड़ा लिया और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अचानक उसके पैरों के बीच में घुटने से जोर से वार किया। एलियास स्पेंसर दर्द से थोड़ा झुक गया और उसने माथे पर शिकन डाल ली। क्या यह महिला उसे नपुंसक बनाने की कोशिश कर रही थी? जैसे ही वह उससे निपटने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, समर एक ईल की तरह उसकी बांह के नीचे से फिसल गई और घमंडी मुस्कान बिखेरने लगी। और उसने गंभीरता से उससे कहा, वैसे आपको अपनी बेटी को अब स्कूल नहीं भेजना चाहिए, बस उसे अपनी प्रकृति को खुलकर जीने दें और मौज मस्ती करने दें, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। इधर आओ, हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। एलियास स्पेंसर ने चुपचाप दांत पीसते हुए, दर्द को सहते हुए सीधे खड़े होकर उसे इशारा किया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। समर ने देखा कि उसके चेहरे पर दुर्भावना का भाव था और वह खरगोश से भी तेजी से खिसक गई। दर्द से उबरते हुए एलियास स्पेंसर ने बंद ऑफिस के दरवाजे की ओर देखा और ठंडेपन से अपनी पैंट की जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। उसने अपनी तर्जनी उंगली से सिगरेट के पैकेट का ढक्कन खोला, अंदर से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों में दबाकर रखा। एक लाइटर चक्का और जल उठा। उसने एक हल्का सा कश लिया, धुआं बाहर निकाला और चारों ओर घूमने लगा। उसकी निगाहें कुछ गहरी थीं। योजक चिन्ह। शाम को एक हाई एंड क्लब में निदेशक डॉसन ने उनके स्वागत के लिए एक पार्टी आयोजित करने पर जोर दिया और फर्म के अधिकांश मध्य और वरिष्ठ कर्मचारी और प्रमुख वकील उपस्थित थे। वकील नोलन, वकील स्पेंसर के साथ आपका क्या रिश्ता है? कल रात आप उनकी गोद में क्यों बैठे थे? जब सभी लोग उन्हें बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए तो एक सहकर्मी ने मजाक में पूछा, नशे में किसी को गलत समझ लिया, बस इतना ही। समर ने काले मखमली शरीर से चिपकी हुई एक कंधे वाली गाउन पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर एक त्रुटिहीन सामाजिक मुस्कान थी जो स्वाभाविक रूप से नियंत्रण और महत्वाकांक्षा की भावना को दर्शाती थी और उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया, इन लोगों के बीच किसी भी तरह की गपशप को रोकने के लिए उसके और उसके बीच के मामलों को गोपनीय रखना बेहतर है। उसके ठीक बगल में बैठे एलियास स्पेंसर ने अपने लंबे पैरों को क्रॉस करके रखा हुआ था और उसने केवल एक पूरी तरह से फिट गहरे भूरे रंग की कमीज पहनी हुई थी जिसके कॉलर पर दो बटन खुले हुए थे जो एक अभिजात वर्गीय कड़ का अभाव दर्शाते हुए आलसे का स्पर्श जोड़ रहे थे। उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी निगाहें क्षण भर के लिए हवा में टकराईं। वकीलों की फर्म की ओर से कोई तनाव नहीं था, केवल दिखावे की आपसी समझ थी जो उनके बीच सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होती थी। आपकी बेटी को स्कूल से कौन लेने गया था? क्या उसने आज्ञाकारी होकर खाना खाया? उसने धीमी आवाज में पूछा, उसके लहजे में गहरी चिंता झलक रही थी। एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर एक नजर डाली, अपनी निगाहें नीचे करके अपनी उंगलियों के बीच टिमटिमाते अंगारे पर केंद्रित की। उसकी घनी पलकों की छाया उसके ठंडे सफेद गाल पर पड़ रही थी। उसके द्वारा छोड़े गए धुएं के कण उसकी सुस्पष्ट जबड़े की रेखा से होकर गुजरे, जिससे उसकी अलगाव की भावना और भी बढ़ गई। उसकी विशिष्ट उंगलियों ने काले मैट रंग के लाइटर केस को सहलाया। उसने न तो उसे जवाब दिया और न ही उसकी ओर ध्यान दिया। समर ने उसकी ओर मुड़कर देखा। वह इस बात से चिढ़ गई थी कि पिछली रात उसके साथ सोने के बाद भी उसने उसके केवल आधे मामले ही लिए थे। क्या वह नखरे दिखा रहा था? जब कोई नहीं देख रहा था तभी उसने मौके का फायदा उठाते हुए अचानक उसके टखने पर लात मार दी। एलियास स्पेंसर ने अपना पैर दूसरी तरफ बढ़ाया, अब भी उसे नजरअंदाज कर रहा था, उसकी तरफ नहीं देख रहा था। गर्म पीली रोशनी उसके सुंदर लेकिन ठंडे पार्श्व चेहरे की रूपरेखा को रेखांकित कर रही थी। इस तरह का रवैया रखने वाला व्यक्ति सचमुच बहुत गुस्सा दिला रहा था। समर ने निराशा में अपने दांत पीस लिए। टेबल के दूसरी तरफ खड़ी एक महिला सहकर्मी जो वाइन परोस रही थी ने गलती से वह सब सुन लिया जो समर ने थोड़ी देर पहले अटॉर्नी स्पेंसर से कहा था और अचानक उसका हाथ कांपने लगा। बेटी, चौंक कर उसके हाथ में पकड़ी बोतल लगभग जमीन पर गिर ही गई। क्या अटॉर्नी नोलन और अटॉर्नी स्पेंसर की एक बेटी है? क्या ये सच है? कानूनी जगत में हर कोई जानता है कि वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अध्याय 4, क्या बच्चा सचमुच अटॉर्नी स्पेंसर का है? एक सहकर्मी ने बोतल नीचे रख दी, कमरे के दूसरी ओर बैठे वकील नोलन और वकील स्पेंसर पर एक नजर डाली और सार्वजनिक रूप से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। तुरंत अपने एक करीबी सहकर्मी को खींचकर निजी कमरे से बाहर निकल गया। शौचालय में पहुंचते ही वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने अपनी छाती पकड़ ली, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह इस बात को लेकर दुविधा में थी कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। अचानक इतना चौंकाने वाला रहस्य जानने के बाद उसे लगा कि अगर उसने इसे साझा नहीं किया तो वह निश्चित रूप से फट जाएगी। सहकर्मी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए पूछा, तुम अचानक मुझे यहाँ क्यों खींच लाए? क्या आपको पता है कि मैंने अभी अभी अटॉर्नी नोलन को अटॉर्नी स्पेंसर से क्या कहते हुए सुना?
क्या वे कट्टर दुश्मन नहीं हैं? वे भला क्या कह सकते हैं? वह हंस पड़ी। अटॉर्नी नोलन ने अटॉर्नी स्पेंसर से पूछा कि बेटी को स्कूल से कौन लेने गया था और क्या उसने आज्ञाकारी रूप से रात का खाना खाया था। 93l.fire.net पर और भी उपन्यास खोजें। उसकी महिला सहकर्मी उसके शब्दों से इतनी हैरान रह गई कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें एक अंडा समा सकता था और वह हकलाने लगी। क्या तुमने इसे ठीक से सुना? तुम इस तरह की अफवाह नहीं फैला सकते। हमारी लॉ फर्म में ऑफिस रोमांस को प्रतिबंधित करने वाले नियम हैं। अगर यह बात डायरेक्टर डॉसन तक पहुंचती है तो अटॉर्नी नोलन या अटॉर्नी स्पेंसर में से किसी एक को निश्चित रूप से फर्म छोड़नी पड़ेगी। ये नियम व्यक्तिगत रूप से अटॉर्नी स्पेंसर द्वारा बहुत समय पहले निर्धारित किया गया था। अचानक शौचालय का दरवाजा खुल गया और आइरिस लिन, जिसने बाहर उनकी आवाजें सुनी, तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। क्या आपने सचमुच सुना कि समर नोलन का एक बच्चा है? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, सहकर्मी ने उसकी ओर देखा और केवल सिर हिलाकर सहमति दे दी। अगर उसका बच्चा है भी तो वो स्पेंसर का तो हो ही नहीं सकता। आइरिस ने अविश्वास से मुट्ठी भींचते हुए चेतावनी दी। आप अटॉर्नी स्पेंसर के बारे में अफवाहें न फैलाएं तो बेहतर होगा, उन्हें समर नोलन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भला वो औरत स्पेंसर के लायक कैसे हो सकती है? मैंने इसे अपने कानों से सुना है, महिला सहकर्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। वह उस महिला को कुछ हद तक नापसंद करती थी जो स्पेंसर की सहायक होने के कारण ही लॉ फर्म में आकर दिखाती थी। क्या वह सचमुच खुद को बॉस समझती है? तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती? आइरिस ने हाथ बांधकर उपहास किया। महिला सहकर्मी तुरंत चुप हो गई। उसने सार्वजनिक रूप से पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इससे दोनों बॉस नाराज हो जाते। अगर उस महिला का सच में बच्चा है भी तो उसने शायद चुपकर ही अचानक बच्चा पैदा किया होगा। क्या आपने उसके किसी रिश्ते के बारे में सुना है? क्या आपने उसकी शादी के बारे में सुना है? वह इतनी मशहूर है, कौन जाने उसने कितने बॉस के साथ संबंध बनाए होंगे। और फिर भी कौन जानता है कि वह बच्चा किस अनजान आदमी का है? आइरिस ने तिरस्कारपूर्वक उनसे कहा। दोनों ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा क्योंकि उनमें नए बॉस के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं थी। स्पेंसर के प्रति इस महिला का आकर्षण इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। अगली सुबह उनके बच्चे होने की अफवाह लॉ फर्म के भीतर चुपचाप फैल गई और एलियास स्पेंसर ने इसे तब सुना जब वह कॉफी बनाने के लिए ब्रेक रूम में गया था। तुम लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? उसने अपनी पैनी निगाहों से उन्हें देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कर्मचारियों ने तुरंत डर से कांपते हुए अपने सिर नीचे कर लिए। वे वकील स्पेंसर के सामने या बिना सबूत के गपशप करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कंपनी में अफवाहें और गपशप फैलाओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एलियास स्पेंसर ने उन्हें ठंडे लहजे में चेतावनी दी और जवाब देने के बाद वे तुरंत ब्रेक रूम से चले गए। समर नोलन ने अपने कार्यालय में एक ग्राहक से फोन पर बात खत्म ही की थी कि तभी लैंडलाइन की घंटी फिर बजी। यह एलियास स्पेंसर का फोन था। उसने कहा कि कोई बहुत जरूरी बात है और उसे आने के लिए कहा। अगली बार जब कोई जरूरी काम हो तो क्या वकील स्पेंसर कृपया मेरे कार्यालय आ सकते हैं? मैं आपका अधीनस्थ नहीं हूं। समर नोलन 8 सेंटीमीटर ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर इतराते हुए आई। उसकी काली पेंसिल स्कर्ट उसके आकर्षक फिगर को और भी निखार रही थी। वह तेजी से उसके पास गई, उसकी कुर्सी का आर्मरेस्ट पकड़ा, उसे अपनी ओर घुमाया और उसकी गोद में बैठ गई। उसकी टाई पकड़कर उसने शरारती अंदाज में उसे थप्पड़ मारा और ठंडे लहजे में बोली। उसे इस शांत और संयमित व्यक्ति को चिढ़ाने में बहुत मजा आता था क्योंकि वह उसे चिढ़ाने वाला मानती थी और उसे परेशान करने का कोई और तरीका उसे कारगर नहीं लगता था। वह केवल उसे चिढ़ा सकती थी, उसके साथ खेल सकती थी। उसने कल रात उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह बेपरवाह हो। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। एलियास स्पेंसर ने देखा कि वह महिला आराम से उसकी गोद में बैठी है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने उसे दूर धकेल दिया और ठंडे लहजे में याद दिलाया। अटॉर्नी नोलन, यह एक लॉ फर्म है। समर नोलन ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी टाई को अपने गले में लपेटा और अचानक उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, कानूनी फर्म में काम करना ज्यादा रोमांचक होता है। तुम उठ रही हो या नहीं? उसने उस महिला की ओर देखते हुए पूछा। बेकार की बातें मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। मैं बहुत व्यस्त हूं, वरना मैं चली जाऊंगी। उसने अधीरता से आग्रह किया। इस जीवन में एलियास स्पेंसर इस महिला के बारे में कुछ नहीं कर सका। वह जय थी, प्रतिद्वंद भी थी और फिर भी वह उसकी कट्टर दुश्मन भी थी। कल रात आपने जो कहा वह कर्मचारियों ने सुन लिया था। अफवाहें फैलाने और कंपनी के नियमों को प्रभावित करने से रोकने के लिए कुछ शब्दों को स्पष्ट करने का मौका ढूंढें, उन्होंने सख्ती से कहा। क्या वाकई उनकी बातें किसी ने सुन ली थीं? उसने पूछा। एलियास स्पेंसर ने सिगरेट जलाई और उसे क्या सोचती हो वाली नजर से देखा। समर नोलन की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। अगर वह स्पष्टीकरण देती तो क्या निर्देशक डॉसन को भी पता नहीं चल जाता कि वह इस आदमी के साथ डेटिंग कर चुकी थी? कल रात की पार्टी में निर्देशक डॉसन कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद चले गए। सौभाग्य से वह जल्दी चले गए। उसने अभी तक बदला लेने की शुरुआत भी नहीं की थी। वह उसे अपने ऊपर अविश्वास करने नहीं दे सकती थी। वह जानता था कि वह और एलियास स्पेंसर कट्टर दुश्मन थे और उसने विशेष रूप से एलियास स्पेंसर का मुकाबला करने के लिए उसे बुलाया था। फिर भी उस बूढ़े मूर्ख को यह नहीं पता था कि वह उसके लिए यहाँ आई थी। बेवकूफ, अगर उन्हें पता चल जाए कि हम डेटिंग कर रहे थे तो क्या पूरी कानूनी दुनिया में हंगामा नहीं मच जाएगा? इसमें स्पष्टीकरण देने जैसी क्या बात है? खटखट। अचानक दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एलियास स्पेंसर ने तुरंत उस महिला को अपनी गोद से धक्का दिया और जानबूझकर उसे सबक सिखाने के लिए डेस्क के नीचे दबा दिया। क्या वह वही नहीं थी जिसे रोमांच पसंद था? अंदर आओ, उसने शांत भाव से 2 शब्द कहे। समर नोलन चिढ़ गई थी। ये पहली बार था जब वह किसी डेस्क के नीचे रेंग कर गई थी। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, एक बड़े हाथ ने उसका सिर नीचे दबा दिया और उसे पीछे धकेल दिया। यह आदमी क्या कर रहा था? मुझे डेस्क के नीचे क्यों दबा रहा था? क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? वे फिलहाल सहकर्मी थे, छिपाने जैसी क्या बात थी? ऑफिस का दरवाजा खुला और आइरिस लिन दस्तावेजों के साथ अंदर आई। उसने आश्चर्य से ऑफिस का जायजा लिया। उसने साफ तौर पर एक महिला को अंदर आते देखा, लेकिन वह कहाँ थी? अटॉर्नी स्पेंसर, ये श्री राइट द्वारा भेजे गए दस्तावेज हैं, कृपया इन्हें देख लीजिए। उसने उन्हें सौंप दिया। जैसे ही एलियास स्पेंसर को वे मिले, समर नोलन ने अचानक डेस्क के नीचे अपनी जान के अंदरूनी हिस्से को चुटकी से दबा लिया। वहां की नसें सबसे संवेदनशील थीं और यह सबसे दर्दनाक था। वह कभी मन में द्वेष नहीं रखती थी। आमतौर पर अगर उसे किसी से शिकायत होती भी थी तो वह उसे मौके पर ही सुलझा लेती थी। फुफकार। अप्रत्याशित रूप से तैयार एलियास स्पेंसर ने अचानक गहरी सांस ली, भौहें चढ़ा लीं और दांत भींच लिए। वकील स्पेंसर, आपको क्या हुआ है? आइरिस ने उन्हें अचानक गहरी सांस लेते हुए देखकर हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो, उसने सख्ती से कहा। हाँ, उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और दरवाजे पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह महिला उसके कार्यालय में है। वह महिला कौन थी? अटॉर्नी स्पेंसर उसे इतना नापसंद करता था कि यह निश्चित रूप से समर नोलन नहीं हो सकती थी। कल वे इतने करीब थे, ये निश्चित रूप से समर नोलन ही होगी जो उसे बहका रही है। बेशर्म। ऑफिस का दरवाजा बंद होने के बाद समर नोलन डेस्क के नीचे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उस आदमी के पैर ने उसे रोक दिया। उसने जोर से धक्का दिया। इसे हटाएं। अध्याय 5। उनसे प्रभावित होकर उनके साथ एक अनजान मुलाकात पर जाना। एलियास स्पेंसर ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसकी बातें सुनी ही न हो। वह एक इंच भी नहीं हिला, पूरी तरह से अपने काम में मग्न था।
स्मैक, उसने उसके पैर पर हाथ से थप्पड़ मारा। एलियास स्पेंसर, कुछ देर तक वह हिलता डुलता नहीं रहा। समर नोलन के पैर मेज के नीचे दुबके रहने से सुन्न हो गए थे। वह गुस्से में थी और जैसे ही वह उसे गला घोंटकर मार डालने वाली थी, उस आदमी को शायद इसका एहसास हो गया। उसने अचानक अपना पैर हटा लिया और कुर्सी पीछे खिसक गई ताकि उसके लिए जगह बन सके। उसे इस तरह असहज स्थिति में देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या वकील नोलन को अभी भी रोमांच पसंद है? समर नोलन ने दांत पीसते हुए गाड़ी से बाहर निकली। पहले उसने अपने सुन्न पैरों को रगड़ा और अगले ही पल उसने उसके पैर पर जोर से लात मारी। उफ, उसने भौहें चढ़ाईं और थोड़ा कराहते हुए कहा और उससे बात करने ही वाला था कि अचानक डेस्क पर रखा फोन बज उठा। उस महिला को कुछ देर के लिए नजरअंदाज करते हुए उसने अपना फोन उठाया और नंबर पर नजर डालकर जवाब दिया, हे मॉम, क्या हालचाल है? इस सामग्री का स्रोत novelfire.net है। एलियास, तुम्हें अंकल फॉरेस्ट की बेटी याद है ना? तुम बचपन में मिले थे, वो विदेश से लौटी है। आज रात उसके साथ खाना खाओ, उससे बातें करो। श्रीमती स्पेंसर ने अपने बेटे से कहा कि 27 साल की उम्र में भी उसने आधी गर्लफ्रेंड के साथ भी डेट नहीं की थी, जिससे वह बेहद चिंतित हो गई। वह वर्षों से पोते पोतियों की चाहत रखती थी, सितारों और चंद्रमाओं को देखकर मन्नत मांगने की तरह उनके लिए तरसती थी। ये सोचती रहती थी कि क्या वह अपने जीवन काल में कभी किसी पोते या पोती को गोद में ले पाएगी। क्या उसका यौन रुझान सामान्य था? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, एलियास स्पेंसर ने गहरी आवाज में कहा। तुम उससे मिले तक नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसे तुम्हारे लॉ फर्म में भेज दूंगी, श्रीमती स्पेंसर ने गुस्से से कहा और फिर फोन काट दिया। एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाते हुए अचानक अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा और उसे पुकारा, तुम आज दोपहर मेरे साथ आ रही हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? समर नोलन ने अपनी बाहें मोड़कर पूछा, क्या तुम अब भी एलियास से दोबारा मिलना चाहती हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। योजक चिन्ह। दोपहर में काम खत्म होने के बाद वेल्स वेस्टर्न रेस्टोरेंट में। एलियास स्पेंसर कार से बाहर निकला, अपनी कलाई पर समय देखा, कार के दरवाजे से टिक गया, एक सिगरेट जलाई और सिगरेट पीते हुए इंतजार करने लगा। क्योंकि वह बहुत ही आकर्षक था, बिना फ्रेम वाला चश्मा पहने रहता था और एक ऐसा अलग थलग सा आभास देता था जो अजनबियों को उससे दूर रखता था, इसलिए वहां से गुजरने वाली महिलाएं उसे मोहित होकर देखती रहती थीं। उसके चेहरे पर कुछ हद तक ठंडापन था और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। खिड़की के पास स्थित रेस्तरां में काले रंग की स्लिम फिटिंग लंबी पोशाक पहने और लंबे घुंघराले बालों वाली एक महिला ने उसे एक नजर में देख लिया। उनके चमकदार पतले तले वाले काले चमड़े के जूते और लंबी सीधी काली पतलून, जिसकी सिलवट हवा में एक तीखा समकोण बना रही थी, संयम की एक मजबूत भावना को दर्शाती थी। यह अत्यधिक स्वच्छता किसी भी आभूषण की तुलना में मालिक की कुलीनता का अधिक संकेत थी। इससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काश वो आदमी उसका ब्लाइंड डेट होता। लगभग 10 मिनट बाद एक सफेद रंग की लग्जरी कार उनकी कार के पीछे आकर रुकी, दरवाजा खुला और उसमें से समर नोलन बाहर निकली। एलियास स्पेंसर ने लापरवाही से अपना सिर घुमाकर देखा, उसकी निगाहें अनजाने में कुछ सेकंड के लिए उस पर टिक गईं। समर नोलन ने दिन के सूट की जगह सफेद रंग की स्ट्रैपलेस लंबी ड्रेस पहनी थी। उनके काले लंबे सीधे बाल झरने की तरह लहरा रहे थे। उन्होंने हल्का मेकअप किया था, जो दिन के मेकअप से कम तीखा बल्कि अधिक चमकदार और ताजा था। सफेद रंग मानो एक प्रभामंडल बिखेर रहा हो, बिल्कुल सफेद चांदनी जैसा रूप। एलियास स्पेंसर ने उसे सफेद पोशाक में शायद ही कभी देखा था। वह उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। समर नोलन ने नीचे देखा, थोड़ी असहज महसूस करते हुए। उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठी। आमतौर पर जब वे करीब होते थे तो इसे छेड़छाड़ कहा जाता था, कभी भी दिल से नहीं। इस तरह हाथ पकड़ना प्रेमियों जैसा लगता था। जैसे ही वह इस बात को भुलाने ही वाली थी, उसकी ठंडी और स्पष्ट आवाज ने उसे याद दिला दिया, बाद में मेरी बात का खंडन मत करना, विनम्र रहना, तुम्हारा प्रदर्शन ही तय करेगा कि तुम एलियास से दोबारा मिल पाओगे या नहीं। समर नोलन ने उसकी ओर एक नजर डाली, कुछ नहीं कहा, ये जानते हुए कि वह एलियास को धमकी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसे एलियास की हिरासत के लिए लड़ना जरूरी था। रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद वह आरक्षित मेज की ओर बढ़ा, काले रंग की लंबी पोशाक पहने महिला पर एक नजर डाली और उदासीनता से पूछा, मिस फॉरेस्ट? वह महिला अपने ब्लाइंड डेट पर आए व्यक्ति को देखकर बेहद उत्साहित और रोमांचित थी, लेकिन जब उसने उसे किसी दूसरी महिला का हाथ पकड़े हुए देखा तो वह नाखुश दिखी। यह महिला कौन है? अगर आंटी स्पेंसर उसे पसंद करती थी तो उन्हें ये ब्लाइंड डेट क्यों आयोजित करनी चाहिए थी? उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया, हेलो वकील साहब स्पेंसर, मैं लिलियन फॉरेस्ट हूँ, हम बचपन में मिले थे। वह खड़ी हुई और उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। एलियास स्पेंसर ने विनम्रतापूर्वक उनसे हाथ मिलाया, फिर समर नोलन के साथ सामने बैठ गए। वेटर आया और तीनों ने खाना ऑर्डर किया। दरअसल हमें इस ब्लाइंड डेट को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसे समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना? गर्लफ्रेंड तो आमतौर पर बस राहगीर होती हैं, कौन आखिरकार आपके साथ शादी के बंधन में बंधेगा कौन जाने। वह मुस्कुराई, समर नोलन की ओर देखा, उसकी मासूम और प्यारी सूरत देखकर उसने सोचा कि वह बस एक भोली भाली लड़की है। उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। समर नोलन ने अपने सामने रखा नींबू पानी उठाया, एक घूंट लिया, अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। हम इस महिला में आक्रामकता की प्रबल भावना थी। यह महिला क्या करती है? उसने समर नोलन की ओर देखा और पूछा। विदेश में पढ़ाई कर रही है और एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए तैयार है। वह निश्चित रूप से सिर्फ एक छोटी सहायक या कुछ और ही होगी, है ना? वकील समर नोलन। समर नोलन ने शांत भाव से 4 शब्द कहे। जब वह मशहूर हुई और उनका दबदबा कायम हुआ, तब शायद दूसरी अभी भी एक ग्रीन हाउस का फूल थी। वो मशहूर घरेलू वकील समर नोलन है। लिलियन फॉरेस्ट का चेहरा अचानक भयानक दिखने लगा। 2 साल पहले जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त और कई भाई बहन विरासत को लेकर आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने इस महिला को काम पर रखा था और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी काबिलियत की लगातार तारीफ करती रहती थी। उसने न केवल अपनी दोस्त के लिए विरासत सुरक्षित की, बल्कि वह अपने परिवार की कंपनी की कानूनी एजेंट भी बन गई। वह उस समय विदेश में थी और उसने इस महिला को नहीं देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी छोटी होगी। कोई बात नहीं, उसकी पृष्ठभूमि तो निश्चित रूप से उसकी पृष्ठभूमि से तुलना नहीं कर सकती थी। उसने उस महिला को नजरअंदाज किया। एलियास स्पेंसर से उसके काम और शौक के बारे में पूछा और उससे बातचीत करने के लिए विषय ढूंढती रही। समर नोलन ने अपने पैर क्रॉस किए और सोफे की पीठ से टेक लगाकर बैठ गई, मानो कोई अजनबी अपना फोन चला रहा हो। हालांकि उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था, उसे असहज महसूस करने का क्या हक था। वेटर एक एक करके उनका खाना लेकर आया। समर नोलन ने स्टेक का एक टुकड़ा काटा, उसे कांटे से उठाया, जानबूझकर उस आदमी को खिलाया और स्वाभाविक रूप से उससे कहा, अपना मुंह खोलो। एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर देखा, स्वाभाविक रूप से अपना मुंह खोला और जो कुछ उसने उसे खिलाया उसे खा लिया। कुछ बार चबाया और कहा, तुमने इसे अच्छे से काटा है। बस मुझसे खाना खिलाना चाहते हो, है ना? उसने ठंडे स्वर में नखरे दिखाते हुए गुनगुनाया। तो क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे या नहीं? उसने पूछा। खुद खा लो। समर नोलन ने एक और टुकड़ा काटा, खुद खा लिया। अभिनय करना पड़ा और फिर भी मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं तुम्हें खिलाऊं। एलियास स्पेंसर ने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके मुंह से आधा मांस नोच लिया। समर नोलन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये सामने बैठी महिला उन दोनों को इतना अंतरंग देखकर स्तब्ध रह गई। गुस्से से भरी एक सांस के साथ वह खड़ी हुई और चली गई। कुछ ही समय बाद एलियास स्पेंसर को उनकी मां का फोन आया। श्रीमती स्पेंसर ने तुरंत पूछा, सुना है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लाइंड डेट पर ले गए थे?
वो लड़की कौन है? वो कैसी दिखती है? उसकी उम्र कितनी है? उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हो? अध्याय 6 मेरे सामने अपनी पूंछ नीचे रखना ही बेहतर होगा। एलिया स्पेंसर ने अपनी माँ के सवालों की बौछार सुनी और भौहें चढ़ा ली। छोड़ो इसे, बस उसे यहाँ ले आओ, मुझे खुद उसे देखने दो। श्रीमती स्पेंसर ने उत्साहित होकर कहा, ये जानकर उन्हें राहत मिली कि उनका बेटा सामान्य है। उसने बगल में बैठी उस महिला पर एक नजर डाली जिससे उसका पहले ही रिश्ता टूट चुका था और उसे वापस घर ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने बेमन से कहा, मैं अभी उससे सिर्फ डेटिंग कर रहा हूँ, शादी नहीं कर रहा। इसमें देखने लायक क्या है? समर नोलन ने उसकी बातें सुनी और बस हल्की सी मुस्कान दी। तो वह उससे सिर्फ मौज मस्ती के लिए डेटिंग कर रहा था, शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। क्या तुमने यूं ही किसी महिला का रूप धारण कर लिया ताकि तुम ब्लाइंड डेट से बच सको? श्रीमती स्पेंसर ने गुस्से से पूछा। नहीं, तो उसे अभी वापस ले आओ। एलिया स्पेंसर ने फोन काट दिया और उससे पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसे लेकर इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। समर नोलन को अब उसके परिवार से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डेटिंग के दौरान तो उसने उनसे मिलने की उम्मीद की थी। उसने कभी अपने माता पिता के काम के बारे में बात नहीं किया, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र नहीं किया और उसने भी कभी पूछा नहीं। हो सकता है कि शुरू से ही उन दोनों को एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाने का भरोसा न हो। मैं वापस जा रहा हूँ, आप आराम से खाना खा सकते हैं। एलिया स्पेंसर उठा और चला गया। उसे अपनी माँ को झूठ के बारे में स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी, कहीं ऐसा न हो कि वह ज्यादा सोचे और मुसीबत खड़ी कर दे। समर नोलन ने स्टेक का एक टुकड़ा काटा, उसे अपने मुंह में डाला, लाल वाइन का एक गिलास उठाया और आराम से एक घूंट लिया, मन ही मन खुद को याद दिलाते हुए, अब मेरी प्राथमिकता अपने पिता का बदला लेना है, बाकी सब कुछ महत्वहीन है। अचानक एक आकृति उसके सामने भोजन की मेज पर बैठ गई और जब उसने ऊपर देखा तो वह उस आदमी का सहायक था। आइरिस लिन। हाँ, इस छोटी सहायक में बिना अभिवादन किए ही बैठ जाने की हिम्मत तो है ही। वकील नोलन की पहले की मदद के लिए धन्यवाद। अधिक अध्यायों के लिए novelfire.net पर जाएं। आइरिस लिन ने धन्यवाद देने के लिए अपना मुंह खोला। इससे पहले उसने साफ तौर पर देखा था कि वकील स्पेंसर ने उसे सिर्फ ब्लाइंड डेट को भगाने के लिए प्रेमिका होने का नाटक करने को कहा था। समर नोलन ने भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? अटॉर्नी स्पेंसर को उस ब्लाइंड डेट से निपटने में मदद करने के लिए धन्यवाद। वैसे अटॉर्नी स्पेंसर को महिलाओं द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं है। पहले तो वह सिर्फ आपके साथ अभिनय कर रहे थे। अटॉर्नी नोलन, इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। आइरिस लिन ने जिस लहजे में बात की वह देखने में तो सम्मानजनक लग रहा था, लेकिन उनके शब्दों में एक मेजबान की झलक थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समर नोलन ने अपने सामने बैठी उस फुर्तीली छोटी सहायक पर एक नजर डाली और खाने के लिए स्टेक का एक टुकड़ा काटना जारी रखा। ये स्पष्ट था, इस छोटी सहायक को वह आदमी पसंद था। आइरिस लिन ने जब देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रही है तो उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और आगे कहा, वकील स्पेंसर वास्तव में आपको बहुत नापसंद करते हैं। जब भी वह आपको देखते हैं वे नाखुश हो जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आप सिर्फ उनके पीछे भागने के लिए हमारी फर्म में नौकरी बदल लेंगी। वकील नोलन, बेहतर होगा कि आप खुद को साफ सुथरा रखें और आत्म जागरूकता रखें। ओह, मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। बात बस इतनी है कि अटॉर्नी स्पेंसर के साथ उलझने वाली हर महिला से मेरा ही वास्ता पड़ता है, मैं तो बस अपना नियमित कर्तव्य निभा रही हूँ। समर नोलन ने स्टेक का आखिरी टुकड़ा खत्म किया, अपना बैग उठाया, खड़ी हुई छोटी सहायक के पास गई, अचानक अपने सिर के पीछे के बालों को पकड़ा और उन्हें अपने सामने रखी स्टेक की प्लेट पर दबा दिया। छोड़ दो, छोड़ दो। आइरिस लिन दहशत से चीख उठी। उसने अपने हाथों को मेज के किनारे पर कसकर दबा लिया, अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे कसकर नीचे दबा रखा गया था और वह किसी भी कीमत पर अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। यह असहज था। प्लेट में सॉस न केवल थोड़ा गर्म था बल्कि उसके पूरे चेहरे पर भी लगा हुआ था, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। बिना दर्पण के वह पहले से ही जानती थी कि वह इस समय बेहद शर्मिंदा दिख रही होगी। पहली बात तो यह है कि अपनी पहचान के चलते आपको मेरे सामने घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये मेरे निजी मामले हैं, एलिया स्पेंसर को तो इसमें दखल देने का कोई हक ही नहीं है। आप खुद को क्या समझते हैं? याद रखना, मेरे सामने दुम दबाकर रखना, अगली बार फिर से ऐसा रवैया अपनाने की हिम्मत कैसे हुई? और हाँ, अगर आप अभी भी कंपनी में रहना चाहते हैं तो अपनी जबान पर लगाम रखना, ठीक है? समर नोलन ने हल्के मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, उसके बाल पकड़े, उसका सिर ऊपर की ओर खींचा और फिर बेरहमी से उसे प्लेट पर पटक दिया और फिर तिरस्कारपूर्वक उसे एक तरफ फेंक दिया। इस अवांछित सहायक को कंपनी से निकालना आसान था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह सहायक चली गई तो कंपनी में उसकी बातें फैल जाएंगी। फिलहाल समर एलिया स्पेंसर के साथ अपने संबंधों को उजागर नहीं कर सकती थी। उसने कुछ टिश्यू लिए और बड़े सलीके से अपने हाथ पोंछते हुए आत्मविश्वास से बाहर निकल गई। आसपास मौजूद मेहमानों की निगाहों की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने सहायक की बातों को दिल पर नहीं लिया, चाहे एलिया स्पेंसर उसे पसंद करता हो या नहीं, वह अंदर ही अंदर यह बात अच्छी तरह जानती थी। आइरिस लिन हौंकते हुए, अपने हाथों को कसकर भींचते हुए, पीछे हटी हुई आकृति को गुस्से से घूर रही थी। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये पहली बार था जब कंपनी के किसी व्यक्ति ने उसे धमकाया था। समर नोलन, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें पक्का बाहर निकलवा दूंगी। उसने गुस्से से कसम खाई। अगली सुबह समर नोलन पानी का कप लेकर पेंट्री के प्रवेश द्वार की ओर जा रही थी, तभी उसने कई कर्मचारियों को उसके बारे में गपशप करते हुए सुना। क्या आप लोगों को लगता है कि अटॉर्नी नोलन की बेटी के पिता अटॉर्नी स्पेंसर हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? उन दोनों का एक साथ होना असंभव है। असंभव का क्या मतलब है? ये तो वकील स्पेंसर का ही काम होगा। उस रात मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट सुना था। अगर यह वाकई अटॉर्नी स्पेंसर का है और यह खबर बाहर आ जाती है तो न केवल कानूनी जगत बल्कि पूरा देश उनके बारे में खबरों से पागल हो जाएगा। वकील स्पेंसर और वकील नोलन बेहद मशहूर हैं। मीडिया अक्सर इस बात की खबरें छापता है कि वे खुलेआम और छुपकर कैसे लड़ते हैं, कैसे वे आग और पानी की तरह हैं, और अब अचानक ये खबर कि उनका एक बच्चा है, वाकई सनसनीखेज है। समर नोलन ने उन्हें ठंडेपन से देखा, मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में थोड़ी सी ठंडक लिए हुए पूछा, क्या तुमने काफी गपशप कर ली है? क्या तुम मुझसे सीधे पूछना चाहते हो? समूह ने तुरंत मुड़कर देखा। वे पल भर में इतने भयभीत हो गए कि उनके पैर लड़खड़ा गए। वे असहज और भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। माफ कीजिए अटॉर्नी नोलन, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हम बस जिज्ञासावश पूछ रहे थे। समर नोलन उनके पास चलकर आए और उन्हें तीखी नजरों से देखा। आप लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं और जानते हैं कि दूसरों को बदनाम करने के लिए तथ्यों को गढ़ना, खासकर अगर यह गंभीर हो, तो इसके परिणामस्वरूप 3 साल तक की कैद हो सकती है ना? या आपको लगता है कि मुझ में आपको जेल भेजने की क्षमता नहीं है? उसकी बातें सुनकर उनकी पीठ पर ठंडे पसीने छूट गए। वकील नोलन, हम गलत थे, चिंता मत करो, हम इसे फैलाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ से चले जाओ। उसने ठंडे स्वर में ये शब्द कहा। जैसे ही वे जाने वाले थे, अचानक उन्होंने वकील स्पेंसर को अंदर आते देखा। उनके पैर और भी कमजोर पड़ गए। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और जल्दी से भाग गए। समर नोलन ने अपने पूर्व प्रेमी की ओर देखा, बिना कुछ कहे। एलिया स्पेंसर ने इंस्टेंट कॉफी का एक कप बनाया और उससे कहा, मैंने जांच पड़ताल के लिए सूची तैयार कर ली है। आज से हम वेलोसिटी टेक में एक रिकॉर्ड रूम स्थापित करेंगे। उनका मुख्यालय शहर के बाहरी इलाके में है, जहां पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगेंगे।
बेहतर होगा कि हम वहां किसी होटल में ठहरें। समिट से शुरू करो, उसने अचानक कहा। कारण, वे समिट की ओर से वेलोसिटी टेक की जांच कर रहे थे। अंततः वह न्यायसंगत रूप से समिट की जांच कर सकती थी। ये वास्तव में बहुत प्रयास के बाद आसानी से कुछ पाने जैसा था। समर नोलन ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। उनके पिता की मृत्यु का सीधा संबंध समिट के अध्यक्ष से था। अध्याय 7, क्या तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी जगह है जिसे मैंने नहीं देखा है? समर नोलन की आंखें थोड़ी सी झपकी जब उसने उसके लिए एक बहाना ढूंढा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पहले ये जानना होगा कि क्या आपके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे समूह के साथ कोई प्रतिज्ञा या विवाद है और क्या कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है। दोनों समूहों को संतुष्ट करके ही इस मामले को सुलझाया जा सकता है। जहां तक मुझे पता है, वेलोसिटी के सीईओ को नकद नहीं, सिर्फ शेयर चाहिए। इसका मतलब है कि वे अपने समूह से बहुत जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर समिट को कोई समस्या होती है तो वेलोसिटी विलय के लिए सहमत नहीं होगी। एलिया स्पेंसर ने उसकी बात सुनी और उसका खंडन नहीं किया। द समिट ग्रुप, दोनों अभी यहां पहुंचे थे और बड़े कार्यालय क्षेत्र में महिला कर्मचारियों ने शांत और सुंदर एलिया स्पेंसर को देखा और वे सभी बेचैन हो गईं। उनकी निर्भीक निगाहें जर्नी टू द वेस्ट में टैंग मोंट को देखती हुई महिला राक्षसों की निगाहों जैसी थीं। वकील स्पेंसर तो बहुत ही आकर्षक हैं। हमारी कंपनी में ऐसा आकर्षक और सभ्य पुरुष क्यों नहीं है? अगर मुझे उसके साथ एक रात बिताने का मौका मिल जाए तो मैं कुछ साल कम जीने को तैयार हो जाऊंगी। समर नोलन महिलाओं की प्रतिक्रिया को देखकर अवाक रह गईं। उन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है कि यह आदमी कितना धूर्त, दबंग और षड्यंत्रकारी हो सकता है ना? एलिया स्पेंसर का एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में एक काला ब्रीफकेस। उनके बिना फ्रेम वाले चश्मे के नीचे उनकी निगाहें उदासीन और उपेक्षापूर्ण थीं। इस विलय मामले के विशेष प्रभारी श्री फॉरेस्ट ने उन मोहित महिलाओं पर गुस्से से नजर डाली और तुरंत दोनों वकीलों के लिए एक बैठक कक्ष की व्यवस्था की। उनकी अनुरोध के अनुसार उन्होंने किसी को आवश्यक दस्तावेज और सामग्री लाने के लिए कहा। कई मीटर लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल पर वित्तीय वाउचरों का पहाड़, पिछले 2 वर्षों के वित्तीय विवरण और अनुबंध दस्तावेजों आदि के कई बड़े ढेर लगे हुए थे। उनसे पुराने कागज और धूल की गंध आ रही थी। वकील स्पेंसर, वकील नोलन, आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उनमें से केवल कुछ ही लाई गई हैं। बाकी हम आपकी आवश्यकता के अनुसार लाते रहेंगे। और हाँ, क्या आप साथ में दोपहर का भोजन करना चाहेंगे? श्री फॉरेस्ट ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, उन दोनों ने एक ही समय में ठंडे और प्रभावी ढंग से जवाब दिया। ठीक है, तो आप लोग काम में लग जाए। श्री फॉरेस्ट ने उनके गंभीर चेहरों को देखा और मन ही मन थोड़ा चिंतित हो गए। उनके बीच अनबन की अफवाहें थीं। क्या वे इस बार एक साथ अच्छा काम कर पाएंगे? उम्मीद है कि वे इस विलय को खराब नहीं करेंगे। समर नोलन ने अपना हाथ उठाया और अपनी नाक पर हवा मारी। उसे महसूस हुआ कि हवा धूल से भरी हुई है। इसके बाद दोनों आमने सामने बैठ गए और उनके लैपटॉप उनके बगल में खुले हुए थे। वे दोनों कुशलतापूर्वक ब्राउज करते और रिकॉर्ड करते रहे। केवल कागजों की सरसराहट और कीबोर्ड की टैपिंग की आवाज ही सुनाई दे रही थी। दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा था। कुछ समय बाद समर नोलन की गर्दन में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर अंगड़ाई ली और उसकी नजर अनजाने में सामने बैठे आदमी पर पड़ी। उस चेहरे को रचनाकार की उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है, फिर भी वह ठंडा और पहुंच से बाहर था। उसकी त्वचा ठंडी और पीली थी, नाक की हड्डी ऊंची और भौहें उभरी हुई थीं। मोटी और नुकीली तलवार जैसी भौहें कनपटी की ओर झुकी हुई थीं, जिनमें एक स्पष्ट उदासीनता और अलगाव झलक रहा था। उसकी जैकेट लापरवाही से कुर्सी के पीछे लटकी हुई थी। उसने केवल एक साफ काली कमीज पहनी हुई थी जो उसकी मजबूत छाती और मांसल भुजाओं को पूरी तरह से उभार रही थी। हल्के पैटर्न वाली पीली नीली टाई थोड़ी ढीली थी, जिससे स्पष्ट रूप से उभरा हुआ कंधा दिखाई दे रहा था, जो रोशनी में एक आकर्षक छाया बना रहा था। यह मानना पड़ेगा कि यह आदमी वाकई बेहद आकर्षक है। उसका विद्रोही और निर्मम व्यक्तित्व उसे जीतने की बेकाबू इच्छा को जन्म देता है। एलिया स्पेंसर ने अपने चेहरे पर बिना फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर की ओर धकेला, पलके भी नहीं झपकाते हुए अचानक पूछा, क्या तुमने काफी देर तक घूरा है? कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए समर नोलन इस सिद्धांत पर कायम थी कि जब तक वह शर्मिंदा नहीं होगी, कोई और शर्मिंदा हो जाएगा। वह अचानक मुस्कुराए। तुम्हारे शरीर पर अभी तक मैंने क्या नहीं देखा? क्या अब तुम एक झलक देखने के लिए भी पैसे लेते हो? एलिया स्पेंसर ने अपनी सुनहरी आंखें ऊपर उठाईं, उसकी ओर देखा, अपने लंबे पैर क्रॉस किए और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसका लहजा स्पष्ट रूप से ठंडा था, फिर भी उसमें थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। क्या अटॉर्नी नोलन अब भी मेरे हर पहलू को लेकर चिंतित हैं? समर नोलन ने मुंह फुलाकर जानबूझकर उसे चिढ़ाया। तुम बस थोड़े अच्छे दिखते हो। अगर मैं अभी भी उसी बात पर अटकी रहती तो यह एक बहुत बुरा अनुभव होता, इतना बुरा कि मुझे वह हमेशा याद रहता। मुझे जल्दी से एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा ताकि मैं उन बुरे अनुभवों को भुला सकूं। एलिया स्पेंसर के सुंदर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान छा गई। वकील नोलन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 2 साल पहले का वह समय याद दिलाऊं जब आपने पुरुषों के शौचालय में मुझसे विनती की थी? समर नोलन उसके शब्दों पर थोड़ा शर्मा गई। वह अपने मन में उभर रहे विरोधाभासी दृश्य को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। यह एक बार के पुरुषों के शौचालय में हुआ था। उस समय वह एक युवा आकर्षक पुरुष ग्राहक के साथ मेलजोल कर रही थी और संयोगवश उस ग्राहक ने उसे पाने की इच्छा जताई और उसे एक उपहार दिया। संयोगवश एलिया स्पेंसर ने यह देखा और उस कुत्ते जैसे दिखने वाले आदमी ने उसे शौचालय की ओर बुलाया और उसे खींचकर पुरुषों के शौचालय में ले गया। उसके ठंडे व्यवहार से धोखा मत खाओ। जब वह दबंग होता है तो वह हद से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वे ऐसा अक्सर नहीं करते थे। डेटिंग के पहले 3 महीनों में वह उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन वह गंभीर था और केवल उसके साथ एक पवित्र संबंध रखना चाहता था। .net उस समय यह विशेष रूप से सुखद लगा और इससे उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अगले 3 महीनों में अगर वह किसी व्यावसायिक यात्रा पर नहीं होती तो वह होता, या फिर मुकदमों को लेकर प्रतिस्पर्धा या आपस में कहासुनी के कारण उन दोनों के बीच शीत युद्ध छिड़ जाता। समर नोलन ने उन यादों को भुलाने की पूरी कोशिश की, हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों न अतीत की यादों में खोने के बजाय एक नए बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने का अनुभव किया जाए। एलिया स्पेंसर ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी धंसी हुई थीं। नॉक नॉक, उसने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की ओर देखा और जवाब दिया, अंदर आओ। लहराते बालों वाली, बेहद आकर्षक, 2 कप कॉफी लिए एक सुडौल महिला अंदर आई। वकील नोलन, वकील स्पेंसर, आपके परिश्रम के लिए धन्यवाद। श्री फॉरेस्ट ने मुझे आपके लिए कॉफी लाने को कहा था। उसने ट्रे से एक कप कॉफी समर नोलन के सामने रख दी। फिर वह ट्रे लेकर एलिया स्पेंसर के पास गई। उस बेहद शांत और आकर्षक व्यक्ति को देखती हुई उसे एक शरारती नजर से देखना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सचिव ने कॉफी का कप उठाते हुए उसकी ओर देखा। उसका हाथ जानबूझकर इस तरह मोड़ा कि कॉफी अचानक उसकी कमीज पर गिर गई। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। वकील स्पेंसर, क्या आप ठीक हैं? मैं इसे पोंछ देती हूँ। सचिव ने पास रखे कुछ टिश्यू पेपर निकालते हुए माफी मांगी, मानो वह उन्हें पोंछना चाहती हो। समर नोलन कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर चुपचाप मुंह फुलाते हुए उसे देखती रही, सोच रही थी कि उसका चेहरा तो बस मुसीबत है, जहां भी जाता है सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। सचिव का हाथ गीले स्थान तक पहुंचने से पहले ही उसने ठंडेपन से उसका हाथ हटा दिया। एलिया स्पेंसर ने अपना सिर तेजी से घुमाया, उसकी निगाहें उस पर भेदक थी। उसने कहा, बाहर निकलो। सचिव ने उनके दुर्गम व्यवहार को देखा और अनिच्छा से सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गई। एलिया स्पेंसर ने खुद कुछ टिश्यू पेपर निकाले और गीले धब्बे को पोंछते हुए भौहें चढ़ा ली। वह मोहित महिलाओं के प्रति तिरस्कार का भाव रखता था।
क्या इससे तुम्हें जलन हुई? समर नोलन ने उस जगह को पहुंचते हुए उसकी ओर देखा, शरारती हंसी हंसते हुए पूछा। अगर ऐसा होता तो क्या तुम इसे खाते? उसने ठंडे और सपाट लहजे में जवाब दिया। इतना तुच्छ सवाल भी उसने पूरी गंभीरता से पूछा था। अध्याय 8 मैं खाने की हिम्मत करता हूँ, क्या तुम कपड़े उतारने की हिम्मत करते हो? समर नोलन ने दांत पीस लिए। क्या इस बेवकूफ के मुंह में जहर डाला गया है? गुस्सा दिलाने वाला। वह अचानक खड़ी हो गई और उसके पास चली गई, अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस करते हुए और घमंड से एक साहसी चुनौती दी। मैं खाने की हिम्मत करती हूँ, क्या तुम कपड़े उतारने की हिम्मत करते हो? एलिया स्पेंसर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके सुंदर चेहरे पर एक चंचल भाव फैल गया। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, मैं कपड़े उतारने की हिम्मत करता हूँ, क्या तुम खाने की हिम्मत करती हो? जो भी कपड़े नहीं उतारता वह कुत्ता है। समर नोलन उसके हाव भाव से इतनी उत्तेजित हो गई कि उसने कॉन्फ्रेंस टेबल पर जोर से हाथ मारा और उसे घूरते हुए गुस्से से भर गई। इस बिंदु तक बढ़ते हुए गुस्से को संभालते हुए वह केवल खुद को संभाल सकती थी और उसका सामना कर सकती थी। ये किसी क्लाइंट का कॉन्फ्रेंस रूम था, न कि उनकी अपनी लॉ फर्म का। उसे पूरा यकीन था कि वह यहाँ अपनी पैंट उतारने की हिम्मत नहीं करेगा। जो खाता नहीं वह कुत्ता है। उसने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए ठंडे लहजे में ये शब्द कहे। इतनी सारी बातों से मुझे लगता है कि आप बस डर रहे हैं, वकील स्पेंसर। मेरे सामने दोबारा नाटक मत करना। समर नोलन ने उसे टालमटोल करते देखा, वह जरूर डर रहा होगा। उसने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर वापस जाने लगी। तभी अचानक एलिया स्पेंसर खड़ा हुआ और अपनी पैंट में टक काली कमीज निकाली। उसने नीचे से ऊपर की ओर नाजुक क्रिस्टल बटनों को खोलना शुरू किया। तुम अपनी कमीज क्यों उतार रही हो? उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं था। मेरे पेट में जलन हो रही है। अगर मैं अपनी कमीज नहीं उतारूंगी तो क्या मुझे अपनी पैंट उतारनी पड़ेगी? एलिया स्पेंसर ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी और वह उसके कान के पास झुककर बोला, अटॉर्नी नोलन, आप क्या खाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समर नोलन का चेहरा एकदम गंभीर लग रहा था, मानो उसने अचानक कोई मक्खी निगल ली हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके झांसे में आ गई हो। इतनी गर्मी से वो चीज पूरी तरह से बर्बाद क्यों नहीं हुई? एलिया स्पेंसर ने उसे चिढ़ाने वाली नजर से देखा और जानबूझकर पूछा, क्या यही वह चीज नहीं है जिसे वकील नोलन खाना चाहते थे? क्या तुम अब भी इसे खाना चाहती हो? बेवकूफ, दफा हो जाओ। समर नोलन ने अपने चमकदार काले चमड़े के जूते पर जोर से पैर पटका, मुड़ी और अपनी सीट पर वापस चली गई। अचानक उसने देखा कि सामने बैठा आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने भौहें चढ़ाईं। उसने अपने सामने रखा एक फोल्डर उठाया और उसे उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन वह चतुराई से बच गया और आसानी से उसे एक हाथ से पकड़ लिया। क्या वह अब किसी और की वित्तीय रिपोर्ट फेंक रही थी? चीजों को इधर उधर मत फेंको। समर नोलन ने अपनी बाहें मोड़ी, उपहास किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पिछले जन्म में उनके बीच कोई दुश्मनी जरूर रही होगी, है ना? खटखट। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और समर नोलन ने भी कोई परवाह नहीं की, शायद कोई दूसरी महिला कर्मचारी उसे बहकाने आई होगी, है ना? इससे मेरा क्या लेना देना है? कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा धीरे से खुला और उन्हें आश्चर्य हुआ कि दरवाजे पर आइरिस लिन खड़ी थी। उन्होंने अंदर मौजूद दोनों लोगों को देखा और माफी मांगी। मुझे माफ कीजिए अटॉर्नी स्पेंसर, अटॉर्नी नोलन, मुझे लगा कि दरवाजा खोलने से पहले अंदर कोई नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिया स्पेंसर ने औपचारिक लहजे में पूछा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या मैं यहाँ किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। आइरिस लिन ने सम्मानपूर्वक बात की, उसके सामने एक नन्ही सी खरगोश की तरह व्यवहार किया, अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर एक सुंदर गुलाबी लंच बॉक्स पकड़े हुए अंदर आई। समर नोलन ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। क्या यह उस आदमी के लिए प्यार भरा नाश्ता देने के लिए था? यह महिला अभिनय करना बखूबी जानती है। वकील स्पेंसर, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? मैंने जंगली सब्जियों की भराई से पकौड़े बनाए हैं, ये बहुत खुशबूदार हैं, क्या आप थोड़ा चखना चाहेंगे? आइरिस लिन ने घबराते हुए अपने पीछे से लंच बॉक्स निकाला और उससे पूछने के लिए उसके पास चली गई। एलिया स्पेंसर ने कॉन्फ्रेंस टेबल के पास बैठी महिला की ओर देखा और जानबूझकर उससे पूछा, वकील नोलन, क्या आप मेरे सहायक के काम का स्वाद चखना चाहेंगी? समर नोलन ने ग्रीन टी असिस्टेंट की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर कुछ हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या उसे ही सबसे ज्यादा नापसंद पकौड़े खाना नहीं था? उसने पहले भी उसे कुछ खरीद कर दिया था और उसने बहुत ही तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया दी थी। मैंने नाश्ता कर लिया है, आप दोनों आराम से नाश्ता कर लीजिए। मैं बस कॉफी पीने बाहर जा रहा हूँ ताकि आपके मीठे पलों में खलल ना पड़े। समर नोलन मुस्कुराई, अपनी बात कही, फिर उठी और बाहर चली गईं। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनके सहायक के साथ उनका रिश्ता इतना अच्छा था। इसलिए तो इस सहायक ने उनके सामने शेखी बघारने की हिम्मत की। बाद में पता चला कि वही उसे सहारा दे रहा था। बाहर स्थित बड़े कार्यालय में प्रवेश करते हुए वह एक पुरुष कर्मचारी के पास से गुजरते हुए अचानक रुक गई और पूछा, क्या आपके पास सिगरेट है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। पुरुष कर्मचारी एक पल के लिए चौंक गया और स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी पतलून की जेब से चीनी सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकाली और उसे देते हुए कहा, यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है, आप पेंट्री में धूम्रपान कर सकते हैं। समर नोलन ने लाइटर लिया, पेंट्री में गई और सिगरेट को अपने मुंह में पकड़ लिया। लाइटर की क्लिक की आवाज के साथ उसने सिगरेट जलाई और धुएं का एक लहराता हुआ कश बाहर निकाला। फिर वह आराम से स्टेरिलाइजेशन कैबिनेट के पास गई और एक सफेद कॉफी कप निकाला। वहां एक कॉफी मशीन देखकर उसने एक कप कॉफी बना ली। novelfire.net द्वारा अपडेट जारी किए जाते हैं। उसे खाना बनाने में कोई खास महारत हासिल नहीं थी, लेकिन कॉफी बनाने में वह लाजवाब थी। जी हाँ, एलिया स्पेंसर ने ही उसे हाथ पकड़कर सिखाया था। सीखने के उन दिनों में वह कई बार असफल हुई और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, इस तरह की अनाड़ीपन के साथ आप वकील कैसे बन गए? मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो क्या हुआ? क्या तुम हर चीज में माहिर हो? समर नोलन ने नाखुशी से उससे पूछा। एलिया स्पेंसर ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और बिना किसी संकोच के दो शब्द बोले, बिल्कुल। समर नोलन उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने उसके हाथ का बना स्टेक चखा था, उसकी बनाई कॉफी पी थी और यहाँ तक कि उसे खुद कपड़े इस्त्री करते हुए भी देखा था। कुछ समय तक उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें वह अच्छा या माहिर न हो। वह केवल गुस्से में ये कहते हुए चली गई, अब और नहीं सीखूंगी। मूर्खों को सिखाना एक झंझट है, उसने जानबूझकर कहा। समर नोलन को खुद पर गर्व था, लेकिन उसके द्वारा बार बार मूर्ख कहे जाने से वह क्रोधित हो गई। उसने सोफे से तकिए उठाए और एक के बाद एक उन पर फेंकने लगी। लड़ाई के दौरान दोनों बिस्तर पर जा गिरे। वे चिनार के पेड़ों से घिरे रास्ते जिन पर वे साथ चलते थे, केक का वह आधा टुकड़ा जो वे आपस में बांटते थे, देर रात के झगड़ों के बाद गले मिलना, ये सब हवा में उड़ते हुए रंगीन कागज के टुकड़ों की तरह उसके दिमाग में बिखर गए। उसने उससे जुड़ी यादों को भुलाने की पूरी कोशिश की, सिगरेट का एक और गहरा कश लिया और धुएं का एक घना बादल बाहर निकाला। कॉफी लगभग तैयार ही थी कि अचानक एक लंबा सीधा खड़ा व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। वह एलिया स्पेंसर था। अंदर प्रवेश करते ही एलिया स्पेंसर ने देखा कि एक महिला बार के पास बैठी थी, अपनी लंबी पतली टांगों को क्रॉस करके उसके होठों से एक सिगरेट लटक रही थी और वह उसे धुआं निकाल रही थी। समर नोलन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। इतनी जल्दी खाना खत्म कर दिया? यकीनन सहायक का खाना बहुत स्वादिष्ट होगा, जिससे उसे खाने में बहुत आनंद आता होगा। एलिया स्पेंसर उसके पास गया और अचानक उसके मुंह से सिगरेट छीन ली। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, एक औरत सिगरेट क्यों पी रही है?
मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें क्या लेना देना? जरा अपनी नाजुक छोटी सहाय पर ध्यान दो। उसने उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे उसकी पहुंच से दूर कर दिया। गुस्से में समर नोलन उसका हाथ पकड़ने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसके अचानक उठाए जाने से उसका हाथ फिर से उसकी पहुंच से बाहर हो गया। लगभग 6 फुट 3 इंच लंबा यह आदमी यूं ही इतना लंबा नहीं था। एक ही झटके में उठाया गया हाथ और वह उसे छू भी नहीं सकती थी। मुझे वापस दे दो। वह बहुत गुस्से में थी और उसने मुंह से उसकी छाती पर घूंसा मारा। क्या सहायक के पकौड़े तैयार हो गए थे? वह यहाँ आकर उस मामले में दखल क्यों दे रहा है जिसका उसे कोई लेना देना नहीं है? इसी क्षण 2 महिला कर्मचारी अचानक दरवाजे से अंदर आई और उन्होंने देखा कि वकील नोलन वकील स्पेंसर की छाती पर झुकी हुई मुट्ठियों से वार कर रहे थे और वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़ी थीं। स्तब्ध। अध्याय 9। क्या वकील नोलन ईर्ष्यालु है? क्या यह अफवाह नहीं है कि वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं? अभी अभी उनके कार्य थोड़े अस्पष्ट क्यों लग रहे थे? समर नोलन ने उनकी ओर एक नजर डाली, अपने साफ सुथरे काले सूट पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, वकील स्पेंसर, ध्यान रखना कि तुम्हारे कपड़ों पर फिर से राख न लग जाए। हम। एलियास स्पेंसर ने हल्के से जवाब दिया, फिर अपने मुंह में सिगरेट का एक टुकड़ा चबाया और हाथ से बनी कॉफी की खुशबू को सूंघा। उसने उसे नजरअंदाज किया, तैयार कप में कॉफी डाली और उसे लेकर चला गया। जब वह 2 अपरिचित महिला कर्मचारियों के पास से गुजरा तो उसने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। समर नोलन कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। वह सिगरेट वही थी जो उसने पी थी। जब तक उसे होश आया तब तक उसे एहसास हो गया था कि उस बेशर्म आदमी ने उसकी बनाई हुई कॉफी पहले ही चुरा ली थी। उसने अपना हाथ कसकर पकड़ा और चूंकि आसपास और भी लोग थे इसलिए वह अपना आपा नहीं खो सकी। उसे अपने लिए एक कप इंस्टेंट कॉफी बनानी पड़ी और वह उसे लेकर चली गई। उपन्यास के नए अध्याय .net पर प्रकाशित होते हैं। मीटिंग रूम में वापस आकर उसने देखा कि वह कुर्सी पर पैर मोड़कर आराम से बैठा है, एक हाथ में आधी जली सिगरेट पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से उसकी बनाई हुई कॉफी पी रहा है। बेशर्म, उसने ठंडी आवाज में कहा, आप इसे वापस ले सकते हैं। एलियास स्पेंसर ने उदारतापूर्वक और धीमी आवाज में कहा, उसने इसका सेवन धूम्रपान और शराब के रूप में किया तो इसे वापस लेने का क्या मतलब था? उसने पिछले सप्ताह की अधूरी वित्तीय रिपोर्ट उठाई और बैठक कक्ष में चारों ओर नजर घुमाई। क्या आपने आपकी सेवा के लिए अपने सहायक को यहाँ नहीं छोड़ा? ईर्ष्या हो रही है? एलियास स्पेंसर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वकील स्पेंसर, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे मर्द मेरे पीछे पड़े हैं, मैं आपसे क्यों जलूंगी? वैसे भी मुझे आप जैसे लोग पसंद नहीं हैं। वह मुस्कुराई। एलियास स्पेंसर ने उसकी बात सुनी, अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया, उसे अपने बगल में रखी एस्ट्रे में बुझा दिया। उसकी घनी पलकें नीचे झुक गईं, उसका चेहरा भावहीन बना रहा, जिससे उसकी भावनाओं का कोई संकेत नहीं मिला। समर नोलन का फोन अचानक बज उठा। ये निर्देशक डॉसन का फोन था, जो उन्हें आज रात सहकर्मियों के साथ मिलने के लिए बार में आने के लिए कह रहे थे। उसने ओवरटाइम काम करने की जरूरत का जिक्र किया, लेकिन रेमंड डॉसन ने जोर देकर कहा, बस आकर अपना चेहरा दिखाओ और अपने सहकर्मियों के साथ कुछ ड्रिंक्स पी लो। मैं तुम्हें कंपनी में अपना दबदबा कायम करने में मदद कर रहा हूँ। समर नोलन हंस पड़ी। वह बूढ़ी लोमड़ी काफी फुर्तीली थी। समीक्षा का काम बहुत कठिन था और उन्होंने रात 10 बजे तक ओवरटाइम काम किया क्योंकि शहर चकाचौंध भरी नियॉन लाइटों से जगमगा रहा था। हाई एंड बार। जब वे पहुंचे तो निजी कमरा धुएं से भरा और अव्यवस्थित था, जहां सहकर्मी स्पिन द बॉटल खेल रहे थे। वकील नोलन, वकील स्पेंसर, आप आखिरकार आ ही गए। आप इतनी देर से आए हैं, इसलिए पहले एक ड्रिंक ले लीजिए। हम तो पहले ही कई बोतलें पी चुके हैं। एक पुरुष वकील ने विस्की के 2 गिलास भरते हुए और उन्हें सौंपते हुए कहा। समर नोलन ने गिलास उठाया, पहले उसमें मौजूद शराब पी ली और फिर कहा, मैं अब तक ओवरटाइम काम कर रही थी। अगर मेरे पास और खाली समय होता तो मैं यहाँ पहले आ जाती। वकील ने उसे और वकील स्पेंसर को थोड़ा और पेय पदार्थ दिया, बस आधा गिलास। अगर मुझे करोड़ों डॉलर के मामले मिल सकते तो मैं रात भर काम करने को भी तैयार होता। बिल्कुल सही, वकील नोलन वाकई कमाल के हैं। आप कुछ ही दिनों से इस फर्म में हैं और आपको पहले ही 2 इतने बड़े मामले मिल चुके हैं। वकील नोलन, आज रात मुझे आपके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए कुछ और बार टोस्ट करना होगा। यहाँ मौजूद सभी लोग शीर्ष वकील थे, लेकिन उन्हें भी लाखों डॉलर के मामले हासिल करने में कठिनाई होती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि समर नोलन ने एलियास स्पेंसर से यह केस छीन लिया था। सोफे के बीच में बैठे रेमंड डॉसन ने कंपनी के लोगों को उसकी प्रशंसा करते हुए देखा। उसकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान झलक रही थी। वह चाहता था कि वे उसकी और भी अधिक प्रशंसा करें, पूरे दिल से उसका अनुसरण करें। अगर वह एलियास स्पेंसर को पीछे छोड़ दे तो ये सबसे अच्छा होगा। किसी के न होने पर भी कंपनी के पास समर नोलन एक स्तंभ के रूप में मौजूद रहेंगी। कम से कम उन्हें उस आदमी का पीछा करने की चिंता तो नहीं होगी। एलियास स्पेंसर के करीबी दोस्त जूलियन रिवर्स तुरंत सोफे से उठे और अपने दोस्त के पास जाकर बोले, चलो मेरे साथ बाहर सिगरेट पीने चलते हैं। एलियास स्पेंसर उसके पीछे पीछे शौचालय क्षेत्र तक गया। गलियारे में खड़े होकर उसने सिगरेट जलाई और सीधे पूछा, आपने मुझे किस लिए टोका? जूलियन रिवर्स ने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा, फिर गंभीरता से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि समर नोलन और वह बूढ़ा चालाक आदमी मिलीभगत कर रहे हैं? क्या वह आपको परेशान करने के लिए यहाँ आए हैं? एलियास स्पेंसर ने सिगरेट को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ रखा था और थोड़ी देर बाद उसने 3 शब्द कहे, मुझे नहीं पता। वह सचमुच उस महिला को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे उसके असली उद्देश्य का पता नहीं था। समर नोलन से सावधान रहना। मुझे लगता है वो उस बूढ़ी लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। उसने फर्म में शामिल होते ही तुम्हारा अहम केस हथिया लिया। जूलियन रिवर्स ने सद्भावना से चेतावनी दी। क्या तुम उसे पसंद नहीं करते थे? तुम उसके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो? एलियास स्पेंसर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह हमेशा से जानता था कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को उस महिला पर क्रश था। मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि मेरी देवी कितनी शक्तिशाली है। उसे चिंता थी कि उसका दोस्त इसे संभाल नहीं पाएगा, फिर भी वह समर नोलन की प्रशंसा भी करता था और दुविधा में था। निजी कमरे में समर नोलन को उनके सहकर्मियों ने स्पिन द बॉटल गेम में घसीट लिया। जैसे ही वह शामिल हुई, बोतल उसकी ओर इशारा करने लगी। एक पुरुष सहकर्मी ने शरारती अंदाज में कहा, वकील नोलन, जब अगला व्यक्ति कमरे में प्रवेश करे तो आपको न केवल उसकी बेल्ट लेनी होगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि उसके अंडरवियर का रंग क्या है। अध्याय 10। छिपना समर नोलन का तरीका नहीं है। उनकी बात सुनकर सभी लोग उत्साह से भर उठे, लेकिन केवल एलियास स्पेंसर और जूलियन रिवर्स ही कमरे से बाहर निकले। वे जानना चाहते थे कि अटॉर्नी स्पेंसर के अंडरवियर का रंग क्या है। वकील स्पेंसर आमतौर पर गंभीर और अलग-थलग व्यवहार रखते थे और लॉ फर्म में कोई भी उनसे मजाक करने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे लगता है कि मैं पीना ज्यादा पसंद करूंगी, उसने अविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा। नहीं नहीं, आपको चुनौती पूरी करनी ही होगी, एक पुरुष सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुल गया और एलियास स्पेंसर और जूलियन रिवर्स एक साथ अंदर आ गए। सभी लोग आशा भरी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। वकील स्पेंसर प्रथम स्थान पर आए। एलियास स्पेंसर ने समूह पर उदासीनता से एक नजर डाली। वे उसे देखकर किस बात पर मुस्कुरा रहे थे? वकील नोलन, जल्दी करो और अपनी चुनौती पूरी करो, उस पुरुष सहकर्मी ने आग्रह किया। समर नोलन अपने इन सहकर्मियों के सामने बिल्कुल बेबस थी। अगर वह मना कर देती तो ऐसा लगता कि वह मजाक भी नहीं समझ सकती। आखिर ये तो बस एक बेल्ट है और कुछ अंडरवियर का रंग देखना है ना? उसने एलियास स्पेंसर की ओर एक नजर डाली, जिसका पसंदीदा सहायक भी यहीं मौजूद था, और निर्णायक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को चुना।
वह खड़ी हुई और जूलियन रिवर्स के पास गई। अचानक उसने एक हाथ सोफे के पीछे उसके सिर के पास और दूसरा हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उसकी उंगलियां धीरे-धीरे उसकी छाती की मांसपेशियों से नीचे फिसलती गईं। तीखी निगाहों और दबंग लहजे में उसने पूछा, वकील रिवर्स, मुझे आपकी बेल्ट चाहिए। क्या आप इसे खुद उतारेंगे या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका हाथ उसकी बेल्ट पर आकर रुक गया। जूलियन रिवर्स ने उसकी ओर देखा, उसका कंठ अनायास ही ऊपर नीचे होने लगा। वह अचंभित था। समर नोलन को देखकर सबकी निगाहें फटी रह गईं, क्योंकि उसने सबकी धड़कनें तेज कर दी थीं। उसका दबदबा ऐसा था मानो वह कह रही हो, आगे बढ़ो, मुझे मारो। अचानक एक महिला सहकर्मी ने आपत्ति जताई, क्या वकील स्पेंसर पहले नहीं आए थे? वकील नोलन, आपको वकील स्पेंसर के पास जाना चाहिए। हाँ, अटॉर्नी नोलन को अटॉर्नी रिवर्स को चिढ़ाते हुए देखने के बाद वे ये भी देखना चाहते थे कि वह अटॉर्नी स्पेंसर को भी चिढ़ाए। हाँ, हाँ, अटॉर्नी स्पेंसर के पास जाओ और यह भी देखो कि उसके अंडरवियर का रंग क्या है। एक अन्य महिला सहकर्मी ने अटॉर्नी स्पेंसर की ओर देखा, जिनसे एक ठंडी आभा निकल रही थी, और अंत में उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अटॉर्नी स्पेंसर की एक नजर उस पर पड़ी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अभी तक अटॉर्नी स्पेंसर की बेल्ट को छुआ तक नहीं था, लेकिन उनकी प्रभावशाली उपस्थिति से ही लोग कांप उठते थे। इतने तीव्र करिश्मा के साथ भला कौन उनकी बेल्ट को छूने की हिम्मत करेगा? वकील नोलन तो अपनी बेल्ट खोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वह कोशिश भी करती तो भी अटॉर्नी स्पेंसर उसे वह चीज नहीं देते। पिछले मैचों में अटॉर्नी स्पेंसर ने कभी भी महिला सहकर्मियों को ऐसी चीजें करने की अनुमति नहीं दी थी। हारने का मतलब केवल शराब पीना होता था। आइरिस लिन ने उन्हें थोड़े उदास भाव से देखा, लेकिन वह केवल चुपचाप नाखुशी महसूस कर रही थी। हाँ, क्या पहले वकील स्पेंसर नहीं आए थे? वकील नोलन, आप तो बहुत ही सख्त हैं, हमें निराश मत करना। एक पुरुष सहकर्मी ने ड्रामे से न डरते हुए जोर से अपनी बात रखी। वह देखना चाहता था कि क्या अटॉर्नी नोलन अपनी कट्टर दुश्मन अटॉर्नी स्पेंसर का सामना कर सकती हैं। यहाँ तक कि रेमंड डॉसन, जो अब तक चुप थे, अब उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समर नोलन खड़ी हुई, अपने ठीक बगल में बैठे एलियास स्पेंसर को देखा और उसके ठंडे कठोर व्यवहार पर गौर किया। उसका सिर दर्द करने लगा। स्पष्ट रूप से वह उसे कोई सम्मान नहीं देना चाहता था। हालांकि समर नोलन के स्वभाव में पीछे हटना नहीं है। वकील स्पेंसर, क्या मैं आपकी बेल्ट ले सकती हूँ? उसने खुद को तैयार करते हुए सीधे पूछा। इस सामग्री का स्रोत novelfire.net है। सोफे पर पालथी मारकर आराम करते हुए एलियास स्पेंसर ने धीरे से अपनी निगाहें उसकी ओर उठाईं, जो आलसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ तीक्ष्णता से भरी हुई भी थी। किस लिए? समर नोलन ने मुस्कुराते हुए उसकी नजरें मिलाईं और थोड़ा सिर हिलाया। सभी समर नोलन को देख रहे थे, उसके लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि अटॉर्नी स्पेंसर द्वारा इतनी बेरुखी से और सबके सामने अस्वीकार किए जाने के बाद क्या उसे भविष्य में हमेशा उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ेगा। ये दोनों निस्संदेह कट्टर शत्रु थे। वकील स्पेंसर ने सचमुच कोई रियायत नहीं दी। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि समर नोलन हार मान लेंगी, वह अचानक अटॉर्नी स्पेंसर की गोद में बैठ गई। एक हाथ से उनकी टाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से बड़ी कुशलता से उनकी कमजोर जगह पर चुटकी काट ली। निजी कमरे में हल्की पीली रोशनी बहुत तेज नहीं थी और उसके शरीर के कारण दृश्य अवरुद्ध था, इसलिए दूसरों ने सोचा कि वह वकील स्पेंसर की बैग पकड़ रही थी। उसकी उंगलियां अलग अलग दबाव के साथ शरारती ढंग से मालिश कर रही थीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलियास स्पेंसर का पहले का ठंडा सुंदर चेहरा पल भर में सदमे से भर गया। उसकी निगाहें उस पर गहराई से टिक गईं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समर नोलन की हरकत को सभी सहकर्मी सांस रोककर, दिल गले में अटकाकर, आंखें फटी रह जाने की स्थिति में देख रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई अटॉर्नी स्पेंसर की गोद में सीधे बैठने की? वकील स्पेंसर को आमतौर पर महिलाओं का जानबूझकर उनके पास आना पसंद नहीं था, उनसे सटकर बैठना तो दूर की बात थी। क्या वे सचमुच एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं थे? जैसे ही उसने एलियास स्पेंसर के भीतर आग सी जला दी, उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। उसके शरीर को अपने आदेशों का उल्लंघन करते देख उसने उसका हाथ पकड़ा, निजी कमरे में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और थोड़ी कर्कश आवाज में ऊपर की ओर बोलते हुए कहा, वकील नोलन की जीत हासिल करने की रणनीति वाकई अंतहीन है। क्या आप भी वैसे ही नहीं हैं, वकील स्पेंसर? जब आप खुद वही करते हैं तो दूसरों को दोष क्यों देते हैं? हालांकि उसने उसका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसने उसकी कमजोरी को नहीं छोड़ा और मुस्कुराते हुए उससे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या वकील स्पेंसर देंगे या नहीं? एलियास स्पेंसर ने उस महिला पर ध्यान केंद्रित किया। उसका कंठ चुपचाप ऊपर नीचे हो रहा था और उसने 3 शब्द कहे जिन्होंने सभी को चौंका दिया। उद्धरण चिन्ह यह अपने आप करो। ठीक है, ये तो बस एक खेल है, इतना भावहीन क्यों होना? समर नोलन ने मुस्कुराते हुए कहा और विनम्रता से उसके लिए चीजों को ठीक किया ताकि वो इसे छिपा सके। दोनों हाथों से उसने कुशलतापूर्वक अपनी गुची बेल्ट का छिपा हुआ कुंडा खोला और उसे बाहर निकाल लिया। फिर एक झटके में अपनी पैंट खोलकर अंदर झांका। उन शरारती सहकर्मियों की ओर मुड़कर उसने कहा, ब्लैक, हार मानना, ये शब्द तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे और अटॉर्नी स्पेंसर को देख रहे सहकर्मी सदमे से अवाक रह गए। अटॉर्नी स्पेंसर ने न सिर्फ उसे बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसे अपनी बैग भी खोलने दी। और क्या उन्होंने अटॉर्नी नोलन को अपने अंडरवियर का रंग जांचने की अनुमति दी? क्या यह अभी भी वही अलग-थलग और भावहीन वकील स्पेंसर हैं जिन्हें वे जानते थे? वकील नोलन बहुत ही शानदार थे, सिर्फ उसी में हिम्मत है और अब वे सचमुच उसका सम्मान करते हैं। समर नोलन उस आदमी की गोद से उठी, उसकी बेल्ट वापस अपनी सीट पर ले गई, हाथ में ट्रॉफी लहराते हुए उनसे पूछा, अटॉर्नी स्पेंसर की बेल्ट कौन लेना चाहता है? उनकी बातों से सभी महिला सहकर्मियों की आंखें उत्साह से चमक उठी, लेकिन अटॉर्नी स्पेंसर की ठंडी निगाहों को देखते ही वे फिर से फीकी पड़ गईं। उन सभी ने अजीबोगरीब ढंग से हाथ हिलाते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप इसे अपने पास ही रखें, अटॉर्नी नोलन। हम अटॉर्नी स्पेंसर की बेल्ट रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। आइरिस लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, दांत भींच गए। वो उससे वह चीज वापस लेना चाहती थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रेमंड डॉसन या तो व्यावसायिक यात्राओं पर होते थे या अपने कार्यालय में बैठे रहते थे और उन्होंने अभी तक समर नोलन और एलियास स्पेंसर के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी थी। आमतौर पर तिरस्कारपूर्ण रहने वाले एलियास स्पेंसर को समर नोलन द्वारा संभाले जाते देख उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने वाकई इस बार सही व्यक्ति को चुना था। समर नोलन ने ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही 2 बड़े केस अपने नाम कर लिए थे। एलियास स्पेंसर को उससे नाराजगी जरूर होगी, है ना? उसने कल रात उसे एक भव्य समारोह में ले जाने और उसे अधिक ग्राहकों से मिलवाने की योजना बनाई थी, ताकि वह फर्म में जल्दी से एक बड़ा ग्राहक आधार स्थापित कर सके और एलियास स्पेंसर के बराबर का दर्जा हासिल कर सके। तभी उसमें शतरंज की बिसात पर उसकी मोहरा बनने की ताकत होगी। एलियास स्पेंसर चुपचाप रेमंड डॉसन के धूर्त व्यवहार को देखता रहा, उसे गंभीरता से नहीं लेता रहा, अनजाने में समर नोलन की ओर देखता रहा, उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने अपना फोन निकाला और उसे संदेश भेजा, तुम्हें जल्दी वापस आ जाना चाहिए, एलियास ने अभी तक खाना नहीं खाया है। अध्याय 11, अपने घर पर अपनी बेटी की देखभाल करना। समर नोलन के बगल में रखा फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया, उस पर एक नजर डाली, उसे घूरकर देखा और पूछा, क्या तुम किसी को इसे संभालने के लिए नहीं कहोगे? और क्या वह यही नहीं बैठा है? वह खुद वापस क्यों नहीं चला जाता? एलियास स्पेंसर ने देखा कि वह अभी भी वहीं बैठी है और किसी का ध्यान न होने का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हल्के से उसके टखने पर लात मार दी।
उसने उसे लात मारी, लेकिन एलियास की खातिर वह खड़ी हुई, अपने सहकर्मियों से बहाना बनाया और चली गई। उसने शराब पी रखी थी और वह गाड़ी चलाने में असमर्थ थी, इसलिए उसने सीधे टैक्सी लेकर द एपेक्स टावर्स का रुख किया। ये वह जगह थी जहां एलियास स्पेंसर रहते थे, 600 वर्ग मीटर से अधिक का एक विशाल फ्लैट, जो नदी के किनारे स्थित था और अपने न्यूनतम ग्रे और सफेद रंगों में विलासिता का अनुभव कराता था। इन वर्षों में उसने काफी पैसा कमा लिया था और उस पर कोई कर्ज नहीं था, जबकि उस पर कर्ज था। उसकी कमाई का सारा पैसा कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता था। समर नोलन लिफ्ट से 20वीं मंजिल पर गई। उसने वह कोट डाला जो उसने ब्रेकअप के बाद से नहीं बदला था। जब भी वह शाम को बाहर जाता, वह पहल करके उसे मैसेज करता था। उसे एलियास की देखभाल करने के लिए आने को कहा। समर को इस आदमी से नफरत थी। वे दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, फिर भी वह एलियास को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भारी दोहरे दरवाजे अभी ठीक से खुले ही थे कि मंद रोशनी वाले बैठक कक्ष में बैठा बड़ा कुत्ता सतर्कता से खड़ा हो गया। उसकी जानी पहचानी खुशबू सूंघकर वह उत्तेजित होकर दौड़ा और समर पर झपटा। इस 130 पाउंड के विशालकाय शरीर ने लगभग उसे गिरा ही दिया था। उसके मुंह से कराहती और दुखी सी वो की आवाज निकली। समर ने उसके सिर पर थपथपाते हुए उसे शांत किया। ठीक है, अच्छे बच्चे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस कुत्ते को देखो, वह कितना शांत है। तुम उसके साथ इतने लंबे समय से हो, फिर भी नहीं सीखे। बैठो, उसने आदेश दिया। कुत्ता तुरंत आज्ञाकारी होकर उसके सामने बैठ गया, लेकिन 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि वह फिर से खड़ा हो गया, उसके सामने उत्साह से उछलने और घूमने लगा। इसकी पूंछ हेलीकॉप्टर के रोटर की तरह हिल रही थी। एलियास एक स्कॉटिश कॉली है जो सुनहरे और सफेद लंबे फर, एक लंबी थूथन और हल्की नीली आंखों से सुशोभित है, जो इसे बेहद सुंदर और आकर्षक बनाता है। अपने शुरुआती दिनों में जब वे दोनों डेटिंग कर रहे थे, तब एक बार जब वह और एलियास स्पेंसर एक पालतू जानवरों की दुकान के पास से गुजरे, तो उसने उसे उस कुत्ते को गोद लेने की विनती की क्योंकि उसकी मां को कुत्ते के बालों से एलर्जी थी और वह केवल उसके घर पर ही रह सकता था। लेकिन उसे साफ सफाई को लेकर थोड़ी समस्या थी। उसे कुत्तों के बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे पालतू जानवर भी कुछ खास पसंद नहीं थे। समर नोलन को उसे मनाने के लिए कई दिनों तक उसके लिए खाना बनाना पड़ा और क्योंकि उसका खाना बहुत खराब था, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार मान गया। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनके नाम में एलियास था, लेकिन पहले तो वे सहमत नहीं हुए। क्या आप मेरी तुलना कुत्ते से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तुम इसे कुत्ता कैसे देख सकते हो? साफ तौर पर, ये हमारी गोद ली हुई बेटी है। समर ने पीछे से उसे गले लगाते हुए कहा। उन्होंने कहा, अगर आपको बेटी चाहिए तो खुद ही एक बेटी पैदा कर लीजिए। नहीं, मुझे परवाह नहीं, मैं अब भी इसे एलियास ही कहूंगा। दरअसल इसका नाम ऐसा रखना समर का उसके प्रति अपने गहरे स्नेह को व्यक्त करने का एक तरीका मात्र था। अंत में एलियास स्पेंसर के पास उस नाम से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने 1 साल तक इस आदमी का पीछा किया था और जब वे एक साथ आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों बहुत ही मुखर और प्रतिस्पर्धी थे। कार्यस्थल पर दोनों ही निर्दयी और निर्दयी थे। ज्यादा उत्साहित मत हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। समर ने दरवाजे के पास एक स्विच दबाया और गर्म पीली रोशनी से कमरा तुरंत जगमगा उठा। वह उसके लिए निर्धारित बड़े बेडरूम में गई, अलमारी से आयातित कुत्ते का खाना और तरह तरह के स्नैक्स निकाले और उसका कटोरा भर दिया। खा लो, जब तुम्हारा खाना खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें टहलने के लिए नीचे ले चलूंगा। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। समर बगल में उकड़ू बैठते हुए, एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से अपनी गुलाबी मुलायम राजकुमारी पोशाक को ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आज के कपड़े तुमने खुद चुने या उस कुत्ते वाले आदमी ने तुम्हारे लिए चुने? उसे गुलाबी रंग पसंद नहीं है। वह तुम्हें इतने सारे गुलाबी रंग में अपनी आंखों के सामने चमकते हुए कैसे देख सकता है? एलियास को सुंदरता से बेहद लगाव था, वह उससे पूरी तरह प्रभावित थी। उसे कुत्ता मिलते ही उसने उसके लिए ढेर सारे कपड़े और सामान खरीदे और उसे एक छोटी राजकुमारी की तरह सजाया। इसकी सुंदरता की लगातार प्रशंसा करते हुए समय बीतने के साथ साथ इसे सुंदरता से बहुत लगाव हो गया। एलियास स्पेंसर ने एक बार कहा था कि यह कुत्ता काफी हद तक उसी की तरह था, बेहद घमंडी। एलियास, क्यों ना हम तुम्हारा नाम बदल दें? ये नाम अब तुम्हारे लिए उतना उपयुक्त नहीं है। समर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। असल में ये नाम उसके प्रति उसके प्यार को दर्शाता था, लेकिन अब इसे इतने अंतरंग तरीके से पुकारना थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे नाम सोच लूंगी, उसने खड़े होकर कहा और बेडरूम और बाहर के लिविंग रूम का जायजा लिया। वे बहुत साफ थे। एलियास द्वारा भेजे गए स्कूल में जाने के बाद इसने शौचालय का उपयोग करना, उसे फ्लश करना, अपने मालिक को चीजें लाने में मदद करना, स्मार्ट वॉइस कमांड का उपयोग करके फोन कॉल करना आदि सीख लिया। बेहद होशियार। एलियास के खाने के बाद समर उसे भूतल के बगीचे में टहलने के लिए ले गई और जैसे ही वह जाने वाली थी, एलियास स्पेंसर लौट आया। उसने अपनी टाई खींची, लापरवाही से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे प्यास लगी है। अपने सहायक को बुलाओ, मैं तुम्हारी सहायक नहीं हूँ, मुझे आदेश मत दो। वह कमरे के बीचों बीच बाहें मोड़े मुंह फुलाए खड़ी थी। एलियास स्पेंसर सोफे तक गया, अपना कोट उतारा और उसे आर्मरेस्ट पर टांग दिया। पीछे मुड़कर उसे देखा, एक भौं उठाई और पूछा, अभी भी जलन हो रही है? समर हंसे बिना नहीं रह सकी। अगर मैं करियर को लेकर इतनी गंभीर न होती तो अब तक हमारा 1-2 साल का बच्चा होता और फिर भी जलन हो रही है। किसी को इतना आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। एलियास स्पेंसर ने उसे गहरी निगाहों से देखा, कुछ नहीं बोला, खुली रसोई के फ्रिज की ओर चला गया, उसे खोला, 2 स्टेक निकाले और उससे पूछा, क्या आप रात के नाश्ते के रूप में कुछ खाना चाहेंगे? गुर्राहट। जैसे ही उसने देर रात के नाश्ते का जिक्र किया, उसके पेट से बेकाबू गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। आज रात जो खाना उन्होंने मंगवाया था वह थोड़ा बेस्वाद था, इसलिए उन्होंने बहुत कम खाया। घर पर भी खाने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि न तो उसकी मां को और न ही उसे खाना बनाना आता था। उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनकर एलियास स्पेंसर ने फ्रिज से ताजा दूध निकाला, 2 गिलास भरे और उसे बुलाया। पहले थोड़ा दूध पी लो। समर ने जरूरत से ज्यादा विनम्रता न दिखाने का फैसला किया, ये सोचकर कि घर जाने से पहले वह अपना पेट भर लेगी। वैसे भी वह एलियास को सैर कराने में मदद कर चुकी थी, तो उसके लिए कुछ खाना एक इनाम ही था। द्वीप के किनारे खड़े होकर दूध पीते हुए यह आदमी, जिसकी आस्तीनें थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई थीं और जिससे उसकी मजबूत बांह का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था, बड़ी ही खूबसूरती और तेजी से स्टेक तैयार कर रहा था। एक ऐसे व्यक्ति को देखकर कौन खुद को रोक सकता है जो शानदार सूट पहने, चश्मा लगाए, आकर्षक चेहरे और एक अलग ही आभा बिखेरते हुए रसोई में खाना बना रहा हो। देखने में बेहद मनमोहक। इस आदमी के साइड प्रोफाइल को देखते हुए समर का दिल अनजाने में थोड़ा तेजी से धड़कने लगा, जिससे उसका मुंह सूखने लगा। अहम, उसने हल्के से गला साफ किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गलत विचार मन में मत रखो, वह आदमी पहले से ही सहायक के साथ उलझा हुआ है। इस सामग्री का स्रोत novelfi.net है। एलियास स्पेंसर ने जल्दी से 2 स्टेक पकाए, परोसने के लिए कुछ छोटे टमाटर और ब्रोकली को उबाला, सॉस बाजार से खरीदा हुआ था। परोसने का तरीका काफी कलात्मक था, जिससे ये देखने में स्वादिष्ट लग रहा था। आओ ले लो, उसने किनारे पर आराम कर रही महिला को पुकारा। वकील स्पेंसर, क्या आपके खाना बनाने में सुधार हुआ है? समर पास गई, प्लेट उठाई, उसे अपनी नाक के पास लाई। सच में उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। खाने की मेज पर बैठते ही बिना किसी संकोच के उसने कटलरी उठाई, जानबूझकर स्टेक को बड़े टुकड़ों में काटा और बड़ी भूख से खाने लगी। स्टेक कितना बड़ा हो सकता है? जिस गति से वह चल रही थी, उस हिसाब से वह इसे 3 मिनट में पूरा कर सकती थी।
क्या ये काफी है? एलिया स्पेंसर ने उससे पूछा। रात में ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है। जब तक उसने अपना वाक्य समाप्त किया, प्लेट पहले ही खाली हो चुकी थी, यहाँ तक कि सब्जियां भी पूरी तरह से खाली गई थी। एलिया स्पेंसर उसे देखता रहा, उसके माथे से काली रेखाओं की एक कतार नीचे गिर रही थी। समर उठी और बोली, मैं जा रही हूँ। काफी देर हो गई है, आज रात यहीं रुक जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। अध्याय 12, वह बॉस को बहकाने के लिए ही यहाँ आई होगी, है ना? कोई जरूरत नहीं, अपने सहायक को यहाँ रहने के लिए कहिए। मेरे लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपना बैग और फोन हाथ में लेकर दृढ़ता से चली गई। एलिया स्पेंसर ने अपने होठों को हल्का सा सिकुड़ा, उसके शब्दों से उसके दांतों में दर्द महसूस हो रहा था। क्या ये ईर्ष्या थी? दूसरी शाम क्राउन प्लाजा होटल में समर नोलन को दोपहर में रेमंड डॉसन का फोन आया। जाहिर है, वह लॉ फर्म में अपनी स्थिति को जल्दी से मजबूत करना चाहती थी। बिना मजबूती के वह अपने दुश्मनों का सामना कैसे कर सकती थी? उसे वास्तव में बूढ़े डॉसन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपनी सफेद बेंटले कार चलाते हुए जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित होटल के पास रुकी, तो कार का दरवाजा खुला और अंदर से 8 सेंटीमीटर ऊंची काली स्टिलेटो हील वाली एक लंबी पतली टांग बाहर निकली हुई दिखाई दी। उसने काले रंग की फिटिंग वाली छोटी कॉकटेल ड्रेस पहनी थी। उसकी ठंडी सफेद लंबी टांगें बेहद आकर्षक थीं और ऑफ द शोल्डर कट ने उसकी हंस जैसी गर्दन और कॉलरबोन को कलाकृति की तरह उभारा था। स्वयं 172 सेंटीमीटर लंबी होने के कारण और ऊंची एड़ी के जूते पहनने के कारण वह देखने में 180 सेंटीमीटर से अधिक लंबे पुरुषों की तुलना में अधिक लंबी प्रतीत होती थी। कार से उतरते हुए उसने चाबियां वैलेट की ओर फेंक दी। अपने हल्के घुंघराले लंबे बालों को लापरवाही से झटकते हुए वह आत्मविश्वास से भरपूर होकर एक शक्तिशाली आभा के साथ आलीशान होटल की लॉबी में दाखिल हुई, जिससे अंदर मौजूद कई पुरुषों की निगाहें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। मैंने लिफ्ट से 8वीं मंजिल तक का सफर तय किया। प्रवेश द्वार पर कुछ बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे रेमंड डॉसन अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद हो रहे थे और उनकी मुस्कान गर्मजोशी भरी थी, लेकिन आंखें तेज थीं। उसे अंततः आते देख उसने गर्मजोशी से और उचित रूप से मुस्कुराते हुए कहा, वकील नोलन वास्तव में हमारे कानूनी उद्योग की देवी कहलाने की हकदार हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप हमेशा सबसे अलग दिखती हैं। वैसे मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा दूं। ये हैं लोबेल ग्रुप से श्री लुइस, एडलर ग्रुप से श्री राइट और ये हैं कॉनवेल फॉर्मा ग्रुप से श्री एडलर। समर नोलन ने थोड़ी आत्मविश्वास भरी सामाजिक मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक-एक करके उन सभी से हाथ मिलाया। पास ही खड़ी भीड़ में एलिया स्पेंसर ने उसकी ओर एक नजर डाली। उसकी छोटी पोशाक देखकर उसकी पहले से ही ठंडी आंखें और भी ठंडी हो गईं। समर अपने बॉस से बात कर रही थी, तभी अचानक उसे किसी जानी पहचानी निगाह का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो हैरानी से वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। क्या वह भी आज रात यहाँ था? दोनों ने एक दूसरे को क्षण भर के लिए देखा और फिर तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं। इवेंट में 2 घंटे से अधिक समय तक लोगों से मिलने जुलने के बाद समर को हल्का नशा हो गया था। गलती से वह भीड़ में किसी से टकरा गई और उसका पैर उस व्यक्ति के सूट के पिछले हिस्से पर गिर गया। माफ करना, उसने माफी मांगी। एक जानी पहचानी महिला की आवाज। 30 साल का लंबा पतला आदमी जिसके सोने के फ्रेम वाला चश्मा और एक चालाक चेहरा था, उस महिला के साथ मुड़ा जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था। तब जाकर समर को एहसास हुआ कि वे दोनों लोग उसके पूर्व लॉ फर्म बॉस एथन क्विन थे और उनकी प्रेमिका लिली डन। वकील नोलन, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने उसकी नशे में धुत अस्त व्यस्त हालत को देखते हुए अपनी भौहें उठाई और अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा। हाँ, क्या उसकी कंपनी छोड़ने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी? दरअसल वह समर को पसंद करता था। पिछले कुछ सालों में उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वह एहसान फरामोश थी और हमेशा उसके साथ नासमझी का नाटक करती थी। इसलिए उसने जानबूझकर लिली को लाड़ प्यार किया ताकि उसे चिढ़ा सके, उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि कंपनी में उसके संरक्षण के बिना वह कुछ भी नहीं थी। लिली ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वह बेरोजगार होगी, नौकरी नहीं मिल पा रही होगी और यहाँ अमीर मालिकों से संबंध बनाने आई होगी, है ना? ईथन की चेतावनी के बाद कौन सी लॉ फर्म उसे काम पर रखने की हिम्मत करेगी? तो फिर वह यहाँ किसी आदमी को फंसाने की कोशिश के अलावा और क्या कर रही होगी? समर उन दोनों बदमाशों को देखकर हंस पड़ी जो चाहते थे कि वह कीचड़ में मिल जाए। उसे बिना कुछ बोले बस हंसते हुए देखकर एथन को लगा कि अब वह सचमुच अपनी बुद्धि की सीमा पार कर चुकी है। उसने लिली का हाथ अपनी बांह से हटाया, समर के पास गया, उसके कान के पास झुककर उसके आकर्षक नितंबों पर हाथ रखकर फुसफुसाया, अगर तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। मैंने इस होटल में एक कमरा बुक किया है, तुम आ सकते हो। मुझसे विनती कर सकते हो। पुरुष ऐसे ही होते हैं, कोई चीज जितनी मुश्किल से मिलती है वे उसे उतना ही ज्यादा चाहते हैं। लिली उसे उस महिला के साथ इतना अंतरंग होते देख और उसे कमरे में बुलाते देख क्रोधित और चिंतित दोनों थी। उसे दूर भगाने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बाद वह उसे वापस नहीं आने दे सकती थी। समर ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसे एक तरफ फेंक दिया। जरूर, उस औरत को 2 थप्पड़ मारो और मैं आज रात तुम्हारे कमरे में आऊंगा। लिली ने तुरंत अपने बॉस की तरफ देखा, क्या वह सचमुच मुझे मारेगा? कुछ ही दूरी पर एलिया स्पेंसर ने अपने पूर्व बॉस के साथ उसकी चुलबुली बातचीत को देखा, उसका ठंडा चेहरा अनजाने में उतर गया और वह जाने के लिए मुड़ गया। उसे कभी पता नहीं था कि वह अपने पूर्व बॉस के साथ इतनी घनिष्ठ थी। क्या तुम सच कह रही हो? एथन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो तो भूल जाओ। समर ने जाने का नाटक किया और एथन ने अपनी प्रेमिका को देखते हुए दांत पीसकर उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़ों की तेज तीखी आवाज ने आसपास के लोगों के बीच गपशप को जन्म दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिली ने एक हाथ से अपना जलता हुआ चेहरा ढक लिया, उस निर्दयी आदमी को गुस्से से घूरते हुए, और उस कमीनी समर पर तो वह और भी ज्यादा क्रोधित थी। ये सब उसी की उकसाहट थी। तो क्या आप अभी मेरे साथ कमरे में चलेंगे? अचानक ईथन ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। वह न केवल उसके साथ सो सकता था, बल्कि वह उसके लिए पैसे कमाने में भी सक्षम थी, जो एक अच्छा सौदा था। उसे छूने की हिम्मत करते देख समर ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर अचानक अपना पे उसके चेहरे पर छिड़क दिया। स्विश, मुझे तुम पसंद नहीं हो। वह हंसी, अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधते हुए। ईथन ने अपने चेहरे से टपकती शराब को पोंछा, उसके चेहरे पर भयावह भाव थे। चश्मा उतारकर उसने अपना चेहरा पोंछने के लिए एक सफेद रुमाल निकाला और अचानक हंसते हुए पूछा, क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे थे? हाँ, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। समर ने उस पर और उसकी छोटी प्रेमिका पर हंसते हुए राहत की एक गहरी अनुभूति की। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक अपना हाथ उठाया। जैसे ही समर उसे कमर में लात मारने वाली थी, अचानक उसकी कलाई पकड़ ली गई। एलियास स्पेंसर, क्या तुम्हारी उससे अनबन नहीं है? दखल क्यों दे रहे हो? एथन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही एलियास ने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। बैंग। वह आदमी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा, अविश्वास और गुस्से से एलियास की ओर देख रहा था। आखिर वह उस महिला की मदद क्यों कर रहा था? समर ने उसकी ओर नीचे देखा। पहली बात तो यह है कि तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम चुपके से मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। लेकिन माफ कीजिए, मैंने पहले ही एक लॉ फर्म ज्वाइन कर ली है। कौन सी कंपनी? एथन ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए पूछा। कौन सी कंपनी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही है? अंदाजा लगाओ। समर ने उत्तेजक ढंग से ये 2 शब्द
कहे, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। ये क्या बकवास है? एथन सचमुच उसके प्यार में पागल हो गया था। समर, बस देखते रहो। आसपास के लोग उन्हें देखते रहे, किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, सब चुपचाप आपस में गपशप करते रहे। एलियास ने उसे खींचकर दूर कर दिया। समर ने चिंता से चारों ओर देखा और रेमंड डॉसन को न देखकर उसे राहत मिली। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही उसने उस ठंडे आदमी की ओर मुड़कर देखा और अचानक उसे कोहनी मारते हुए कहा, आपने अभी मेरी मदद क्यों की? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलियास ऐसे बेवकूफी भरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। कितना नीरस आदमी है, हमेशा इतना ठंडा दिखता है। आखिरकार किसी ने उसे उसकी औकात दिखाई दी। समर ने सवाल पूछना बंद कर दिया। नीचे लॉबी में पहुंचकर उसने उससे कहा, तुम जाओ, मैं किसी को बुला लेती हूँ, नहीं तो मुझे कल वापस आना पड़ेगा। कल अपने सहायक से गाड़ी मंगवा लो। क्या तुम यहाँ एथन के आने और हिसाब किताब निपटाने का इंतजार करना चाहते हो? उसने पूछा। novafir.net पर नवीनतम समाचारों का अनुसरण करें। उस आदमी के गुस्से से भरे चेहरे के बारे में सोचते हुए समर ने दृढ़ता से अपने पूर्व प्रेमी के साथ वहां से जाने का फैसला किया। शराब के नशे में वह पूरी यात्रा सोती रही। उसके बगल में होने से उसे एक अवर्णनीय सुरक्षा का एहसास हो रहा था और वह गहरी नींद सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह उसे कार से निकालकर अपने घर ले गया। अध्याय 13। वह आधी रात को नींद में चलते हुए उसके बिस्तर पर आ गई। रात के दूसरे भाग में समर नोलन को बहुत प्यास लगी थी। वह नींद में बिस्तर से उठी, लाइट नहीं जलाई, नंगे पैर चली। पिछली रात की ड्रेस अभी भी पहने हुए थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुली रसोई में फ्रिज की ओर चल पड़ी। उसे खोलकर उसने मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली, उसे घुमाकर खोला और उसका आधा हिस्सा पी लिया। वह इस जगह से इतनी परिचित थी कि वह आंखें बंद करके भी सब कुछ ढूंढ सकती थी। रेड वाइन का असर अभी भी बहुत तेज था। वह अभी भी नशे की धुंधली अवस्था में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह रोलर कोस्टर पर हो। पानी पीने के बाद वह लड़खड़ाते हुए मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक गई, उसे धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। बड़े पलंग पर लेटे हुए एलियास स्पेंसर शोर से चौंक कर जाग गए। तुरंत उठ बैठे और लड़खड़ाती हुई महिला को दरवाजा धकेलते हुए अपनी ओर आते देखा। आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ वह यहाँ क्या कर रही थी? पहले उसने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ सोने के लिए राजी किया और अब वह फिर से यहाँ आ गई है। कौन जानता था कि कौन किसका फायदा उठा रहा है? समर को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि वह गलत कमरे में आ गई है। वह सहज रूप से मास्टर बेडरूम की ओर भागी, बिस्तर पर गई, रजाई उठाई और उसमें घुस गई। उसने उसे एक बार लात भी मारी और बुदबुदाई, थोड़ा हट जाओ। अगले ही पल उसका हाथ उसके पेट पर जा गिरा और बेचैनी से हिलने लगा। एलियास का शांत चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। धीमी और कर्कश आवाज में उसने उसे पुकारा, अपने बगल वाले कमरे में वापस जाओ। नहीं, इतने कंजूस मत बनो। समर ने गुनगुनाते हुए अपनी बाहों को उसकी मजबूत कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया और उसे सहलाने और दबाने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे यह बहुत पसंद था। अपने पिछले रिश्ते में उसे उसके एब्स को छूना, उसकी सुडौल कमर को गले लगाना, उसे चिढ़ाना और इस अलग-थलग और संयमी व्यक्ति को धीरे-धीरे अपना आपा खोते हुए देखना अच्छा लगता था। क्या उसे पता था कि वह क्या कर रही है? एलियास ने नशे में धुत उसकी आकृति को नीचे देखा, थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, फिर उसका हाथ छोड़ दिया, बिस्तर के पास रखी मेज से एक सिगरेट उठाई और बिस्तर से उठ गया। वह अगले कमरे में चला गया। अगली सुबह समर को लगा कि कोई गीली चीज उसके चेहरे को चाट रही है, चिपचिपी और लिसल सी। वूफ! एलियास बिस्तर के पास खड़ा था, अपनी बड़ी मुलायम पूंछ हिला रहा था और एक बार उस पर भौंका। वह जाग उठी, नर्म और ठंडे खुशबूदार बड़े बिस्तर पर करवटें बदली, धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसके खाली दिमाग में अचानक एक बड़ा विस्मय चिन्ह दिखाई दिया। क्या ये कमरा एलियास स्पेंसर का शयन कक्ष था? मैं उसके बिस्तर पर कैसे सो रहा हूँ? समर ने अपने उलझे हुए लंबे बालों में हाथ फेरा, उसे कुछ भी याद नहीं था। कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? उसने जल्दी से अपने शरीर पर नजर डाली। उसने अभी भी पिछली रात वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसके शरीर से शराब की गंध आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर वो उसके बिस्तर पर कैसे पहुंच गई? क्या वह कल रात भी यहीं सोया था? समर ने एलियास के सिर पर थपथपाया, बिस्तर से उठी और आसपास चप्पल न होने के कारण नंगे पैर बाहर चली गई। इस समय एलियास आराम से सोफे पर पैर मोड़कर अखबार पढ़ रहा था। उसने साफ सुथरा काला सूट पैंट और सफेद कमीज पहनी हुई थी, जिसके कॉलर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी गठीली और आकर्षक छाती थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। उनके फ्रेमलेस चश्मे ने उनके चेहरे को और भी अधिक आकर्षक बना दिया था। उसकी कमीज की आस्तीनें बड़ी सावधानी से उसकी बाहों के बीच तक मोड़ी हुई थी। मजबूत और प्रभावशाली कलाई के साथ एक सादगीपूर्ण लेकिन शानदार घड़ी का प्रदर्शन। धातु की घड़ी की पट्टी से ठंडी रोशनी परावर्तित हो रही थी, जो उसके एकाग्र भाव के साथ एक शांत लेकिन मोहक विरोधाभासी आकर्षण पैदा कर रही थी। समर दीवार से टिककर बाहें मोड़े कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखती रही। देखने से कहीं ज्यादा वह मानो मंत्रमुग्ध हो गई थी। उस आदमी की सूरत और उसका व्यक्तित्व उसके दिल में गहराई से बस गया था। जब वह बोल नहीं रहा होता था, तब वह देखने में सचमुच मनमोहक लगता था। कल रात मैं मुख्य शयन कक्ष में क्यों सोई थी? उसने अचानक बहुत शांत स्वर में पूछा। अब जाकर एलियास ने उसे देखा और उसने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम आधी रात को अकेले ही यहाँ आए हो? मैं आधी रात को उसके बिस्तर पर गया था। ओह नहीं, समर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो उसका पूर्व प्रेमी था। वह इतनी बेवकूफी से उसके बिस्तर पर कैसे चल सकती थी? अहम, तुम कहाँ सोई थी? उसने अपनी असहजता को छुपाने के लिए अपने लंबे बालों को पीछे किया। इस सामग्री का स्रोत novelfi.net है। बगल वाला कमरा। समर ने उस पर विश्वास किया क्योंकि उसके सारे कपड़े अभी भी उसके शरीर पर थे। नाश्ता मेज पर लगा है, एलियास ने उसकी ओर देखते हुए कहा। सुबह नौकर नाश्ता बनाने आता था, दोपहर में नौकर कुत्ते को खाना खिलाने आता था, जब वह घर पर होता था तो नौकर खाना बनाने भी आता था। मैं नहाने के लिए आपका बाथरूम इस्तेमाल कर लूंगी, और हाँ, किसी से मेरे लिए कपड़ों का एक सेट भिजवा देना, उसने कहा और मास्टर बेडरूम की ओर चल पड़ी, क्योंकि केवल वहीं पर टॉयलेटरीज उपलब्ध थी। ब्रेकअप के बाद ये पहली बार था जब उसने उसके घर पर रात बिताई। यहाँ खुद को घर जैसा महसूस कर रही हो। एलियास ने उसे इतनी कुशलता से आदेश देते हुए देखकर भौहें चढ़ा ली। कल रात मुझे अंदर लाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? क्या तुमने मेरी अनुमति ली थी? समर मुंह फुलाकर मास्टर बेडरूम में गई और अलमारी से एक सफेद कमीज निकाली। उसने दोबारा देखा तो पाया कि वहां आइरिस लिन के कोई कपड़े नहीं थे। क्या वे सचमुच एक कपल थे? उसने हल्के से अपना माथा थपथपाया, ये सोचते हुए कि उसे इस बारे में जिज्ञासा क्यों हो रही है। इससे उसका क्या लेना देना है? उसने अपनी कोमल भौहें सिकुड़ी और बाथरूम की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग के निचले तल पर 2 खूबसूरत कपड़ों के थैले लिए आइरिस लिन कार से उतरी और 20वीं मंजिल की ओर देखने लगी। ये पहली बार था जब वह वकील स्पेंसर के घर महिलाओं के कपड़े पहुंचाने जा रही थी। आखिर वो औरत कौन थी? कल रात वह किसे घर लेकर आया था? अपना गुस्सा दबाने में असमर्थ, वह सोच रही थी कि क्या वह किसी के साथ डेटिंग कर रहा था या ये सिर्फ एक रात का रिश्ता था। जैसे ही वह लॉबी में प्रवेश करने वाली थी, किसी ने पीछे से उसे पुकारा, सहायक लिन यहाँ क्यों आई हैं? आइरिस ने मुड़कर देखा तो उसे अटॉर्नी स्पेंसर के सबसे अच्छे दोस्त दिखाई दिए और उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, अटॉर्नी स्पेंसर ने मुझे कपड़े लाने के लिए कहा था। सुप्रभात अटॉर्नी रिवर्स। कौन से कपड़े? ड्राई क्लीन करवाए हैं? जूलियन रिवर्स भौं उठाकर पूछते हुए पास आया। नहीं, अटॉर्नी स्पेंसर ने मुझसे महिलाओं के कपड़ों का एक सेट लाने के लिए कहा था, उसने जवाब दिया।
उसने तुमसे महिलाओं के कपड़े लाने को कहा। जूलियन रिवर्स इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें फटी रह गईं। उस आदमी के आसपास कभी कोई महिला नहीं रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अचानक किसी महिला को रात भर के लिए घर ले आया हो? उसे ये देखना ही था कि वह महिला कौन है। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो मुझे बैग दे दो, मैं वैसे भी उस आदमी से मिलने जा रहा हूँ। असल में वह समर को बैडमिंटन खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसका फोन बंद था और वह घर पर थोड़ा उब रहा था, इसलिए वह अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आ गया। आइरिस ने भौहें चढ़ाईं, वह उन्हें उसे देना नहीं चाहती थी, लेकिन मना करने का कोई कारण भी नहीं मिला, इसलिए उसने बैग सौंप दिए। हालांकि जब तक वह यहाँ इंतजार करती, शायद वकील स्पेंसर उस महिला को सबक सिखा देते। जूलियन रिवर्स ने बैग लिए और अपार्टमेंट बिल्डिंग में चले गए। इस समय समर ने अभी अभी खाना खत्म किया था। उसके लंबे सीधे बाल लहरा रहे थे। उसने अपने गोरे लंबे पैरों को सोफे पर मोड़ रखा था और सोफे के नीचे बैठे कुत्ते के सिर को सहलाते हुए उसने कहा, आज मेरे पास समय है, चलो तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचते हैं, कैसा रहेगा? लकी, फॉर्चून, वेल्दी, थोड़ा अटपटा लग रहा है, जल्दी मत करो, मैं इस बारे में सोचूंगा। वह एक हाथ से अपनी ठुड्डी सहला रही थी और कुत्ते के लिए एक नया नाम सोचने की कोशिश कर रही थी। उसके बगल में खड़े इलियास ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में याद दिलाया, मेरे कुत्ते का नाम यूं ही मत बदल देना। अध्याय 14 पकड़े गए, आप किस महिला को घर लाए थे? समर नोलन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अचानक उंगलियां चटकाईं और कुत्ते का सिर थामते हुए बोली, खनिक, निको, सोने की छड़, टाइकून। एलियास स्पेंसर ने उस महिला को घृणा और तिरस्कार के भाव से देखा। क्या वह पैसों के दलदल में फंस गई थी? उसने कुत्ते को जितने भी नाम दिए थे, वे सब पैसों से जुड़े थे। बेहद भद्दा, तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे लगता है कि अगर हम चुन रहे हैं, तो हमें सबसे अमीर वाले को चुनना चाहिए, खनिक। तुम्हें अपनी मम्मी को जल्द ही खनिक बनने और जीवन के शिखर तक पहुंचने के लिए आशीर्वाद देना होगा, समझे? देखो तुम उस मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ, तुमने उसका नाम भी रखा होगा, है ना? समर ने उस मूर्ख कुत्ते को देखा और हंसे बिना नहीं रह सकी। जब वह हंस रही थी, तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने एक बार फिर उसके उत्साह पर पानी फेर दिया। इसे कोई भी मनमाना नाम मत दो, ये भद्दा लगेगा। क्या आप पहले इसके नाम को एलियास रखे जाने के खिलाफ नहीं थे? अब जब मैंने इसका नाम बदल दिया है, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। उसने अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा। यह मेरा कुत्ता है, इसका नाम रखने का फैसला मेरा है। एलियास स्पेंसर ने मेज से कॉफी का एक घूंट लिया। उनका लहजा बिल्कुल स्पष्ट था। ये मेरा कुत्ता भी तो है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं तो इसे मायने ही बुलाना चाहती हूँ। समर को इस दबंग आदमी से कोई मतलब नहीं था। एलियास, इधर आओ, उस भयानक औरत को नजरअंदाज करो। उसने कुत्ते की ओर देखा और इशारा किया। एलियास एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर खिसक कर उसके और समर के बीच में बैठ गया, जिसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी और वह बहुत खुश दिख रही थी, बस ये जानकर कि आज उसके दोनों मालिक उसके साथ हैं। ये सामग्री n0v.fire.net की है। उसने कुत्ते के सामने मुझे एक बुरी औरत कहा। समर ने उसकी जान पर लात मारी और अगले ही पल उसका पैर उस आदमी के हाथ लग गया, जिसने हल्के और जानबूझकर उसके तलवे को थपथपाया। पैरों में फिर खुजली हो रही है, फिर से मुझे तंग कर रहे हो। समर नाराज थी। उसने गुस्से में अपना पैर पीछे खींचा, उस पर मुक्का मारा, लेकिन उसने आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे नीचे दबा दिया, जिससे वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। अचानक पीछे हटने के लिए जोर लगाने के कारण दोनों अपना संतुलन खो बैठे और सफेद चमड़े के सोफे पर गिर पड़े। उनके होंठ बहुत करीब थे, लगभग छू रहे थे। उसकी सांसों में कॉफी की कड़वी सुगंध थी और उसके थोड़े से खुले कॉलर से वह ठंडी खुशबू आ रही थी, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, जो बेहद मोहक थी। समर ने अपने सामने खड़े उस ठंडे और कठोर व्यक्ति को देखा। उसकी गंध उसकी नाक में महसूस हुई। उसके मजबूत शरीर को महसूस करते हुए उसकी धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो गई। अचानक उसका गला सूख गया। उसके मन में बिस्तर पर उसके और उसके साथ बिताए पलों की तस्वीरें कौंध गईं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। अचानक आई तेज आवाज ने उन दोनों को वास्तविकता में वापस ला दिया। एलियास स्पेंसर ने उसका हाथ छोड़ा, जल्दी से उससे अलग हुआ, खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे की ओर चल पड़ा। समर सोफे से उठ बैठी। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा गर्म था। वह अभी क्या सोच रही थी? किसी पुरुष के साथ बिस्तर पर जाने के बारे में सोच रही थी। किसी दिन किसी जिगोलो से अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करवा लो, ताकि इस परेशान करने वाले आदमी के बारे में कोई गलत विचार न आए। दरवाजे पर पहुंचकर एलियास स्पेंसर ने मुड़कर उससे पूछा, क्या आप चाहती हैं कि फर्म से कोई आपसे मिले? ऑफिस में रोमांस पर रोक लगाना उनका नियम था और सहायक को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। क्या ये कंपनी के लोग हैं? क्या ये उसका सहायक हो सकता है? समर ने भौहें चढ़ाईं। उसे बेवजह गुस्सा आ रहा था। वह गंभीर भाव से खड़ी हुई और बगल वाले कमरे में चली गई। एलियास एक छोटी पूंछ की तरह उसके पीछे पीछे गया और जब वह और कुत्ता कमरे में दाखिल हुए, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर एलियास स्पेंसर ने मुख्य दरवाजा खोला, ये सोचकर कि कपड़े पहुंचाने वाला सहायक होगा, लेकिन वहां उसका सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था। आप अचानक यहाँ क्यों आ गए? ये सुनकर जूलियन रिवर्स की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गर्दन घुमाकर अंदर की ओर देखा। क्या मैं आज नहीं आ सकता? अरे, तुम किस औरत को घर लाए हो? क्या मैं उसे जानता हूँ? यहाँ कोई महिला क्यों होगी? मैं आज व्यस्त हूँ, आपको चले जाना चाहिए। एलियास स्पेंसर ने उसे भगाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा। बकवास, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर यहाँ कोई महिला नहीं है, तो सहायक को महिलाओं के कपड़े लाने के लिए क्यों कहा गया है? उसने हाथ में पकड़े बैग को लहराते हुए कहा। एलियास स्पेंसर ने अपने हाथ में पकड़े बैग को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। हट जाओ, मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा। उसे छुपकर क्यों छिपा रहे हो? एलियास जितना उसे देखने से रोकता गया, जूलियन रिवर्स की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है, जल्दी जाओ और निकल जाओ। उसने गहरी आवाज में आदेश दिया, एक हाथ दरवाजे के फ्रेम पर टिकाकर और दूसरे हाथ से दरवाजा पकड़े हुए। कंजूस, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, बस कपड़े ले लो। जूलियन रिवर्स ने बैग सौंपते हुए उपहास किया और जैसे ही एलियास स्पेंसर ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वह आदमी अचानक एक पागल खरगोश की तरह अंदर की ओर भागा और विजयी मुस्कान के साथ उसने पूछा, चूंकि तुम इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए हो, वह महिला जरूर खास होगी। अरे, वह कहाँ है? एलियास स्पेंसर ने पीछे मुड़कर लापरवाही से एक हाथ अपनी जेब में डाला और शांत भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम जानने के लिए इतने उत्सुक हो, तो उससे मिलो, लेकिन बाद में पछताना मत। तो मैं उससे मिलने जाता हूँ। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जब वह व्यक्ति बैठक कक्ष में नहीं मिला, तो वह सीधे कुछ शयन कक्षों की ओर चल पड़ा। कमरे के अंदर उनकी बातचीत सुनकर समर ने भौहें चढ़ा ली। अगर जूलियन रिवर्स को गलतफहमी हुई, तो क्या वह फर्म में दूसरों को बताएगा? हालांकि अब वह एलियास का दोस्त है, लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी क्षण टूट सकती है। फिर क्या होगा? जूलियन रिवर्स ने कई खुले बेडरूम चेक किए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर वह एक कसकर बंद बगल वाले कमरे के दरवाजे तक गया, हैंडल घुमाया, लेकिन पाया कि वह बंद था। उसने भौहें चढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, हे सुंदरी, बाहर आओ और मुझसे मिलो। शर्माने की क्या बात है? मैं एलियास स्पेंसर को अच्छी तरह जानता हूँ, वह कोई अजनबी नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाएगा। मुझे आज भी प्रॉस्पेरा के बॉस से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने जाना है। समर ने गहरी सांस ली और जोखिम उठाने का फैसला किया। अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला। क्लिक। जूलियन रिवर्स ने समर को वहां खड़े देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई।
क्या उसे भ्रम हो रहा था? ये वह कैसे हो सकती है? समर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूरे स्टेनहम में एक दूसरे की जानी मानी कट्टर दुश्मन थी। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन उस आदमी की सफेद कमीज में, जिसमें नहाने की हल्की सी खुशबू थी, उसे देखकर अचानक उसका दिल टूट गया और वह काफी हैरान रह गया। समर ने मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ हिलाकर कहा, सुप्रभात अटॉर्नी रिवर्स। तुम दोनों कब से साथ हो? उसने काफी उदास होकर पूछा। इलियास और मेरा ब्रेकअप 2 साल पहले हो गया था। कल रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वह मुझे यहाँ ले आया। समर नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके करियर को प्रभावित करे और वह ट्राइसाइड को छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से समझाना पड़ा। जूलियन रिवर्स का दिमाग कुछ हद तक उथल-पुथल में था, पूरी तरह से सदमे में था। क्या उनका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था? सचमुच, उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते उसे इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे नहीं पता थी? वह मुड़ा, सिगरेट जलाते हुए उस शांत आदमी पर नजर डाली, कोई खंडन न देखकर उसने इस पर विश्वास कर लिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो। अगर किसी दंपति में दोनों ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो अक्सर उनके बीच झगड़े होते हैं। खुशहाल दंपतियों में एक सोचने वाला और एक कम सोचने वाला होना चाहिए। एक खाना पकाने में माहिर है, दूसरा सिर्फ दीने हाँकना जानता है, और जो विचारहीन है वह अक्सर विचारक की पूजा करता है, जबकि विचारक केवल आनंद लेता है। यह एक उत्तम मेल है। अध्याय 15। ठीक है, चोरी करने वाला वह अकेला नहीं है। जूलियन रिवर्स की याद में समर नोलन पिछले 4 सालों से नीचे वाली लॉ फर्म में काम कर रही है, और जब से उसने काम शुरू किया है तब से उन दोनों के बीच अनबन चलती रही है, जो कभी खत्म नहीं हुई। एलियास स्पेंसर ने बिना कुछ कहे उसे दृढ़ता से देखा। समर नोलन ने उनकी बात सुनी और सूखी हंसी हंसते हुए कहा, आपने सही बात कही। तो वह और आइरिस लिन एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। वैसे तुम दोनों कितने समय तक डेटिंग करते रहे? उसने उत्सुकता से फिर पूछा। समर नोलन ने अपनी बाहें मोड़ी और कुछ क्षण बाद 2 शब्द बोले। आधा साल। देखो, तुम दोनों का रिश्ता टिकने वाला नहीं था, अलग होना ही बेहतर है। जूलियन रिवर्स का मूड तुरंत ठीक हो गया। 2 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, फिर भी उसके पास एक मौका था। समर नोलन चुपचाप बाहर चली गई। उसने एलियास स्पेंसर के हाथ से बैग लिया, उसकी तरफ देखा और दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वह कमरे में वापस गई और कपड़े बदलकर काले रंग की 3/4 आस्तीन वाली, गोल गले की, बहुत ढीली, घुटने तक लंबी पोशाक पहनी, जो देखने में कुछ पुराने जमाने की लग रही थी। लेकिन सौभाग्य से वह आकर्षक थी और उसका शरीर सुडौल था, इसलिए उस पोशाक में वह बिल्कुल भी भद्दी नहीं लग रही थी। इसे किसने खरीदा? उसने अपना क्लच लिया और बाहर चली गई। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकल जाती हूँ। अरे एक मिनट रुको, मुझे नहीं पता कि आइरिस लिन चली गई है या नहीं। शायद मुझे पहले नीचे जाकर तुम्हारे लिए देखना चाहिए। अगर वो तुम्हें देख लेती है तो चाहे तुम कुछ भी कहो, उसके लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा। वह उसके पीछे पीछे बाहर गया। उसे डर था कि असिस्टेंट उसकी शिकायत कंपनी में कर देगी, लेकिन समर नोलन को गलतफहमी हो गई कि असिस्टेंट वास्तव में एलियास स्पेंसर की प्रेमिका थी, और हंसते हुए उसने कहा, वकील स्पेंसर की प्रेमिका भी एक आदर्श प्रेमिका है। वह न केवल गुस्सा नहीं करती, बल्कि वह खुद महिलाओं को कपड़े पहुंचाती है। वह सिर्फ एक साधारण सहायक है, उसकी प्रेमिका बिल्कुल नहीं है, जूलियन रिवर्स ने कहा। समर नोलन हैरान दिखी। क्या उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है? दरवाजे पर खड़ी होकर वह एलियास स्पेंसर को देखे बिना नहीं रह सकी, जो थोड़ी ही दूरी पर शांति से सिगरेट पी रहा था। उसने इस बात से इनकार भी नहीं किया। जूलियन रिवर्स सबसे पहले नीचे गए और उन्होंने सचमुच उस सहायक को बगीचे में देखा। वह जानते थे, वह इतने उत्सुक थे कि यह संभव ही था कि वह भी उत्सुक न हो। इसके अलावा उन्होंने काफी समय से ये भी देखा था कि आइरिस लिन इस आदमी को पसंद करती थी। समर नोलन के लिए उसने जो पोशाक खरीदी है, उसे देखो, उसने जानबूझकर इतनी बदसूरत चीज खरीदी है ना? उस छोटी लड़की का दिमाग तो काफी चालाक था। योजक चिन्ह। समर नोलन का अपार्टमेंट एलियास स्पेंसर के घर जितना बड़ा नहीं था, केवल लगभग 160 वर्ग मीटर का था, जो एक मध्यम से उच्च श्रेणी के पड़ोस में गर्मजोशी से सजाया गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी मां हल्के नीले रंग का टाइट योगा सूट पहने हुए लिविंग रूम के फर्श पर टीवी देखते हुए योगा कर रही थी। उसकी मां का शरीर और त्वचा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन थी। उसके लंबे घुंघराले बाल ऐसे थे कि वे बहने लग सकती थी, और यह सब उसकी मां की कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों से बना था। हालांकि उस पर अभी भी बहुत सारा कर्ज था, लेकिन वह अपनी मां की महंगी चीजों के प्रति पसंद को नहीं बदल सकी। उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ चाहिए होता था। वह बेहद घमंडी थी। श्रीमती नोलन ने अपनी बेटी के कपड़ों पर तिरस्कार भरी नजर डाली और जीभ चटकाते हुए कहा, अरे बाप रे, तुम्हारा फैशन सेंस तो और भी खराब होता जा रहा है। इस तरह के कपड़े पहनकर तुम किसी अमीर पति को कैसे पटाओगी? अगर कोई आदमी भरोसेमंद हो तो सुअ भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। समर नोलन ने दरवाजे पर चप्पल पहनते हुए जवाब दिया। उसने कभी पुरुषों पर अपनी उम्मीदें नहीं रखी। पैसा कमाना और अपने करियर में आगे बढ़ना, जीवन के शिखर तक पहुंचना ही उसका लक्ष्य था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी एलियास स्पेंसर से दिल से प्यार किया था। क्या अभी साथ रहना मुश्किल नहीं था? वह उसे कितना पसंद करता था। मुझे लगता है कि आप में कोई आकर्षण नहीं है, कोई भी पुरुष आपको नहीं चाहता। श्रीमती नोलन ने एक कठिन योगासन करते हुए और अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए कहा, अगर तुम मेरे लिए एक अमीर सौतेले पिता का इंतजाम कर दो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो बदतमीज बूढ़े आदमी, भला वो मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? अगर मैं किसी जवान लड़के को तुम्हारा सौतेला पिता बना लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। समर नोलन थोड़ी देर रुकी, अपनी बाहें मोड़कर अपनी मां की ओर देखते हुए उसने केवल 2 शब्द कहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरा पैसा अकेले खर्च कर सकती है, लेकिन साथ में खर्च करने के लिए एक युवा लड़के को लाना चाहती है। नहीं मतलब नहीं, इतनी कठोर क्यों हो? श्रीमती नोलन ने मुंह बनाया, एक पल सोचा और फिर उन्हें याद दिलाया। जल्दी करो और मेरे लिए एक अमीर पति ढूंढो, मुझे एक बड़ा घर दिलाओ। ये जगह बहुत घुटन भरी है। हर दिन मैं इधर मुड़ती हूँ तो किसी न किसी चीज से टकरा जाती हूँ, उधर मुड़ती हूँ तो फिर टकरा जाती हूँ। ये बहुत परेशान करने वाला है। तो फिर तुम्हें यहीं रहने दो, मैं कहीं और जगह किराए पर ले लेती हूँ। समर नोलन ने अपनी मां को ये बात बताने का मौका लपक लिया। नहीं, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, तुम कहीं और जाकर नहीं रह सकती। श्रीमती नोलन ने उत्तेजित होकर विरोध किया। उनकी छोटी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और कैंपस में ही रहती थी। यहाँ सिर्फ वे दोनों ही रहते थे। वह कभी अकेले नहीं रहेगी। तुम 40 साल की हो चुकी हो, फिर भी डरी हुई हो। क्यों ना हाउसकीपर को यहीं रहने दो ताकि वो तुम्हारा साथ दे सके? समर नोलन ने सोचा और कहा, नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती जिसे मैं अच्छी तरह से नहीं जानती। उसने इनकार कर दिया। अपनी दिखावटी मां को देखकर समर नोलन असहाय महसूस कर रही थी। घर से बाहर न निकल पाने का मतलब था कि वह एलियास के साथ नहीं रह सकती थी। उसे उस आदमी के घर में ही रहने देना होगा। उसने आगे कुछ नहीं कहा और बगल वाले बेडरूम में चली गई। मुख्य बेडरूम में उसकी मां की नवधनी शैली की साज सज्जा थी। क्या आप कल रात फिर से किसी होटल में सामाजिक समारोह में गए थे? श्रीमती नोलन ने दरवाजे पर आकर पूछा। समर नोलन ने पहले अपना बंद पड़ा फोन चार्ज किया, फिर डेस्क पर रखा लैपटॉप खोला और बिना सिर उठाए तेजी से अनुबंध टाइप किए और जवाब दिए। उद्धरण चिन्ह ... हम भविष्य में होटलों में कम रुकना बेहतर होगा, यह एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। उसने फिर याद दिलाया। समझ गई, जाओ अपना योगा करो। समर नोलन ने डेस्क के सामने काम में अपना सिर झुका लिया। अचानक उसे याद आया कि उसकी कार अभी भी उपनगरीय होटल में है। उसने फोन उठाया और अपनी सहायक को फोन करके उसे तुरंत कार वापस लाने के लिए कहा।
अगली सुबह समर नोलन को एक बॉस का फोन आया जिससे वह एक भोज में मिली थी। बॉस ने कहा कि उसके पास एक मुकदमा है जिसे वह चाहती है कि वह संभाले। दोनों ने शाम को डिनर करने और बात करने की व्यवस्था की। लेकिन जब उसने काम खत्म होने से पहले फोन किया तो बॉस ने असल में कहा, नोबल हब नेट पर प्रकाशित नवीनतम सामग्री। माफ कीजिए अटॉर्नी नोलन, आप बहुत व्यस्त हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैंने पहले ही अटॉर्नी स्पेंसर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। समर नोलन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, सामने बैठे उस ठंडे आदमी को देखा जो अभी भी दस्तावेज पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। वह झुंझलाहट में हंस पड़ी। उन्होंने चुपके से मिस्टर लुईस से कब संपर्क किया और उन्होंने हस्ताक्षर करने कब गए थे? समर नोलन खड़ी हुई, सामने बैठे व्यक्ति के पास गई, एक हाथ कॉन्फ्रेंस टेबल पर और दूसरा उसके कंधे पर रखा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, वकील स्पेंसर तो ग्राहकों को झटपट हथियाने में बहुत माहिर हैं। अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर एलिया स्पेंसर ने एक तरफ से सिगरेट जलाई, धुआं उसके बिना फ्रेम वाले चश्मे के ऊपर से गुजरा, धीरे से उसकी ओर मुड़ा, उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। तारीफ के लिए धन्यवाद, उसने चिढ़कर कहा। समर नोलन उसके चेहरे के भाव देखकर ही चिढ़ गई थी, इतना चिढ़ाने वाला कि उसे हर दिन सबक सिखाने का मन करता था। एलिया स्पेंसर खड़ा हुआ, उसकी ओर देखा और विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, शायद अटॉर्नी नोलन को थोड़ा व्यवहार करना सीख लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि किससे दूरी बनाए रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अन्यथा मुझे डर है कि आप इस फर्म में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। उसे अब भी पता नहीं था कि क्या वह धूर्त रेमंड डॉसन के साथ मिलीभगत कर रही थी। ये लॉ फर्म उनके लिए विशेष महत्व रखती थी, उन्हें इसकी रक्षा करनी थी। समर नोलन ने उसकी चेतावनी सुनी और हंस पड़ी। क्या यही उसका कारण था उसके क्लाइंट को चुराने का? क्या वह नहीं चाहता था कि वह फर्म में मजबूत हो? ठीक है, वह अकेला ऐसा नहीं है जो छीन सकता है। उसकी उंगली उसकी बैग पर पड़ी, उसमें फंस गई और अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम्हारे लिए अच्छा व्यवहार करना असंभव है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल न दो। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या वह रेमंड डॉसन के साथ मिलीभगत में नहीं है? आप कंपनी में शामिल होने का असली उद्देश्य क्या है? अध्याय 16, वकील नोलन, मेरे लिए इसे सुलझाओ। अब तो तुम सिर्फ एक साधारण सहकर्मी हो, मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? एलिया स्पेंसर ने अपनी बैग पर फंसी उसकी उंगलियों पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें अपने साधारण सहकर्मी को यूं ही छूना अच्छा लगता है? उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। जैसे ही उसने कुछ कहा, समर नोलन की उंगलियां और भी बेबाक हो गईं और धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। छेड़छाड़ करते हुए वह दबे पांव उसके कान के पास आ गई। बेहद गुस्से में आकर उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे ये पसंद है, तो क्या हुआ? उसे इस अलग थलग रहने वाले आदमी को चिढ़ाने में बहुत मजा आता था। उसे घबराते हुए देखना या उसके शांत चेहरे का रंग बदलते देखना उसे एक खास तरह का आनंद और उपलब्धि का एहसास देता था। वकील स्पेंसर, आप मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुद को देखिए, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और आप पहले से ही क्या कह रहे हैं? समर नोलन ने उसकी ओर नीचे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका चेहरा गर्व और उपहास से भरा हुआ था। एलिया स्पेंसर का जबड़ा कस गया, उसकी लंबी और गहरी आंखें उस पर टिक गईं, फिर जल्दी से ऊपर उठी और उदासीनता से उसे देखने लगी। N0V3L.Fire.net से पूरे अध्याय प्राप्त करें। समर ने बेपरवाही से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी सीट पर लौटने लगी, जिससे वह असहज स्थिति में फंस गया। उसके इतने सारे मामलों के साथ क्या उसे कुछ छीनना आसान नहीं था? उस पर गुस्सा क्यों करना? लेकिन उसने अभी 2 कदम भी नहीं उठाए थे कि अचानक उसने उसे पीछे खींच लिया। उसकी पीठ उसके कठोर शरीर से टकरा गई। उफ, वह कराह उठी, मुड़ने और उसे धक्का देने ही वाली थी कि अचानक उसने उसे कॉन्फ्रेंस टेबल से सटा दिया। उसके कान के पास झुकते हुए उसकी आवाज ठंडी और दबंग थी। वकील नोलन, तुमने खुद ही यह गड़बड़ खड़ी की है, इसे ठीक करो। उस व्यक्ति के शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों के कार्य निश्चित रूप से अलग अलग थे। उसका दिमाग व्यवसाय पर केंद्रित था जबकि उसके निचले शरीर के अपने विचार थे। उसकी बातें सुनकर समर नोलन के कान तुरंत लाल हो गए। उसके लिए इसका हल निकालो, क्या यह उसके समझने का तरीका था? क्या वह चाहता था कि वह किसी और के समूह सम्मेलन कक्ष में ऐसा करे? नहीं, ये जगह के बारे में नहीं है। वे पूर्व प्रेमी प्रेमिका थे, तो वह उसके लिए यह मामला क्यों सुलझाए? क्या वह बिना किसी कारण के उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था? सपनों में ही रहूं, छोड़ दो। उसने ठंडी सी आवाज में उसका हाथ झटकते हुए कहा, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़कर पीछे की ओर जकड़ ली, जिससे अब भागना नामुमकिन था। एक कैदी की तरह वह कमीना आदमी हमेशा उसे कैदी जैसा महसूस कराना पसंद करता था। सच में कितना घटिया और विकृत इंसान था। समर ने शर्मिंदगी और झुंझलाहट से अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े आदमी को गुस्से से घूरा। जानना चाहते हैं कि उसे चीजें फेंकना क्यों पसंद था? क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में वह इस आदमी को हरा नहीं सकती थी। हर आमने सामने की लड़ाई में उसे हार और गुस्सा झेलना पड़ता था। एलिया स्पेंसर ने गंभीरता से उसे एक विकल्प दिया, वकील नोलन, आप इसका उपयोग कहां करना चाहती हैं? हमारा ब्रेकअप तो पहले ही हो चुका है, इससे क्या मतलब है? उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ रखी थी, दूसरा हाथ उसकी सफेद गर्दन से आगे की ओर सरक रहा था, जिससे समर का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और अचानक उसके मुंह से एक आवाज निकली। उफ, वह तुरंत अपने होंठ काट बैठी और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलिया स्पेंसर ने नीचे देखा, उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए बहुत संतुष्ट। उसका बड़ा हाथ अचानक उसकी सफेद कमीज के अंदर चला गया। जैसे उसने उसे छेड़ा था उसने भी वैसा ही जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज संयमित और ठंडी थी। ब्रेकअप के बाद मुझे चिढ़ा रहे हो और फिर बिना किसी नतीजे की परवाह किए चले जाने की योजना बना रहे हो। इस दुनिया में ऐसा सौदा और कहां मिल सकता है? समर को केवल अपनी छाती से लहरों की तरह फैलती हुई झुनझुनी का एहसास हुआ, जिससे उसके सारे बाल खड़े हो गए। उसकी धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो गई, उसका गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया। एलिया स्पेंसर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने गुस्से में अपनी आवाज धीमी कर ली और घबराहट से दरवाजे पर नजरें गड़ाए खड़ी रही। उसे डर था कि कहीं अचानक कोई अंदर ना आ जाए। ब्रेकअप के बाद ये पहली बार था जब उसने उसे छेड़ा था। अटॉर्नी नोलन, मदद मांगने वाले व्यक्ति का रवैया भी मदद मांगने वाले व्यक्ति जैसा होना चाहिए, एलिया स्पेंसर ने धीमी आवाज में कहा। आपसे मदद मांगूं? हाँ, सपने में ही। समर ने उपहास उड़ाया। उसने उसे 2 मुकदमे हरवा दिए, अक्सर उसका विरोध किया, उसे परेशान किया, उसे धमकाया, कभी भी उससे विनती नहीं की और फिर भी चाहता था कि वह उससे मदद मांगे। एलिया स्पेंसर ने उसके दृढ़ रवैये पर अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसका बड़ा हाथ उसकी काली स्कर्ट पर टिका हुआ था, अगले कदम की तैयारी में, जिससे वह घबरा गई, अपने दांत भींचने लगी और गुस्से में 2 शब्द बोल पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, तुम जीत गए। सिर्फ 2 शब्द, उसने असंतुष्ट होकर पूछा। वह और क्या उम्मीद कर रहा था? उद्धरण चिन्ह ... मैं गलत थी। समर ने दांत पीसते हुए ये 3 शब्द कहे और उसने ठान लिया था कि एक बार आजाद होते ही वह इस बदमाश आदमी से निपट लेगी। क्या उसने अपनी गलती स्वीकार की? वे 3 शब्द सुनने में काफी सुखद लगे। एक अभिमानी और जिद्दी महिला से उन्हें बुलवाना आसान नहीं था, इसलिए एलिया स्पेंसर ने उसे छोड़ दिया। समर ने अपनी कलाइयों को झटका दिया, जिन्हें उसने लाल कर दिया था। दांत पीसते हुए अचानक मुड़कर उसके सुंदर चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मुक्का लगता, उसके बड़े हाथ ने उसे थाम लिया। जैसे ही उसने अपना दूसरा हाथ उसके सुंदर चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया, आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने उसकी कलाई भी पकड़ ली।
अचानक उसने उसे फिर से कॉन्फ्रेंस टेबल पर दबा दिया। उसने अपने दोनों हाथों को मरोड़ा जिन्हें उसने मजबूती से पकड़ रखा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। समर ने अपने ऊपर खड़े आदमी को गुस्से से घूरा, फिर अचानक मुस्कुराई। अरे बेवकूफ, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रहा था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो, बेवकूफ। एलिया स्पेंसर ने उसके शब्द सुने, 3 काली रेखाएं उसके माथे से नीचे सरक रही थीं। वह वास्तव में अनुकूलन क्षमता रखती थी। जल्दी उठो, अगर कोई हमें देख ले तो क्या होगा। उसने फिर से उसे प्यार से समझाया। क्या तुम उठने के बाद ठीक से व्यवहार करोगी? उस पर भरोसा करना मूर्खता थी। क्या आप मुझे पूरे दिन परेशान करते रहेंगे? कोई काम नहीं, समर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मनहूस आदमी उठ नहीं रहा था? एलिया स्पेंसर ने दरवाजे की ओर एक नजर डाली और अंत में बिना किसी हड़बड़ी के उसके हाथ छोड़ दिए। समर झट से मेज से उठ खड़ी हुई, अपनी आंखें सिकुड़ी और बदला लेने के पहले कदम के रूप में उसने उसकी गर्दन के चारों ओर एक हाथ लपेटकर उसे काट लिया। उफ, एलिया स्पेंसर ने भौहें चढ़ाते हुए कराहते हुए कहा, मानो सुइयां उसकी त्वचा में चुभ रही हों, और उसे थोड़ा दूर धकेल दिया। क्या उसके दांत कुत्ते के थे? दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज सुनकर समर ने तुरंत उसे छोड़ दिया। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला, एक महिला सचिव ने उन्हें इतनी करीब खड़े देखा और रुक गई। वे अभी क्या कर रहे थे? जब उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? एलिया स्पेंसर ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखते हुए पूछा। ओह, श्रीमान फॉरेस्ट ने हमें आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है। मैंने 2 कप कॉफी बनाई है। वकील स्पेंसर और वकील नोलन सुबह से काम कर रहे हैं, शायद आपको थोड़ी ताजगी की जरूरत हो। महिला सचिव ने कॉफी लाते हुए समझाया। उसने एक कप वहीं रखा जहां समर बैठी थी, फिर दूसरा कप एलिया स्पेंसर के पास ले गई, उस पर एक नजर डाली और अचानक लड़खड़ाने का नाटक किया, जिससे कॉफी उसके पेट के निचले हिस्से पर गिर गई। मुझे बहुत खेद है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। महिला सचिव ने कॉफी का कप नीचे रखा और तुरंत कुछ कागज के तौलिए लेने के लिए मुड़ी, ताकि वह उसे पहुंच सके। हाँ, समर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये छपछपाहट बिल्कुल सटीक थी। उसने सोचा कि क्या ये ठीक से पक गया है। एलिया स्पेंसर ने अपरिचित महिला सचिव की ओर ठंडी निगाहों से देखा, उसका हाथ झटक दिया, उसे छूने नहीं दिया और गहरी आवाज में 2 शब्द बोले। बाहर निकलो। अध्याय 17। चौंका देने वाला, यह महिला तेजी से पलटवार करती है। वकील स्पेंसर, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं आपको एक जोड़ी पैंट के लिए पैसे वापस कर सकती हूँ। महिला सचिव ने उनसे कहा। मुझे ये बात दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। उसका लहजा और भी ठंडा हो गया। महिला सचिव ने उस आदमी पर एक नजर डाली, जिसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निराश होकर वह गुस्से में वहां से चली गई, ये सोचते हुए कि उसकी शक्ल सूरत में क्या खराबी थी। क्या वह वाकई एक सामान्य इंसान है? कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद होते ही समर नोलन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसने पूछा, इस बार तो धोखा खा गए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिया स्पेंसर ने उसे ठंडी नजर से देखा लेकिन कुछ नहीं बोला और अपनी पैंट पोंछने के लिए कुछ टिश्यू निकाले। यहाँ की महिला कर्मचारी सचमुच बहुत परेशान करने वाली थी। उसे दिन में कई बार परेशान किया जाता था, यहाँ तक कि शौचालय जाते समय भी महिलाएं उसे जानबूझकर टकराने का नाटक करती थीं। अटॉर्नी स्पेंसर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? समर नोलन ने अपनी बाहें मोड़ ली, अपनी हंसी को मुश्किल से दबाते हुए, और जानबूझकर दोबारा पूछा। उसके नाखुश चेहरे को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम फिर से मुसीबत मोल लेना चाहती हो? एलिया स्पेंसर ने आंखें उठाकर उससे पूछा। समर नोलन की मुस्कान गायब हो गई। वह तुरंत उस परेशान करने वाले आदमी से और दूर हट गई, सामने बैठ गई और काम करना जारी रखा। उसे तो जलकर राख हो जाना ही चाहिए था। दोपहर में काम खत्म होने के बाद एलिया स्पेंसर ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन समर नोलन ने कहा कि उसकी एक ग्राहक के साथ मुलाकात है। वास्तव में वह उनके एक संभावित ग्राहक के पति से मिल रही थी। वकीलों के बीच हुए समझौते के अनुसार एक ही लॉ फर्म के वकील एक ही समय में वादी और प्रतिवादी दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। एलिया स्पेंसर की संभावित ग्राहक वादी थी और उसका पति प्रतिवादी था। दंपति तलाक के मुकदमे से गुजर रहे थे। समर नोलन 10 मिनट से अधिक देरी से पहुंची। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति पैर मोड़कर कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर असंतुष्ट भाव से बैठा था, जिससे एक ऐसे बॉस का रवैया झलक रहा था जिसे संतुष्ट करना मुश्किल था। वकील नोलन, मुझे लोगों का इंतजार करने की आदत नहीं है। श्रीवॉन ने अभी-अभी बैठी महिला की ओर तिरछी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा। समर नोलन ने अपना हैंडबैग खोला, आराम से महिलाओं की सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट निकाली, उसे अपने होठों के बीच दबाया, जलाया, एक हल्का कश लिया और उसे जवाब देने में कोई जल्दी नहीं थी। ये कैसा रवैया है? क्या मैं आपसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की भीख मांग रही हूँ? उसका रवैया देखकर उस आदमी का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। श्रीवॉन को मुझसे विनती करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आप जैसे ग्राहकों की कमी नहीं है, लेकिन आप शायद ध्यान से सोचना चाहेंगे, क्या देश में कोई ऐसा वकील है जो एलिया स्पेंसर के खिलाफ जीत सकता है? आखिरकार खाली हाथ लौटने वाला मैं तो नहीं हूँ। उस सुबह उसने इस मामले की पूरी छानबीन की थी। यह आदमी ग्रामीण इलाके का रहने वाला था और उसने स्टेनहम के एक धनी परिवार में शादी की थी। शुरू में उनकी पत्नी को उनका आकर्षक व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा पसंद थी, लेकिन हाल के वर्षों में वह उनके बुढ़ापे से नाराज होने लगी थी। न केवल एक पुरुष को अपने से दूर रखने से, बल्कि तलाक भी चाहती थी और चाहती थी कि वह बिना कुछ लिए ही चले जाएं। उसकी बातें सुनकर उस आदमी का अहंकार तुरंत चूर-चूर हो गया और उसने काफी बेहतर लहजे में पूछा, क्या अटॉर्नी नोलन और अटॉर्नी स्पेंसर अब एक ही लॉ फर्म में हैं? हाँ। होठों के बीच सिगरेट दबाए हुए समर नोलन ने अपने लिए एक ड्रिंक डाली, एक घूंट लिया और कहा, आप समय बिताने के लिए और समय निकाल सकते हैं। हो सकता है आपकी पत्नी ने पहले ही उनसे पंजीकरण कराने के लिए संपर्क कर लिया हो। क्या आपके पास अनुबंध है? वह घबरा गया। उन्हें इस महिला की क्षमताओं पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उसने कई बड़े मामलों में पैरवी की थी। समर नोलन ने अपने हैंडबैग से अनुबंध निकाला, लेकिन उसे सौंपने के बजाय उसने अपनी 2 पतली उंगलियां आगे बढ़ा दी। 20 मिलियन? तुम मुझसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे हो? उसने हैरानी से कहा। मिस्टर वॉन को सस्ता वकील मिल सकता है, लेकिन आप उनके साथ रहने वाले दामाद हैं। कंपनी अभी भी आपकी पत्नी के पिता की है। अगर आप तलाक के साथ साथ कंपनी और संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते हैं, तो इसे लड़ना आसान नहीं होगा। समर नोलन ने सिगरेट का एक कश लेते हुए अपनी बात जारी रखी। उस आदमी ने उसका आत्मविश्वास देखा, कुछ देर तक झिझका, दांत पीसकर आखिरकार उसका अनुबंध स्वीकार कर लिया। हस्ताक्षर करने के बाद समर नोलन ने अनुबंध की एक तस्वीर ली और उसे जाने माने वकील स्पेंसर को भेज दिया, उसे सरप्राइज देने के लिए। उस समय एलिया स्पेंसर एक रेस्तरां में अपने एक करीबी दोस्त के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने मूल रूप से उस दोपहर श्रीमती वॉन के साथ हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक समर नोलन की तस्वीर देखकर वे हंस पड़े। उस सुबह उसने उससे एक ग्राहक छीन लिया था और उसने तुरंत ही पलटवार किया। समर नोलन को यह उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वॉन की पत्नी इतनी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली होंगी। दोपहर में काम खत्म होने के बाद वह भी अपनी कार तक पहुंची ही थी कि तभी पास खड़ी एक लग्जरी कार से अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला उतरी। उसने इस महिला को लॉ फर्म में देखा था। वह मिस्टर वॉन की पत्नी थी। क्या वह यहाँ उपद्रव मचाने आई थी? श्रीमती वॉन काफी देर से यहाँ हाथ बांधे खड़ी थी और सहज मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अटॉर्नी नोलन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना?
समर नोलन ने अपना हैंडबैग खोला, सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट खींची, उसे जलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, क्या श्रीमती वॉन को मुझसे कुछ चाहिए? श्रीमती वॉन किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकी जो उनसे भी अधिक अहंकारी हो। उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ी और चेतावनी दी, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, मेरे पति के साथ अनुबंध तुरंत रद्द करो, अन्यथा मुझे डर है कि तुम अदालत तक जिंदा नहीं पहुंच पाओगे। क्या श्रीमती वॉन मुझे धमकी दे रही हैं? क्या आपको पता है कि अगर किसी वकील पर हमला करने से मामूली या गंभीर चोटें आती हैं तो इसके लिए 3 से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तब तक क्या आपके पास अपने पति को खाली हाथ जाने के लिए मजबूर करने का मौका होगा? समर नोलन ने एक हाथ से अपनी बाहें मोड़ी और दूसरे हाथ से सिगरेट की राख झाड़ते हुए पूछा। श्रीमती वॉन ने उसका अहंकार देखकर अपना धैर्य खो दिया, उस पर घृणा से मुस्कुराई और कुछ भी न कहते हुए कार में बैठ गईं। जैसे ही कार चली गई, पास ही से 1 दर्जन से अधिक बदमाश दिखने वाले आदमी चलकर आए। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी मुठ्ठियां उठाईं और उस पर टूट पड़े। समर नोलन ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट उनमें से एक पर फेंक दी, फिर अचानक घूमते हुए लात मारी और दूसरे आदमी की छाती पर जोरदार लात मारी। नवीनतम एपिसोड novafI.net पर उपलब्ध हैं। छुरी उसके सीने में घुस गई, जिससे वह दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। सिगरेट से झुलसी वह गुंडा वहीं जम सी गई, क्योंकि उसने सोचा था कि वह एक कमजोर महिला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे आत्मरक्षा के कुछ दांव-पेच पता होंगे। समर नोलन के ठीक पीछे एलियास स्पेंसर, जो मदद करने ही वाला था, अचानक उसे एक आदमी को जमीन पर लात मारते हुए देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गया। वह उसे इतने लंबे समय से जानता था, फिर भी उसे इस बात का पता नहीं था। एलियास स्पेंसर तेजी से आगे बढ़ा और उससे भी ज्यादा बेरहमी से मुक्कों और लातों से सबको नीचे गिरा दिया। दफा हो जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसके खौफनाक हाव-भाव को देखकर बदमाश घबरा कर उठ खड़े हुए और भागने की हिम्मत नहीं कर पाए। धन्यवाद, समर नोलन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और उसे कहा, देखते हैं फिर से ग्राहकों को बेपरवाही से छीनने की हिम्मत कर पाती हो या नहीं। एलियास स्पेंसर ने ठंडे लहजे में कहा और उसकी कनपटी पर उंगली मारी। तुम्हें किसने कहा था कि पहले मेरे ग्राहक को छीन लो? उसने ठंडे लहजे में कहा। अध्याय 18, क्या उसने उस जोऊ नाम के लड़के के साथ संबंध बनाए थे? 2 दिन बाद दोपहर के समय समर नोलन जैसे ही वित्तीय भवन से बाहर निकली, वहां इंतजार कर रहे रेमंड डॉसन ने उन्हें पुकारा। वह उनके पास गई और थोड़े ऊंचे स्वर में पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है निर्देशक डॉसन? चलिए साथ में भोजन करते हैं, मुझे आपसे कुछ काम से संबंधित बातें निजी तौर पर करनी है। ये कहते हुए उन्होंने कुछ कदम दूर खड़े प्रसिद्ध वकील स्पेंसर को हाथ हिलाकर इशारा किया और मुस्कुराए। दरअसल उसे चिंता थी कि समर नोलन और एलियास स्पेंसर एक साथ बहुत ज्यादा समय अकेले बिता रहे हैं और इससे वह गुमराह हो सकती है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे डेट पर जाने के लिए कहा। एलियास स्पेंसर ने उसे हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और गाड़ी चलाकर जाने से पहले उस महिला को ध्यान से देखा। चलिए बगल वाले रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, आज दोपहर मैं बहुत व्यस्त हूँ। उसने हाथ बांधते हुए कहा। ठीक है। यह महिला कभी कभी इतनी अभिमानी होती थी कि उसे भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब वह उसके काम की थी। वे पास के ही एक शानदार कैंटोनीज रेस्तरां में गए। खिड़की के पास बैठने के बाद समर नोलन ने कई महंगे व्यंजन मंगवाए। क्या उसे इस चालाक बूढ़े आदमी का फायदा नहीं उठाना चाहिए? इन दिनों अटॉर्नी नोलन के साथ आपका सहयोग कैसा चल रहा है? रेमंड डॉसन ने पूछा। हमने ज्यादा बात नहीं की है, हम दोनों अपने अपने काम में लगे हैं। भले ही हमारी राय एक जैसी न हो, जरूरी काम तो जल्द से जल्द पूरा करना ही होगा। समर नोलन जानती थी कि वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वह और एलियास स्पेंसर कैसे रह रहे हैं। यह अच्छी बात है कि अटॉर्नी नोलन ऐसा सोचती हैं। ये सुनकर रेमंड डॉसन को राहत महसूस हुई। एक और रेस्टोरेंट में एलियास स्पेंसर अपने करीबी दोस्त के साथ खाना खा रहे थे। तुमने कहा कि समर नोलन और वो बुरा चालाक आदमी एक साथ खाना खा रहे हैं। जब वो दोनों साथ होते हैं तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता, जूलियन रिवर्स ने टिप्पणी की। एलियास स्पेंसर ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। वह अंदाजा लगा सकता था कि वे किस बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन शांत रहा। अगर वह सचमुच उस बुरे चालाक आदमी के साथ मिलीभगत करती तो वह उसे नहीं छोड़ता। अब आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, है ना? जूलियन रिवर्स ने कल रात उन दोनों के बीच कुछ अस्पष्टता महसूस करते हुए पूछा। एलियास स्पेंसर ने अपने दोस्त की ओर देखते हुए कहा, उसे तुम्हारे टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है। वह बस तुम्हारे साथ खेल रही है और वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कौन कहता है कि वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है? मेरा स्वभाव और उसका दबंग स्वभाव बिल्कुल मेल खाते हैं। मैं उससे रोज झगड़ा या बहस नहीं करूंगा। उसने जानबूझकर चिढ़ाते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। एलियास स्पेंसर ने अपना चश्मा ठीक किया और सिर्फ एक वाक्य में करारा जवाब दिया। वह किसी मूर्ख व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने में दिलचस्पी नहीं रखती। जूलियन रिवर्स ने सामने बैठे आदमी को घूरते हुए दांत पीसे। वह कहाँ बेवकूफ था? क्या यह आदमी कभी कभी जहर उगलने से खुद को रोक नहीं सकता था? उसे डेट करने के लिए कोई आदमी चाहिए, न कि काम की जगह पर कोई प्रतिद्वंदी। जूलियन रिवर्स ने ठंडी सांस लेते हुए खाने का एक निवाला लिया। एलियास स्पेंसर सोफे की पीठ से टिककर अपने लंबे पैरों को क्रॉस करते हुए फिर से उदासीनता से बोला, वह अभिमानी और महत्वाकांक्षी है और अपने से कम सक्षम किसी को भी खारिज कर देती है। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं बस नहीं चाहता कि तुम उसके खिलौने बन जाओ, इसे एक दोस्ताना चेतावनी समझो। एलियास स्पेंसर ने अपनी भौहें उठाई, उसके चेहरे पर ईमानदारी झलक रही थी। इसी बीच निर्देशक डॉसन के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद समर नोलन जाने ही वाली थी कि अचानक उसने 2 परिचित चेहरों को अंदर आते देखा। वे लिली डन और श्रीमती वॉन थीं। उन दोनों महिलाओं ने भी उसे तुरंत देख लिया और उनके चेहरे पल भर में अहंकारी और उदास हो गए। क्या यह अटॉर्नी नोलन नहीं है? क्या हुआ? नौकरी नहीं मिली और ऊपर डायरेक्टर डॉसन से भीख मांगने आ गए? लिली डन ने व्यंग्यपूर्वक पूछा, फिर तुरंत डॉसन नाम के व्यक्ति से बात करने के लिए मुड़ गई। निर्देशक डॉसन, आपको सावधान रहना चाहिए। वकील नोलन बहुत चालाक है। सावधान रहें कि आप भेस बदले हुए भेड़िए को काम पर न रख लें और फिर आपको पता भी न चले कि आपकी मौत कैसे हुई। समर नोलन ने अपने पैर मोड़े और सोफे पर पीछे की ओर झुक गई, अपनी कही बातों पर मुस्कुराते हुए। रेमंड डॉसन जानता था कि वह जानबूझकर फूट डाल रही है और उसका लहजा कुछ गंभीर हो गया। वकील डन, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अभी वकील नोलन न केवल ट्राइसाइट में शामिल हो गए हैं, बल्कि मेरी फर्म में एक वरिष्ठ भागीदार भी हैं। क्या वो आपकी फर्म में भी सीनियर पार्टनर हैं? क्या आप अंधे हैं? novelfire.net पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। लिली डन को गहरा सदमा लगा और वह बेहद ईर्ष्यालु हो गई। वह इतने लंबे समय से एथन क्वीन की प्रेमिका थी और फिर भी वरिष्ठ साझेदार नहीं बन पाई थी। उसने अभी अभी एक नई फर्म में काम करना शुरू किया था, तो उसे ऐसा करने का क्या अधिकार था? डॉसन उस पर इतना भरोसा क्यों करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इस डॉसन के साथ संबंध बनाए हों? इस संभावना के बारे में सोचते ही लिली डन अचानक व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंस पड़ी। वकील नोलन, आपने इस बूढ़े आदमी को जरूर खुश किया होगा, तभी आपको यह अवसर मिला है ना? मुझे लगा था कि आप बहुत उच्च विचारों वाले व्यक्ति हैं। उसके बगल में खड़ी श्रीमती वॉन ने अपनी बाहें मोड़ लीं और व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंस पड़ी। हमेशा शांत और धैर्यवान रहने वाला रेमंड डॉसन अब इस बदतमीज औरत से इतना क्रोधित हो गया था कि उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसे सबक सिखाने के लिए उसके दांत फड़क रहे थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी महिला को मारना उसकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था।
समर नोलन मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसने आधी खाई हुई उबली हुई मछली की प्लेट उठाई और अचानक उस महिला के चेहरे पर पटक दी। स्मैक! प्लेट जमीन पर गिर गई और टूट गई। मछली के टुकड़े उसके चेहरे पर चिपक गए, चिकनाई से सने हुए, बिल्कुल घिनौने लग रहे थे। लिली डन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और जब उसने अपना मुंह खोला तो तेल उसमें टपक गया। उसने अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे से उस घिनौने पदार्थ को पोंछने की कोशिश की, लेकिन खुद को इतना गंदा महसूस कर रही थी कि काफी देर तक हाथ नीचे नहीं कर पाई। श्रीमती वॉन घृणा से लगभग उल्टी करने वाली थी। उन्होंने जल्दी से अपना हैंडबैग खोला और उन्हें टिश्यू का एक छोटा पैकेट दिया। अपने चेहरे से गंदगी पोंछते हुए लिली डन ने जानबूझकर जोर से कहा, क्या मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, वकील नोलन? क्या इसीलिए आप इतने गुस्से में हैं? रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। समर नोलन मुस्कुराई, शांति से अपना फोन निकाला, सबके सामने एक रिकॉर्डिंग चलाई और उसकी आवाज को अधिकतम कर दिया, जिससे तुरंत ही अश्लील पुरुष और महिला आवाजों का सैलाब उमड़ पड़ा। अध्याय 19, हठी फिर भी कोमल हृदय वाला, उसके लिए स्वयं दवा खरीदना। वकील डन वाकई दिन ब दिन और भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। ईथन क्विन की आवाज, निर्देशक क्विन, आपको ये पसंद आया? उसने खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए पूछने की पूरी कोशिश की। अटॉर्नी डन इतने प्रभावशाली हैं, तो भला मुझे ये पसंद क्यों नहीं आएगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे डायरेक्टर क्विन, क्या आपने मीटिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया है? क्या कोई अंदर आ सकता है? लिली डन ने अचानक पूछा। चिंता मत करो, ये लॉक है। चलो, स्विच ऑन करो। उस आवाज से रेस्टोरेंट में मौजूद हर कोई शर्म से लाल हो गया और सबकी निगाहें लिली डन पर टिक गईं। सभी के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव थे। डन नाम की वकील, वह वाकई बहुत ही मनमौजी है। वैसे, क्या रिकॉर्डिंग में उल्लिखित निर्देशक क्विन वेरिटास यूनाइटेड के मालिक एथन क्विन है? अरे बाप रे, वो तो हमेशा इतना गंभीर दिखता है, किसने सोचा होगा कि पर्दे के पीछे वो इतना घिनौना होगा। लिली डन ने मीटिंग रूम में खुद और एथन क्विन के ऐसा करने की आवाज सुनी और फिर अपने चारों ओर मौजूद उपहास भरे चेहरों को देखा। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसने मुट्ठी भींच ली। इस औरत ने इसे कब रिकॉर्ड किया? इसे अभी बंद करो, वह गुस्से में चिल्लाई। समर नोलन ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की और उसे जारी रहने दिया। मिस डन आखिर एक वकील हैं, उनकी बातों का सबूत होना चाहिए। अगर तुमने दोबारा मेरी मानहानि की, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, तो मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के तरीके हैं। लिली डन गुस्से से आग बबूला थी, वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अचानक उसने अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन समर नोलन ने तिरस्कारपूर्वक उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। कितना घिनौना है, मेरी एड़ी भी गंदी हो गई। समर नोलन ने तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर श्रीमती वॉन की ओर मुड़ी। क्या लिली डन आपकी वकील हैं? श्रीमती वॉन, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप मुझ पर गंदी चालें न चलें, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि आपको एक पैसा भी न मिले। इतना कहकर उसने अपना पर्स उठाया और चली गई। श्रीमती वॉन ने गुस्से से भरी नजरों से उसकी ओर सिर घुमाकर देखा और ताना मारते हुए पूछा, क्या उसे लगता है कि सिर्फ कहने भर से उसे कुछ नहीं मिलेगा? भले ही एलियास स्पेंसर अदालत में उसका बचाव न कर पाए, लेकिन इस महिला के खिलाफ जीतने का उसके पास कोई न कोई तरीका तो होगा ही, है ना? सबसे बुरा तो यही होगा कि वह उसे और ज्यादा पैसे दे देगी। समर नोलन के मीटिंग रूम में पहुंचने के कुछ ही समय बाद एलियास स्पेंसर भी आ गए। उसने उससे यह नहीं पूछा कि उसने उस बूढ़े चालाक आदमी से क्या बात की। उसने अपना कोट उतारा और कुर्सी के पीछे टांग दिया, एक हाथ से अपनी टाई को थोड़ा ढीला किया और काम करने के लिए तैयार होकर बैठ गया। उसने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। समर नोलन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। डेटिंग के दौरान भी उनमें भरोसे की कमी थी, अक्सर उनके बीच अनबन रहती थी या वे मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इतना ही नहीं, अब उनका ब्रेकअप भी हो चुका है। वह उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। उसने एक वित्तीय रिपोर्ट उठाई और उस पर सरसरी नजर डाली, तभी अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू से उसका पेट कुरेद रहा हो। दर्द से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने एक हाथ से अपना माथा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने पेट के निचले हिस्से को ढक लिया। दर्द सहने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिर अचानक पेट में दर्द क्यों होने लगा? फिर अचानक उसे गर्माहट की एक लहर महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये महीने के वो दिन हों? समर नोलन का चेहरा और भी असहज हो गया। किसी और की संगति में होने से उसके सूट का स्कर्ट शायद पहले ही दागदार हो चुका था और अब तो वह खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब भी उसे मासिक धर्म होता था, पहले 2 दिन बहुत दर्द होता था, असहनीय पीड़ा होती थी। आज तो वह न सिर्फ सैनिटरी पैड नहीं लाई थी, बल्कि दर्द निवारक दवाइयां भी नहीं लाई थी। क्या करे वह? एलियास स्पेंसर ने अपने सामने बैठी महिला में कुछ असामान्य देखा। ऊपर देखा तो पाया कि वह अपना माथा पकड़े हुए थी, सिर नीचे झुका हुआ था, सांसें कुछ तेज चल रही थी और उसने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? समर नोलन ने उसकी ओर देखा और मजबूत होने का नाटक करते हुए 2 शब्द बोले, कुछ नहीं। फिर उसने अपने हैंडबैग में हाथ डाला और सिगरेट का एक पैकेट निकाला। एक सिगरेट निकाली और उसे दांतों से दबाकर एक गहरा कश लिया। वह निकोटीन से दर्द को कम करना चाहती थी। क्या अब वह ठीक लग रही थी? एलियास स्पेंसर ने उसका अचानक पीला पड़ा चेहरा देखा, एक पल के लिए चुप रहा, फिर खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। समर नोलन ने बेपरवाही से दूर जाते हुए उसे देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। अब उसके लिए उसकी परवाह न करना स्वाभाविक था, आखिरकार उनका ब्रेकअप हो चुका था। उपन्यास फायर नेट। वे दोनों अब भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, मानो उनके बीच बर्फ की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो। लगभग 10 मिनट बाद एलियास स्पेंसर कंपनी के सामने वाले हॉल में तेजी से दाखिल हुआ। उसके हाथ में कई परतों वाले काले प्लास्टिक बैग में लिपटी कोई चीज थी। उसका आमतौर पर शांत रहने वाला व्यवहार थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। वकील स्पेंसर, आप वापस आ गए। रिसेप्शनिस्ट सेक्रेटरी ने शरारती अंदाज में उनका अभिवादन किया। भला इतना करिश्माई व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, अपने कदम रोके बिना, लेकिन बाहर आ रहे मिस्टर फॉरेस्ट से टकरा गया। वकील स्पेंसर, क्या आप अभी बाहर गए थे? उसने पूछा। वे दोपहर के कामकाजी समय में साथ सीढ़ियों से ऊपर आए थे, तो वह अचानक बाहर क्यों भाग गया? कुछ खरीदा है? एलियास स्पेंसर ने उदासीनता से कहा। अरे, आप सचिव से ही अपनी जरूरत का सामान मंगवा सकते हैं, खुद जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्री फॉरेस्ट ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा। श्रीमान फॉरेस्ट, बेहतर होगा कि महिला सचिवों को बैठक कक्ष से बाहर रखा जाए। मैं यहाँ से कॉफी से जले हुए दागों के साथ बाहर नहीं जाना चाहता। उन्होंने ठंडे लहजे में ये कहने का अवसर लिया। मिस्टर फॉरेस्ट थोड़ी देर रुके, फिर उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनका क्या मतलब है और वे दिल खोलकर हंसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अटॉर्नी स्पेंसर बहुत आकर्षक हैं। चिंता मत करो, मैं उन्हें याद दिला दूंगा। एलियास स्पेंसर ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और अंदर चले गए। मिस्टर फॉरेस्ट ने उसे जाते हुए देखा, उसके हाथ में मौजूद काली चीज पर एक नजर डाली, थोड़ा उत्सुकता से। यह क्या है? मीटिंग रूम में प्रवेश करते ही उसे कॉन्फ्रेंस टेबल पर लेटा हुआ देखकर एलियास स्पेंसर ने काले रंग में लिपटी वस्तुओं का एक पैकेट उसके सामने फेंक दिया और कहा, इसे ले लो। समर नोलन सीधी खड़ी हुई, उसकी तरफ देखा, फिर कसकर लिपटे हुए पैकेट को देखा, उसे खोला और पता चला कि वह सैनिटरी पैड का एक पैकेट था। क्या उसने खुद जाकर मेरे लिए ये खरीदा? वह बहुत हैरान थी। उसे लगा कि वह रेमंड डॉसन के करीब आने से नाखुश था, इसीलिए वह बाहर गया था। अचानक कुछ याद आने पर एलियास स्पेंसर ने अपना सूट जैकेट लाकर उसे देते हुए कहा, इसे पहन लो। अध्याय 20, क्या उस रात उन आदमियों के पीछे तुम ही थे? उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। समर नोलन खड़ी हो गई, उसका चेहरा उदास लग रहा था और उसने उसका कोट लेते हुए कहा,
क्या उसका कोट पहनना कुछ ज्यादा ही ध्यान खींचने वाला होगा, लेकिन यह उसकी पीठ पर गीले धब्बे को लोगों के सामने आने से तो बेहतर है ना? समर नोलन ने अपनी छोटी काली सूट जैकेट उतार दी और उसकी जैकेट पहन ली, जो कूल्हों के नीचे के हिस्से को ढकने के लिए पर्याप्त लंबी थी। उसने सैनिटरी पैड का रैपर खोला, एक पैड निकाला, उसे उसके ब्लेजर की भीतरी जेब में रखा और शौचालय चली गई। बाहर खड़े सभी सहकर्मी उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन समर नोलन उनकी निगाहों को नजरअंदाज करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। एलिया स्पेंसर पेंट्री में गया, उसके लिए एक कप गर्म पानी डाला और खरीदी हुई आइबुप्रोफेन की गोली उसकी मेज पर फेंक दी। जब समर वापस लौटी और उसने गर्म पानी और दर्द निवारक गोलियां देखी, तो उसने सामने बैठे आदमी की ओर देखा। वह वास्तव में थोड़ी भावुक हो गई थी। दवा लो और वापस जाओ, यहाँ बेहोश मत हो जाना, वरना लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें धमकाया है। उसका लहजा ठंडा और उदासीन बना रहा, उसमें जरा भी स्नेह नहीं था। समर नोलन ने आइबुप्रोफेन की एक गोली ली और कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखे उन दस्तावेजों के ढेर को देखते हुए, जिनकी अभी भी समीक्षा करनी बाकी थी, उसने कहा, दवा लेने के बाद मुझे बेहतर महसूस होगा, वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। एलिया स्पेंसर ने उसकी तरफ एक नजर डाली लेकिन और कुछ नहीं कहा। क्या आपको नहीं लगता कि समिट का वार्षिक लाभ थोड़ा कम है? उसने अचानक सामने बैठे व्यक्ति से पूछा। बेशक, एलिया स्पेंसर ने पहले ही इस बात पर ध्यान दे दिया था। मैंने पाया है कि कई परियोजनाओं के खर्च काफी अधिक होते हैं और अधिकतर परियोजनाएं विभिन्न कारणों से असफल हो जाती हैं। ये वे आम हथकंडे हैं जिनका इस्तेमाल बॉस और वित्त विभाग लाभ कमाने के लिए खातों में हेराफेरी करने में करते हैं। हम उन खातों की जांच कर सकते हैं जहां धन का प्रवाह हो रहा है। यदि समिट का वार्षिक लाभ कम होता है तो इसका मतलब है कि 10 शेयरधारकों को कम कर और लाभांश मिलेगा। परियोजना का पैसा संभवतः समिट के अध्यक्ष की जेब में ही गया होगा, है ना? नवीनतम रिलीज novelfire.net पर देखें। अटॉर्नी नोलन, हमारा लक्ष्य विलय को सुगम बनाना है, न कि समिट के चेयरमैन को गिराना। एलिया स्पेंसर ने सिगरेट जलाई, उसकी निगाहें सुस्त और उदासीन थीं और उसने उसे यह याद दिलाया। समर नोलन ने अपनी बाहें मोड़ी और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। जब तक वे असली हिसाब किताब नहीं देते, आप कैसे कह सकते हैं कि वे जालसाजी कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि वे आपको पूरी तरह से जांच करने देंगे? उन्होंने फिर पूछा, क्या इस महिला को सिर्फ पैसा कमाने में ही दिलचस्पी नहीं थी? अचानक इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? समर नोलन अचानक मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस आपसे यूं ही इस बारे में बात कर रही थी। हमारा लक्ष्य तो जाहिर तौर पर विलय को सुगम बनाना है। एलिया स्पेंसर का फोन अचानक बज उठा, उसने देखा तो सही, ये श्रीमती वॉन का फोन था। उसने जवाब देने के लिए बटन दबाया और बोला, हेलो। हेलो अटॉर्नी स्पेंसर, क्या आज आपके पास समय है? मैं आपसे किसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। उसने सीधे सीधे पूछा। उसने सिगरेट का एक कश लिया, धुएं का एक झोंका बाहर निकाला और कुछ देर बाद जवाब दिया, टिप्सी बार में 6 बजे। समर नोलन ने उस महिला की आवाज पहचान ली और उस आदमी से मिलने के उसके उद्देश्य का अनुमान लगा लिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उससे मिलने के लिए सहमत हो जाएगा। क्या वह उस महिला को मुकदमा जीतने में मदद करने की योजना बना रहा था ताकि मेरे द्वारा उसका केस लेने का बदला ले सके? पहले जो भावुकता का अनुभव हो रहा था, वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसने बेपरवाही से हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, देखते हैं वह उस महिला की मदद कैसे करने की योजना बना रहा है। दोपहर का छुट्टी का समय। एलिया स्पेंसर सामने बैठी महिला से बात करते हुए अपना सामान समेट रहा था। जाओ एलियास को खाना खिलाओ। समर नोलन अपनी हंसी नहीं रोक पाई, किसी दूसरी महिला के साथ साजिश रचने जा रही है और मुझसे कुत्ते के साथ उसके घर आने के लिए कह रही है। उसमें वाकई बहुत हिम्मत है। अपनी सौम्य और प्यारी सहायक से यह काम करवाओ, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? उसने ठंडे लहजे में कहा, अपना बैग उठाया और उसकी कोट पहने हुए ही चली गई। टिप्सी बार, 30 की उम्र में, श्रीमती वॉन ने आज रात एक फिटिंग वाली लाल स्पेगेटी स्ट्रैप गाउन पहनी थी, उनके लहराते बाल एक कंधे पर लटके हुए थे। उसने अपने चेहरे पर बेहद खूबसूरत और गहरा मेकअप लगा रखा था। एक मोहक शरारती मुस्कान के साथ उसने अपनी पोशाक को थोड़ा नीचे खींच लिया। हालांकि वह शादीशुदा थी, फिर भी उसने अपने शरीर और रूप रंग को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा था। जब तक वह आदमी नहीं आया था, उसने अपना बैग खोला, 5 गोलियां निकाली और उन्हें लाल शराब की बोतल में डाल दिया। आज रात मुझे तुम्हें यहीं हराना होगा, श्रीमती वॉन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके पास मुकदमे में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कुछ ही देर में निजी कमरे का दरवाजा खुल गया और बहुत उत्सुकता से उस ठंडे लेकिन आकर्षक व्यक्ति को देखने लगी। उसने साफ सुथरी सफेद कमीज पहनी हुई थी, एक हाथ जेब में था और भावहीन होकर वह अंदर आया। वह खड़ी हो गई और बोली, वकील स्पेंसर आकर बैठिए। एलिया स्पेंसर उससे थोड़ी दूर हटकर बैठ गया और अपने पैरों को सोफे की पीठ पर टिका लिया। श्रीमती वॉन ने 2 नए वाइन ग्लास लिए, दोनों ग्लासों में वाइन डाली और एक ग्लास उन्हें देते हुए कहा, वकील स्पेंसर, मुझसे मिलने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके लिए टोस्ट करती हूँ। उसने गिलास नहीं लिया, अपना सिर घुमाते हुए, उसकी निगाहें उदासीन थी। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर श्रीमती वॉन को कुछ बात करनी हो तो बस कह दीजिए। पहले एक ड्रिंक ले लें। उसने दोबारा गिलास उसकी ओर बढ़ाया। एलिया स्पेंसर ने ठंडे अंदाज में गिलास की ओर देखा, लेकिन उसे उठाया नहीं। वह उसके साथ पीने के लिए यहाँ नहीं आया था। ये देखकर कि वह शराब नहीं पीता, श्रीमती वॉन कुछ हद तक निराश हुई और जानबूझकर बोली, आज दोपहर रेस्तरां में मेरी मुलाकात वकील नोलन से हुई। वह आपकी फर्म के निदेशक डॉसन के साथ बैठी थी। क्या आप उनका रहस्य जानना चाहेंगे? इस महिला ने समर नोलन और उस चालाक बूढ़े लोमड़ी को किस बारे में बात करते हुए सुना। उनके पास कौन से रहस्य हैं? एलिया स्पेंसर ने उस महिला को ध्यान से देखा, उसका शराब का गिलास लिया और एक ही बार में शराब पीकर ठंडे लहजे में पूछा, उनके पास क्या रहस्य है? श्रीमती वॉन उन्हें शराब पीते देखकर प्रसन्न हुई। उसने अपने गिलास से एक घूंट पिया, जल्दी से उन दोनों के लिए और गिलास भरा, फिर ताना मारते हुए कहा, वकील नोलन और जो नाम का वह आदमी इसमें शामिल है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्देशक जो ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसकी बातें सुनकर एलिया स्पेंसर की निगाहें तेजी से घूमी, उसका लहजा भी ठंडा हो गया। बकवास मत करो। यही बात लिली डन, अटॉर्नी डन ने कही। समर नोलन हमेशा से आपकी कट्टर दुश्मन रही है और उसने तो आपका केस भी छीन लिया। अटॉर्नी स्पेंसर, क्यों ना आप इस मुकदमे को जीतने में मेरी मदद करें और उसे सबक सिखाएं। उसने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा, उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके शरीर पर फिसलती गईं। एलिया स्पेंसर ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और उसकी ओर मुड़कर देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा दे सकता हूं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। जब उसने मना नहीं किया तो वह जल्दी से उसके करीब झुके हुए उस पर मौजूद ठंडी गंध का आनंद लेते हुए बोली, वकील स्पेंसर, क्या आप यहाँ कुछ रोमांच में रुचि रखते हैं? जैसे ही श्रीमती वॉन उस आकर्षक चेहरे को चूमने वाली थी, तभी उस आदमी ने अचानक उनका गला कसकर पकड़ लिया। वह चौंक गई, हवा पूरी तरह से बंद हो गई थी, उसका चेहरा बेचैनी से लाल हो गया था और वह मुश्किल से बोलते हुए उसके बड़े हाथ पर बेतहाशा खरोंच रही थी। वकील स्पेंसर, आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने आपको किसी तरह से नाराज किया है? कृपया मुझे जाने दो, क्या तुम जाओगे? मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ। खांसी खांसी। उसने पूरी घटना को अपने दिमाग में दोहराया और उसे याद नहीं आया कि उसने उसे नाराज किया था। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? एलिया स्पेंसर ने उसका गला पकड़ लिया, उसकी निगाहें बर्फीली और तीखी थी। उसने पूछा, क्या तुमने ही उन दोनों आदमियों को उस रात समर नोलन को सबक सिखाने का निर्देश दिया था?